दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग हमारे हीरो मोशान को बधाइयाँ दे रहे होते हैं क्योंकि उसकी शादी हुई होती है। बहुत ही खूबसूरत लड़की जो कि उस वक्त की सबसे खूबसूरत और पावरफुल लड़की थी, उसके साथ उसकी शादी होती है जिसकी वजह सभी लोग उसे बधाइयाँ दे रहे होते हैं। तो वो सभी लोग उन्हें दुआएं दे रहे होते हैं और कहते हैं कि जहाँ पर दो बहुत ही पावरफुल और दो खूबसूरत जोड़े की शादी हो रही है, लोग इनको दुआ देते हैं कि ये दोनों हमेशा एंड तक एक दूसरे के साथ रहें और दोनों हमेशा अगले जन्म में भी एक दूसरे के साथ रहें। ये साथ ही दिखाते हैं कि हमारा हीरो जो होता है वो अपने बिस्तर के ऊपर मरा पड़ा होता है क्योंकि उसकी जो नई नवेली दुल्हन होती है, रात के वक्त उसकी दुल्हन ने उसके ऊपर अटैक करके उसको मार दिया होता है। यहीं से हमारी कहानी जो स्टार्ट होती है, हमारा हीरो जो होता है वहाँ पर मरने के बाद रीइनकार्नेट होता है एक दूसरे लड़के की बॉडी के अंदर। तो मोशान जहाँ पर दोबारा से रीइनकार्नेट होने के बाद अपने बिस्तर के ऊपर बैठा होता है और कहता है कि मैं जहाँ पर दोबारा से रीबॉर्न हो गया। वो कहता है कि ऐसा मैं किसने सोचा था कि मेरी शादी के दिन मेरी नई नवेली दुल्हन जीजिया मेरे पर अटैक करेगी और मुझे रात के वक्त ही मार डालेगी। तो मोशान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे लगा ही था कि उसके बारे में जो रूमर्स हैं कि हमारी शादी जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी है, वो मेरे साथ शादी करना ही नहीं चाहती थी, मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ किसी मकसद के तहत शादी कर रही थी, लेकिन मैंने इन बातों के ऊपर ध्यान नहीं दिया था। वो कहती है कि उसका भाई जो कि एम्परर है मेरे खिलाफ था, वो मेरे खिलाफ था और मुझे रास्ते से हटाना चाहता था, इसी वजह से उसने अपनी बहन की शादी मेरे साथ करवाई और अपनी बहन के हाथों से मुझे मरवा दिया। तो मोशान कहता है कि मैंने उन सभी लोगों को अपने बहुत ज्यादा करीब रखा, वो सभी लोग मेरे प्यारे थे, मैं उन सभी से बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन क्या हुआ, उन सभी लोगों ने मुझे धोखा दे दिया, उन सभी ने मुझे मार डाला, मैंने उनके ऊपर कभी शक नहीं किया था, इसी वजह से ये सब कुछ हुआ है, मुझे शक करना चाहिए था। वो कहता है कि अब जबकि हेवन एंड अर्थ ने मुझे जहाँ पर एक दूसरा मौका दिया है, मुझे दोबारा से रीबॉर्न किया है, मैं दोबारा से रीइनकार्नेट हो चुका हूँ, तो मैं दोबारा से फियरलेस मार्शल मास्टर बन जाऊँ, उसके बाद देखना मैं इनका क्या करूंगा, मुझे इन लोगों से बदला चाहिए, मुझे इन लोगों से बदला चाहिए, मैं सभी लोगों को मार डालूंगा। ये बॉडी बहुत ज्यादा वीक है, ये लड़का जो भी है इसकी बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर है, मेरिडियंस जो है ये बहुत ज्यादा कमजोर है, इसकी मेरिडियंस ब्रोकन है, बॉडी के अंदर जितनी की पावर है इस लड़के का अपनी की पावर के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है। मुझे यहाँ पर अपने आप को चेंज करना होगा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा और इस लड़के की बॉडी को भी स्ट्रॉन्गर बनाना होगा। इसी वक्त दरवाजा खुलता है और एक नौकर अंदर आता है और उसे मास्टर कहकर पुकारता है। तो मोशान कहता है कि मुझे इस लड़के की मेमोरी से याद आया कि ये लड़का एक छोटी सी मू फैमिली का यंग मास्टर है, इस वजह से ये नौकर से यंग मास्टर कहकर पुकार रहा है। नौकर उसके पास आता है और उसे कहता है कि मास्टर हमारे लिए एक बहुत ही बुरी खबर है, आपके लिए बुरी खबर है, प्लीज मेरे साथ चले। तो हमारा मोशान कहता है कि अब यहाँ पर क्या चल रहा है। मोशान उसे कहता है कि क्या हुआ, आखिर इतनी कौन सी बड़ी आफत आ गई कि तुम यहाँ पर मुझे बुलाने के लिए चले आए। तो वो कहता है कि आपको मेरे साथ चलना होगा, जिन फैमिली के यंग मास्टर बाहर आ चुके हैं, जिन फैमिली के यंग मास्टर अपने साथ एक बुढ़े मास्टर को भी लेकर आए हैं। यहीं पर हमें बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर जिन फैमिली का यंग मास्टर जो होता है वो अपनी चेयर के ऊपर बैठा होता है, साथ उसके साथ एक बुढ़ा मास्टर होता है। जिन फैमिली इस सिटी की 4 बड़ी फैमिलीज में से एक फैमिली है। यहीं पर हमारी मू फैमिली के डिसाइपल्स को भी दिखाते हैं कि मू फैमिली के डिसाइपल्स वहाँ पर खड़े आपस में बातें कर रहे होते हैं कि ये जिन फैमिली के कमीने लोग फिर से यहाँ पर चले गए हमें बुली करने के लिए। हमारे मास्टर की डेथ हुई है तब से लेकर अभी तक ये सभी लोग हमें बुली करते आ रहे हैं। 4 बड़ी फैमिलीज में से हमारी वो एक बड़ी फैमिली हुआ करती थी, लेकिन अब देखो जरा हमारी फैमिली की क्या हालत रह गई है। हमारे यंग मास्टर मोशान के साथ जो एक्सीडेंट हुआ था वो भी इन्हीं की वजह से हुआ था। इन्होंने हमारे मास्टर के साथ कोई ना कोई चाल चली थी और उसके बाद से हमारे मास्टर कल्टीवेट नहीं कर सकते, इनकी मेडियन बर्बाद हो चुकी है। अब यहाँ पर दोबारा से हमारे लिए मुश्किल क्रिएट करने के लिए चले आए हैं। तो यंग मास्टर जिनके साथ जो बुढ़ा मास्टर होता है वो कहता है कि हम यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी काम से आए, हम लोग यहाँ पर आज जानबूझकर आए हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पर दोनों फैमिलीज के दरमियान में एक रिश्ता जोड़ने के लिए आए हैं। हम लोग अपनी फैमिली के जिन फैमिली के 2nd यंग मास्टर के लिए तुम्हारी 5th यंग मिस की शादी का प्रस्ताव लेकर आए हैं कि तुम्हारी 5th यंग मिस की शादी हमारे 2nd यंग मास्टर के साथ करवा दो। यहीं पर जिन फैमिली के 2nd यंग मास्टर को दिखाते हैं कि वो एक पागल होता है। वो फैमिली के सभी डिसाइपल्स उसे वहाँ पर देखने के बाद उनकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। नेक्स्ट सीन में फिर से हमें मोशान का दिखाया जाता है, उसके साथ जो नौकर होता है वो उसे कहता है कि मास्टर वो लोग यहाँ पर अपने 2nd यंग मास्टर की शादी करवाने के लिए आए हैं। मोशान उसे कहता है कि 2nd यंग मास्टर, जिन फैमिली के 2nd यंग मास्टर के बारे में मुझे ये तो पता है कि वो पैदाइशी एक पागल है, क्या वो चाहते हैं कि वो हमारे पैदाइशी पागल की शादी हमारी फैमिली किसी यंग मिस के साथ करवा दें? बताओ कि वो कौन सी यंग मिस का रिश्ता मांग रहे हैं। वो सर्वेंट उसे बताता है कि वो लोग यहाँ पर हमारी 5th यंग मिस के लिए रिश्ता लेकर आए हैं, 5th यंग मिस के साथ उसकी शादी करवाना चाहते हैं। तो हमारा मोशान जो होता है वहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकता और कहता है कहीं वो पागल तो नहीं हो गए। 5th यंग मिस, मुझे अच्छी तरह से याद है कि हमारी 5th यंग मिस जो है वो बाकी सभी से बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, वो एक बहुत ही प्यारी बच्ची है, मैं उस सिस्टर की शादी यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा, वो भी इस पागल इंसान के साथ। सर्वेंट उसे कहता है हाँ यंग मास्टर, हमारी यंग मिस ने भी मना कर दिया, उन्होंने नो बोला है, वो कहती है कि उस पागल के साथ शादी नहीं करेंगी। लेकिन जिन फैमिली वालों को यहाँ पर कौन समझाएगा? जिन फैमिली के लोग तो यहाँ पर फोर्सफुली ये सब कुछ करने के लिए आए हैं, वो हमें मजबूर करेंगे और उसके बाद हमें उनके सामने हार मानना पड़ेगी। तो मोशान उसे कहता है कि चलो फिर चलते हैं, चल के देखते हैं कि जिन फैमिली वालों में कितना दम है, चाहे जिन फैमिली
या फिर यहाँ पर कोई बड़ी फैमिली जहाँ पे एम्परर खुद भी यहाँ पर चला है, मैं फिफ्थ यंग मिस की शादी कभी भी उस पागल के साथ नहीं होने दूंगा। मेन हॉल के अंदर जहाँ पर जिन फैमिली के लोग आए होते हैं वहाँ पर उनके सामने चेयर के ऊपर इनका एक्टिंग चेयरमैन बैठा होता है, एक्टिंग पैट्रियार्च बैठा होता है, जो कि मो फैमिली का मेंबर भी नहीं है, वो जियान फैमिली का मेंबर है, लेकिन यहाँ पर ग्रेट एल्डर के तौर पर वहाँ पर बैठा होता है। तो वो उसे कहते हैं कि ब्रदर मोद, लगता है कि तुम यहाँ पर इंचार्ज हो, तुम्हें यहाँ पर फैसला करना होगा कि शादी के प्रपोजल का क्या करना है। उसे कहते हैं कि ब्रदर जिन प्लीज मुझे माफ करना, मैं तो इनकी फैमिली से नहीं हूँ, मेरा नाम जियान चुन है और मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी पैट्रियार्च हूँ जब तक कि यंग मास्टर रिकवर नहीं कर जाते। यंग मास्टर के रिकवर होने के बाद मैं यहाँ पर एक्टिंग चेयरमैन की पोजीशन को छोड़ दूंगा। मतलब ये है तो मो फैमिली से ही, लेकिन इसका डायरेक्ट मो फैमिली के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, डायरेक्ट डिसेंडेंट नहीं है और चेयरमैन बनने के लिए पैट्रियार्च बनने के लायक नहीं है फिलहाल के लिए, क्योंकि इनकी फैमिली में और कोई बड़ा नहीं है जो कि इतना पावरफुल हो कि उसे पैट्रियार्च बनाया जा सके। इसी वजह से ग्रेट अंकल को यहाँ पर पैट्रियार्च बनाया गया है। सामने वाले एल्डर जीनू से कहते हैं कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पर टेम्परेरी पैट्रियार्च हो या नहीं, लेकिन यहाँ पर फैसला तो तुम ही करोगे। तुम्हें यहाँ पर जल्दी से फैसला सुनाना होगा कि मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट करना है या नहीं। सिर्फ और सिर्फ अपने सर को एक बार हिलाना है और उसी के साथ ही हमारी जिन फैमिली और तुम्हारी मो फैमिली दोनों एक रिश्ते में बन जाएंगी और दोनों एक दूसरे के साथ आ जाएंगी। उसी तरफ से ग्रेट एल्डर जियान चुन वहाँ पर सोच रहे होते हैं कि अब मैं क्या करूँ, यहाँ पर ये बुढ़ा आदमी मेरे लिए ज्यादा मसला तो नहीं है, लेकिन इनकी बैकग्राउंड स्पॉट में जिन फैमिली है और जिन फैमिली के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। जिन क्लैन जो बड़ा क्लैन है, 4 बड़ी फैमिलीज में से एक क्लैन है, अगर वो लोग आते हैं और आकर हमारे से निमटने की कोशिश करते हैं तो फिर हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मुझे यहाँ पर सोच समझकर फैसला करना होगा। हम लोग फिफ्थ यंग मिस की शादी इसके साथ करवा देते हैं तो हमें इससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा, हालांकि हमें इससे फायदा ही होने वाला है कि जिन फैमिली हमारी मो फैमिली में जुड़ जाएगी, तो मुझे यहाँ पर ये फैसला लेना ही पड़ेगा। इसी के साथ ही वहाँ पर फिफ्थ यंग मिस पहुंच जाती है और कहती है अंकल प्लीज यहाँ पर इनको मना कर दे, क्योंकि मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगी। तो एल्डर जिन इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ब्रदर मो, अब इस बात का क्या मतलब है, ये लड़की यहाँ पर आकर नो क्यों कह रही है? क्या तुम्हें लगता है कि हमारा सेकंड यंग मास्टर, जिन फैमिली का सेकंड यंग मास्टर इस लायक नहीं है कि इस लड़की के साथ शादी कर सके? ये लड़की अपने आप को कुछ ज्यादा तो नहीं समझ रही। साथ ही वो अपनी पावर्स को भी रिलीज कर रहा होता है। तो अपनी पावर्स को रिलीज करने के बाद उन्हें गुस्से के साथ धमकी देते हुए कहता है कि जो भी हमारी जिन फैमिली के सेकंड यंग मास्टर को डिस्पाइज करेगा वो जिंदा नहीं बचेगा, हम सभी को मार डालेंगे। वहाँ से ग्रेट अंकल जो होते हैं वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ। वो साथ ही अपनी लड़की के ऊपर चिल्लाकर कहते हैं यंग मिस, तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मर्दों के बीच में आकर बात करने की? ये फैसला हमारा होगा कि हम तुम्हारी शादी यंग मास्टर के साथ करवाते हैं या नहीं करवाते। तुम यहाँ पर नहीं आ सकते हो, ना ही मर्दों में आकर बात कर सकती हो। हमारी इस फिफ्थ यंग मिस उसे कहती है ग्रेट अंकल, अगर आप यहाँ पर मेरी शादी करवाना ही चाहते हैं तो फिर मैं मरना पसंद करूंगी और इस पागल के साथ शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगी। जिन फैमिली का यंग मास्टर उसे कहता है कि लड़की, तुमने यहाँ पर ये फैसला किया कि तुम शादी की बजाय मरना पसंद करोगी, तुम एक बहुत ही बड़ी बेवकूफ लड़की हो। क्या तुम्हें पता नहीं है कि हमारा जो यंग मास्टर है, जिन सेकंड यंग मास्टर है, जिन फैमिली का सेकंड यंग मास्टर है, तुम एक छोटी सी मो फैमिली की यंग मिस हो जो कि किसी की कंकुबाइन बनने के लायक हो। तुम सिर्फ और सिर्फ किसी की कंकुबाइन ही बन सकती हो। मोशन वहाँ पर पहुंच जाता है और उसे कहता है कि मुझे ये बताओ कि यहाँ पर फैमिली का यंग मास्टर होने के बारे में इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या है? क्या जिन फैमिली का यंग मास्टर होना कोई बहुत बड़ी तोप बात है? तो वो सभी लोग साइड के ऊपर देखते हैं और कहते हैं कि अब यहाँ पर कौन आ गया जो कि हमारे से इस तरह बात कर रहा है। सभी लोग साइड के ऊपर देखते हैं और कहते हैं कौन है वहाँ पर? तुम्हारा मोशन उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो सभी लोग मोशन को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये तो मोजान है। फैमिली के डिसाइपल्स भी मोजान को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि हमारे यंग मास्टर यहाँ पर आ चुके हैं। हमारे यंग मास्टर पर आकर उनसे जिस तरह बात कर रहे हैं लगता है कि उनकी पावर्स वापस आ गई हैं। यंग मास्टर जिन जो होता है वो मोजान से कहता है कि मुझे तो लगा था कि यहाँ पर कोई बहुत ही पावरफुल और टैलेंटेड बंदा आया होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर मो फैमिली का कचरा आया है। तुम तो मो फैमिली के महान कचरे हो, तुम यहाँ पर हमारे सामने आकर बात कर रहे हो। मैंने सुना कि तुम पिछले काफी अरसे से अपने रूम के अंदर बंद थे और अपने रूम के अंदर बैठ कर अपनी इलनेस को ठीक कर रहे थे, क्योंकि तुम्हारी मैरियन एक एक्सीडेंट में बर्बाद हो गई थी। तुम वहाँ पर बैठकर रिकॉपरेट कर रहे थे। अब अचानक क्या हुआ कि तुम अपने कमरे से निकलकर बाहर आ गए? तुम्हारा मोशान उसे घूर कर देखता है। जैसे ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसकी तरफ घूर कर देखता है, उसके प्रेशर की वजह से जिनचन काफी घबरा जाता है और कहता है कि जरा इसकी आंखों में इसका लुक तो देखो, इसका प्रेशर कितना ज्यादा हायर है। जिन यहाँ पर ग्रेट अंकल से कहते हैं कि ब्रदर मो, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर जो फैसला लेना चाहिए, क्योंकि इस वक्त एक्टिंग हेड तुम हो, तुम फैमिली के फैसले ले सकते हो। ये लड़का जो है ये फैमिली का न्यू यंग मास्टर है और बहुत ही जल्दी पैट्रियार्च बनने वाला है, लेकिन इस लड़के के पास इतनी एबिलिटीज नहीं है कि ये फैमिली को चला सके। इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें खुद ही ये फैसला करना चाहिए कि शादी का क्या करना है। ग्रेट अंकल भी वहाँ पर सोच रहे होते हैं कि हाँ मुझे यहाँ पर कुछ करना चाहिए। ये अचानक से मोजान यहाँ पर कहाँ पर से चला आया। तो मोजान आगे बढ़ता है और ग्रेट अंकल के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि आप यहाँ पर मेरी जगह के ऊपर, इस जगह के ऊपर बैठे हुए हैं, यानी कि आप एक टेम्परेरी हेड थे, बहुत ही अच्छा काम किया, लेकिन आप मुझे देखकर इतने ज्यादा सरप्राइज क्यों हो रहे हैं? ग्रेट अंकल उसे कहते हैं कि लड़के तुम्हारी हालत अभी ठीक नहीं है, तुम्हें वापस अपने रूम में चले जाना चाहिए और वहाँ पर जाकर बैठकर रिकोऑपरेट करना चाहिए, तुम्हें जाकर अपने आप को रिकवर करना चाहिए। मोजान उसे कहता है ग्रेट अंकल अब आप जा सकते हैं, इस कुर्सी को छोड़ दे। ये बात
सुनने के बाद ग्रेट अंकल बेचारे को एक झटका लगता है। वो कहते हैं ये क्या बकवास किए जा रहे हो, यहाँ पर करना क्या चाहते हो, क्या तुम खुद इस कुर्सी के ऊपर बैठना चाहते हो। मोजान उसे कहता है कि आपको क्या लगता है कि मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ। जिन फैमिली के लोग अक्सर यहाँ पर आते हैं और आकर हमें बुली करते हैं, हमारी मूव फैमिली को बुली करते हैं, लेकिन आप क्या करते हो, आप फैमिली के एक्टिंग हेड होने के नाते आपको इनके सामने खड़ा होना चाहिए था, लेकिन आप यहाँ पर बैठकर बीगी बिल्ली की तरह बस इनकी बातें सुनते रहते हो। आप एक बहुत ही डरपोक इंसान हो और आप हमारी फैमिली के हेड होने के लायक नहीं हो। ग्रेट अंकल उसे कहते हैं ये तुम किस तरह की बात कर रहे हो, तमीज के साथ बात करो, मैं तुम्हारा ग्रेट अंकल हूँ। तो हमारा मोजान उसे कहता है ग्रेट अंकल ये तो आपकी मेहरबानी है, अगर आप यहाँ पर नहीं होते तो मेरी सिचुएशन ऐसी नहीं होती, मेरी मेडिसिन बिल्कुल ठीक होती। इसके साथ ही ग्रेट अंकल कहते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि इसे कुछ पता चल गया, और इसी के साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और कहते हैं कि मुझे इसे निमटना होगा, अगर मैंने इस लड़के को यहाँ पर मार डाला तो वो सच भी किसी को पता नहीं चलेगा। ग्रेट अंकल अपने हाथ में अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपने क्लॉक के साथ उसके ऊपर अटैक करते हैं और कहते हैं कि क्योंकि तुम फैमिली के कचरे हो, तुम्हें हमारी सच्चाई के बारे में पता चल चुका है, तो फिर तुम्हें मरना होगा। कहते हैं मोजान वहीं पर खड़े खड़े उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। वो बड़ी आसानी के साथ उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है क्योंकि उसको डॉज करना उसके लिए अब काफी ज्यादा आसान होता है। मोजान इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये इम्पॉसिबल है, इस लड़के ने मेरे अटैक को डॉज कैसे कर लिया, जबकि हमारा मोजान सोच रहा होता है तो मैंने बहुत ज्यादा करीब से गुजरा है, ये बॉडी बहुत ज्यादा वीक है। हालांकि मैं कभी एक एम्परर हुआ करता था, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इस लड़के की बॉडी मेरे लिए बहुत ज्यादा कमजोर है, जिसकी वजह से अटैक्स को डॉज करना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। ये तो अच्छी बात है कि अभी भी मैं अपने पास के टाइम से बियॉन्ड स्पेस टाइम एंड चेंज स्टेप्स वाली टेक्निक को परफॉर्म कर सकता हूँ। मोजान सोच रहे होते हैं कि इस लड़के ने ये सब कुछ कैसे किया। अच्छा अगर मान भी लेते हैं कि ये स्पिरिट अवेकनिंग लेवल तक पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी ये तो एक बिगिनर्स लेवल है और बिगिनर्स लेवल पर मेरे जैसे एक्सपर्ट के अटैक को अवॉइड करना, उसको डॉज करना इस लड़के के लिए पॉसिबल नहीं था। मोजान जो होता है अपने हाथ की तरफ देखता है और कहता है कि मेरे हाथ के अंदर से काफी सारी की एनर्जी निकल रही है, इसका मतलब यह है कि मैं दोबारा से यहाँ पर की पावर को गैदर करना सीख रहा हूँ और मेरे पास गैदर हो रही है। मोजान वहाँ पर खड़ा अपनी एनर्जी को देख रहा होता है, जबकि साइड के ऊपर से जिन फैमिली के वो लोग जो होते हैं वो लोग भी इसी की तरफ घूर घूर कर देख रहे होते हैं। जिन फैमिली का यंग मास्टर कहता है कि ऐसा कैसे हो गया। मोजान के बारे में तो हमें ये बताया गया था ये क्रिपल हो चुका है, एक्सीडेंट के बाद से ये अपनी एनर्जी को यूज नहीं कर पा रहा है, ये की पावर को नहीं यूज कर सकता, लेकिन इसने यहाँ पर अटैक को डॉज कैसे किया, जबकि उसका जो पागल भाई होता है वो वहाँ पर तालियां बजा रहा होता है और कहता है कि शो काफी ज्यादा अच्छा है, मुझे और ज्यादा फाइट देखनी है, मुझे और फाइट देखनी है। अंकल जियान चुन अभी काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। अंकल जियान चुन कहते हैं कि मुझे इस लड़के से जल्दी से जल्दी निपटना होगा, इससे पहले कि अपनी मेडिसिन को रिकवर करके कम्प्लीटली एनर्जी को यूज करना सीख ले, मुझे इससे पहले इस लड़के को मारना होगा। तो फिर से अपना पंजा बनाते हैं और कहते हैं कि इस बार लड़के तुम पक्का मरोगे। तो फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। उसी वक्त फैमिली के सुप्रीम एल्डर वहाँ पर पहुंच जाते हैं। एल्डर वहाँ पर आकर से कहते हैं रुक जाओ, यहीं पर रुक जाओ। लोग साइड के ऊपर देखते हैं और कहते हैं कि अब यहाँ पर कौन आया। तो सुप्रीम एल्डर वहाँ पर आने के बाद कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर हमारे मास्टर के खिलाफ ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, स्पेशली मो जियान चुन। किसने हक दिया कि तुम हमारे यंग मास्टर के खिलाफ इस तरह का काम करो? तुम्हें पता है ना कि इसके फादर के मरने के बाद अब यही हमारी फैमिली का नया पैट्रियार्च बनने वाला है और तुम्हारी गद्दी के ऊपर बैठेगा जिसके ऊपर इस वक्त तुम बैठे हुए हो। जियान चुन उसी वक्त उनके सामने अपना सर झुकाता है और उसे कहता है सुप्रीम एल्डर प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि ये कमीना एल्डर यहाँ पर कहाँ से चला आया। सॉरी ये एल्डर लड़का नहीं है बल्कि लड़की है। तो मो जियान चुन सोच रहा था कि इस कमीनी एल्डर ने बाकी के जिन फैमिली के सामने कभी एक लफ्ज भी नहीं बोला, जिन फैमिली के सामने ये कभी भी नहीं आती और ना ही उनसे कभी कोई बात करती है, उनको यहाँ से भेजने के बारे में बात नहीं करती, लेकिन आज यहाँ पर मोजान के बारे में बात हुई है तो ये अचानक से बाहर निकल आई है। जबकि सुप्रीम एल्डर ग्रैनी वहाँ पर ये सोच रही होती है कि हमारे यंग मास्टर ने यहाँ पर जिस तरीके से इसके अटैक को डॉज किया है, मुझे लगता है कि इसने कुछ ना कुछ तो वेकन जरूर किया है। ये अपने बाप की मौत की वजह से काफी ज्यादा सदमे में था, उदास था, इसी वजह से मुझे लगता है कि ये कभी इस तरह के एक्शंस परफॉर्म नहीं कर पाया, लेकिन अभी उससे बाहर निकल आया है। तो अपने यंग मास्टर को पूरी तरह से यहाँ पर सपोर्ट करना चाहिए। जियान चुन को तो मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करने वाली, क्योंकि जियान चुन जी हमारी फैमिली का डायरेक्ट डिसेंडेंट बिल्कुल भी नहीं है। सुप्रीम एल्डर जियान चुन से कहती है कि मो जियान चुन अब जबकि हमारे मास्टर वापस आ गए, हमारे यंग मास्टर वापस आ चुके हैं और हमारी फैमिली के नए मास्टर यही बनने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी गद्दी को छोड़ देना चाहिए और पैट्रियार्च की गद्दी वापस से हमारे मास्टर मोजान को मिल जानी चाहिए। नहीं बस यहाँ पर जिन फैमिली के मैरिज प्रपोजल की, तो वो हम लोग यहाँ पर अपने मास्टर के साथ डिस्कस करने के बाद तुम्हें कोई जवाब देंगे। ऐसे हमारे मोजान को यहाँ पर उसकी गद्दी वापस मिलती है और वो नया पैट्रियार्च बन जाता है। तो इसी के साथ जिन फैमिली का जो बुढ़ा मास्टर होता है, जिन फैमिली का बुढ़ा एल्डर हमारे मोजान से कहता है कि यंग मास्टर तुम्हें बहुत ज्यादा बधाई हो, क्योंकि तुम फैमिली के नए पैट्रियार्च बन चुके हो, तो तुम्हें यहाँ पर अब इस मसले के ऊपर बात करनी होगी। वो अपने पास एक पेपर निकालता और कहता है ये हमारा मैरिज प्रपोजल वाला कॉन्ट्रैक्ट है, मैं चाहता हूँ कि तुम इसके ऊपर देखो, इसके ऊपर साइन करके दो, ताकि हम लोग अपने सेकंड यंग मास्टर की शादी तुम्हारी फिफ्थ सिस्टर के साथ कर सकें। तो सुप्रीम एल्डर कहती है काश हमारे पुराने मास्टर यहाँ पर होते, हमारे पुराने पैट्रियार्च मोजान के फादर यहाँ पर होते, तो इनमें से कोई भी यहाँ पर आने की हिम्मत भी नहीं करता। अब मास्टर यहाँ पर क्या फैसला करने वाले हैं। तो वो मोजान से कहती है बेटा मुझे नहीं पता कि अब तुम यहाँ पर क्या फैसला करोगे, तुम्हें खुद ही यहाँ पर ये फैसला लेना होगा कि तुम इनके मैरिज प्रपोजल के साथ क्या करने वाले हो। के साथ ही फिफ्थ सिस्टर को दिखाते हैं। फिफ्थ सिस्टर कहते हैं बिग ब्रदर मोजान मैं बिल्कुल भी इस लड़के के साथ शादी नहीं करने वाली, अभी मैं फिलहाल शादी किसी के साथ भी नहीं करूंगी और इस पागल के साथ
साथ तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी। मोशन आगे बढ़ता है, उसके सर के ऊपर हाथ रखता है और उसे कहता है कि लिटिल सिस्टर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब तक तुम्हारा बड़ा भाई जिंदा है तब तक तुम्हें किसी के साथ भी शादी करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर किसी किस्म का किसी मैरिज प्रपोजल या फिर किसी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने वाला हूँ। तो ये बात सुनने के बाद वो लोग कहते हैं ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर हमारे साथ ऐसा कर सकते हो। तो जिन फैमिली का यंग मास्टर से कहता है कि मोशान, लगता है कि तुम अपनी फैमिली की करंट सिचुएशन के बारे में भूल रहे हो, अगर तुम यहाँ पर हमारे साथ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते तो उसके बाद तुम्हारी मो फैमिली जो है ये क्योंकि पहले डिक्लाइन में है तो बाकी की तीनों बड़ी फैमिलीज जो है हमारी मो फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देंगी। सिर्फ और सिर्फ एक ही हफ्ता तुम लोग हमारे बिना सर्वाइव कर पाओगे, हमारे साथ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में बन जाओ और हमारी जिन फैमिली तुम्हें प्रोटेक्शन देगी। मोशान उसे कहता है कि तुम्हें लगता है कि हम लोग यहाँ पर तुम्हारी फैमिली के साथ जुड़कर हमें तुम्हारी फैमिली की प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। जब तक मैं मोशान जिंदा हूँ तब तक हमारी फैमिली दोबारा से राइज करेगी और तुम सभी लोग हमारी फैमिली के सामने अपने सर झुकाओगे और हम तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे। तो यंग मास्टर जिन उसे कहता है कि मोशान ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारी फैमिली दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है, जैसे जैसे ये कमजोर होती जा रही है मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में तुम्हारी फैमिली का नामो निशान मिट जाएगा। फैंगशुन कॉन्टिनेंट के ऊपर तुम्हारी फैमिली का नामो निशान नहीं रहने वाला। मोशान उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि मुझे तो तुम्हारी बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा हंसी आ रही है। मोशान सोच रहा होता है कि रीइंकार्नेट होने से पहले मैं एक पियरलेस मार्शल मास्टर था, यानी कि मैं चारों डायरेक्शन में सबसे पावरफुल इंसान था, लेकिन अब जरा देखो तो सही मैं कहाँ इन बेवकूफों के दरमियान में आग फंसा हूँ जहाँ पर इन सभी के साथ मुझे अपना माथा रगड़ना पड़ रहा है। ये यंग मास्टर जिन मोशान की तरफ देखकर सोच रहा था, लगता है कि ये डर गया है, मुझे इसे बस और ज्यादा डराना होगा, और इसी के साथ ही वो और ज्यादा बातें करना स्टार्ट करता है और उसे कहता है कि मोशान, लगता है कि तुम्हें हमारी जिन फैमिली के साथ शादी में कॉन्ट्रैक्ट कर लेना चाहिए क्योंकि ये तुम्हारे साथ एक आखिरी चांस है, इस चांस को ले लो वरना इसके बाद तुम्हारे पास और कोई भी चांस नहीं बचेगा। बस तुम्हें हमारे सामने घुटने टेकने, माफी मांगनी है और साथ हमारे सेकंड यंग मास्टर के साथ अपनी बहन की शादी करवानी है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जबकि हमारा मोशान बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, चिल्लाकर उसे कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो। बाकी के सभी लोग इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि इसको अचानक से क्या हो गया, ये हमारे पर चिल्ला क्यों रहा है। मास्टर जिन उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरे पर चिल्लाने की, जबकि हमारा मोशान बड़ी स्पीड के साथ उसके सामने पहुंच जाता है। उसके सामने जाने के बाद उसे कहता है कि तुम्हें वाकई में लगा था कि मैं तुम्हारे पर चिल्ला नहीं सकता, और तुम हो क्या चीज, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे बेहतर हो। हमारा मोशान उसके सामने जाने के बाद उसके मुंह पर एक जबरदस्त थप्पड़ मारता है। जैसे ही वो उसे एक थप्पड़ मारता है तो इसी के साथ यंग मास्टर जिन ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। ये देखकर सुप्रीम एल्डर और दूसरी तरफ से वो बुढ़ा एल्डर दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जबकि उनका जो पागल भाई होता है वो वहाँ पर तालियां बजा रहा होता है और कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, चलो जल्दी से इसे दूसरे गाल के ऊपर भी एक थप्पड़ मारो। मास्टर जिन वहाँ पर थप्पड़ खाने के बाद नीचे गिरा होता है और कहता है कि इस लड़के को अचानक से क्या हो गया, इसकी मूवमेंट्स इतनी ज्यादा तेज कैसे हो गया, ऐसे लगता है जैसे ये एक मार्शल आर्ट्स का मास्टर हो। और अंकल जान भी वहाँ पर यही सोच रहे होते हैं कि अचानक से इस लड़के को क्या हो गया है, इसकी मूवमेंट्स इतनी बेहतर कैसे होगी और इतनी तेजी के साथ मूव कैसे कर पा रहा है और इसने इसके ऊपर अटैक कैसे कर दिया। यंग मास्टर जिन अपनी गाल पे हाथ रख के हमारे मोशान से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे थप्पड़ मारने की, तुमने मुझे सिर्फ एक थप्पड़ मारा है लेकिन मैं तुम्हारे मुंह पर तब तक थप्पड़ मारूंगा जब तक कि तुम्हारा मुंह एक बंदर की तशरीफ की तरह लाल नहीं हो जाता। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो फिर मेरा नाम भी जिनहैन नहीं है। तुम्हारा मोशन उसकी बात सुनने के बाद फिर से अपना हाथ बनाता है और उसके साथ से पंचिस मारना स्टार्ट करता है, थप्पड़ मारना स्टार्ट करता है। हमारा मोशान जो होता है उसके मुंह पर बहुत सारे थप्पड़ मारता है, इतने थप्पड़ मारता है कि उस बेचारे जिन का मुंह सूज जाता है। जिन फैमिली के साथ जो बुढ़ा एल्डर होता है वो जल्दी से भागता हुआ आगे बढ़ता है मोशान के ऊपर अटैक करने के लिए और उसे कहता है कि मोशान हमारी फैमिली के यंग मास्टर को छोड़ो वरना तुम नहीं बचोगे। जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहा होता है हमारा मोशन वहीं पर खड़े खड़े अपनी उंगली को सामने की तरफ करता है और अपनी पियरलेस फिंगर टेक्निक को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। मोशान की जो एनर्जी बीम होती है पियरलेस फिंगर टेक्निक की वो सामने की तरफ आगे बढ़ती है। तो बुढ़ा एल्डर जो होता है वो अटैक को अवॉइड कर लेता है लेकिन वो अटैक सीधा उसके घुटने के ऊपर जाकर लगता है जिसकी वजह से उसकी टांग जख्मी हो जाती है और वो वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। नीचे गिरने के बाद उसका जो पागल भाई होता है वहाँ पर तालियां बजा रहा था और कहता है कि बहुत ज्यादा मजा आया, इनको और ज्यादा पीटो। हमारा मोशन सोच रहा होता है कि जैसा मुझे लगा ही था कि मैं यहाँ पर अपनी पुरानी कुछ टेक्निक्स को यूज कर पा रहा हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर पियरलेस फिंगर टेक्निक को यूज किया है, कुछ डॉज करने वाली टेक्निक्स को यूज किया है, तो मैं इन टेक्निक्स को यहाँ पर यूज कर पा रहा हूँ। लेकिन ये बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर है जिसकी वजह से ये बॉडी जो है इन पावर्स इन टेक्निक्स को ठीक तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही। तो उसके बाद हमारा मोशन जो होता है वो उन दोनों को उठाकर वहां से बाहर फेंक देता है। तो मोशन दोनों ही एल्डर उसके साथ साथ जिन फैमिली के यंग मास्टर दोनों को उठाकर बाहर फेंक देता है। तो एल्डर जिन फैमिली के यंग मास्टर को पकड़ता है, उसे कहता है कि यंग मास्टर प्लीज जल्दी से उठे, हमें वापस जाना होगा। मास्टर जिन बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और गुस्से के साथ चिल्लाकर कहता है कि मैं आज की अपनी इंसल्ट को बिल्कुल भी नहीं भूलने वाला और मैं तुम्हारी इस इंसल्ट का बदला 1000 गुना वापस करूंगा, देखना बहुत ही जल्दी वापस आऊंगा। तुम्हारा मोशान उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम्हें जो भी उखाड़ना है उखाड़ लेना, बस यहाँ से दफा हो जाओ, मेरी मो फैमिली में दिखाई मत देना। हमारा यंग मास्टर जिन उसे कहता है कि 1 महीना, सिर्फ और सिर्फ 1 महीना, 1 महीने के बाद मैं देखना तुम्हारी मो फैमिली का नामो निशान मिटा दूंगा, तुम्हारी मो फैमिली खत्म हो जाएगी। अरे इस कॉन्टिनेंट के ऊपर मो फैमिली का नामो निशान नहीं होगा। और उसके बाद जिन फैमिली का यंग मास्टर वहां चला
जाता है, जबकि नेक्स्ट सीन में मेन हाल का दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा यंग मास्टर मो शान जो होता है वो पैट्रियार्च की कुर्सी के ऊपर बैठा होता है। के साथ जान चुन उसे कहते हैं, मो शान जी तुमने क्या कर दिया, तुम अभी भी यहाँ पर हमारी फैमिली के नए पैट्रियार्च बने हो। नए पैट्रियार्च बनने के साथ ही तुमने यहाँ पर जिन फैमिली के साथ अपने रिलेशनशिप को खराब कर दिया है, तुमने जिन फैमिली के लड़के के साथ जो कुछ भी किया है, उसके बाद क्या तुम्हें लगता है कि जिन फैमिली के लोग हमारी फैमिली को यहाँ पर जिंदा रहने देंगे वो हमारी फैमिली को बिल्कुल भी नहीं जीने देंगे। यहाँ पर एक और एल्डर होते हैं, वो भी यही कहते हैं, वो कहते हैं मास्टर मो शान चले ठीक है कि आपने उनके मैरिज प्रपोजल को मना कर दिया। मैरिज प्रपोजल को मना करना एक अलग बात थी, लेकिन आपने जिस तरह से उनके यंग मास्टर के साथ बर्ताव किया है, मुझे लगता है कि आपने कुछ ज्यादा एरोगेंटली बिहेव कर दिया। इसका खमियाजा अब हमारी फैमिली को भुगतना पड़ेगा। मो शान एल्डर से पूछता है, सुप्रीम एल्डर आप इस बारे में क्या सोचते हैं? तो सुप्रीम एल्डर उसे कहते हैं कि यंग मास्टर मुझे लगता है कि आपने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि अगर आज भी हम लोग यहाँ पर उनके सामने अपना डर दिखाते तो मुझे लगता है कि हमारी फैमिली और भी ज्यादा बैकवर्ड में चली जाती है और उसके बाद ये सभी लोग हमारी फैमिली को बहुत ज्यादा नीचे दबा देते कि हमारी फैमिली राइज नहीं कर पाती और साथ ही वो सोच रही होती है। मुझे लगता है कि अगर हमें यंग मास्टर का साथ देना है तो पूरी तरह से साथ देना पड़ेगा, क्योंकि यही हमारी फैमिली को दोबारा से राइज करवा सकते हैं। सुप्रीम एल्डर कहती है कि जब हमारे यंग मास्टर ने उनके यंग मास्टर के ऊपर अटैक किया तो इसका मतलब ये था कि जिन फैमिली को एक अटैक वार्निंग मिल चुकी है कि दोबारा वो लोग मो फैमिली में आकर इस तरह एरोगेंटली बिहेव नहीं कर सकते और जो चाहे वो आकर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी मो फैमिली में कोई तो ऐसा है जो कि मो फैमिली की रक्षा कर रहा है। सुप्रीम एल्डर के साथ बाकी के जो दोनों एल्डर्स होते हैं वो सभी लोग वहाँ पर सुप्रीम एल्डर की बात सुनने के बाद चुप हो जाते हैं। सुप्रीम एल्डर हमारे मास्टर से कहती है, यंग मास्टर से कहती है कि यंग मास्टर क्यों ना तुम यहाँ पर इस मौके का फायदा उठाओ और यहाँ पर कुछ बात कहो, तुम यहाँ पर अपनी फैमिली के लोगों से अपने एल्डर्स के साथ कुछ बात करो। तुम्हारा मो शान उनसे कहता है, अगर तुम्हारी मो फैमिली यूनाइटेड नहीं है, अगर हम लोग एक साथ मिल जाते हैं तो हम लोग मिलकर किसी भी बड़ी फैमिली का मुकाबला कर सकते हैं। बाकी की चारों बड़ी फैमिली हमारे सामने कुछ भी नहीं होंगी, बस हमें एक साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा। हमारा मो शान उनका खड़ा हो जाता है और उन सभी लोगों से कहता है कि सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो। चाहे हमारी मो फैमिली पास्ट में जैसी भी थी वो सारा कुछ पास्ट में गुजर गया, लेकिन आज के बाद से मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ कि अब मैं तुम्हारा नया मास्टर हूँ। तो तुम्हारा नया मास्टर बनने के बाद से आज के बाद जो भी हमारे पर अटैक करने के लिए आएगा, जो भी हमें बुली करने के लिए आएगा, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। हमारी मो फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देगी, चाहे हमें आखिरी रिसोर्सेज को यूज करना पड़े। हमारा मो शान यहाँ पर उन सभी के सामने बहुत ही पावरफुल अल्फाज का चुनाव करता है। वो उनसे कहता है कि जो भी हमारी मो फैमिली को आज के बाद से बुली करने के लिए आएगा उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही लफ्ज होगा और वो मौत है। यहाँ पर मीटिंग खत्म करने के बाद हमारा मो शान वापस अपने रूम में आ जाता है। अपने रूम में आने के बाद हमारा मो शान कहता है, तो फाइनली यहाँ पर अब मुझे काफी ज्यादा सुकून मिल रहा है, मैं यहाँ पर अकेला हूँ। मो शान कहता है कि थोड़ी देर पहले मुझे अचानक से अपनी बॉडी के अंदर बहुत ही स्ट्रेंज एनर्जी महसूस हुई थी, चलो उसे चेक करते हैं। तुम्हारा मो शान वहीं पर बैठकर दोबारा से कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है। वो मेडिटेशन की शेप में जाकर बैठ जाता है। वो मेडिटेट करने के लिए बैठता है तो उसी के साथ उसकी बॉडी के अंदर उसे अपनी तलवार महसूस होती है, उसकी पुरानी तलवार जो कि पिछली लाइफ में उसके पास थी। मो शान कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरे पास कैसे हो सकती है, ये तो स्वर्ड स्कारलेट रंबल है, मेरे कीवर्ड के अंदर ऐसे कैसे हो सकती है, क्योंकि मैं तो रीइंकार्नेट हुआ। और साथ ही बताता है कि स्कारलेट रंबल उसे कहाँ से मिली थी और कैसे मिली थी। वो कहता है कि ये एक लेजेंडरी वेपन है जो कि मुझे मिला था एक एक्सपीडिशन के दौरान। डीमन का पैलेस था जहाँ पर स्कारलेट रंबल नाम का एक डीमन रहा करता था और उस डीमन के मरने के बाद ये स्वर्ड जो थी ये स्कारलेट रंबल बन गई। वो स्कारलेट रंबल जो डीमन था वो एक तलवार के अंदर चेंज हो गया और उसके बाद से वो मेरे साथ मर्ज हो चुका है, यानी कि वो तलवार जो है वो मेरी बॉडी का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन मुझे इस बात का आइडिया नहीं था कि ये तलवार मेरे साथ दोबारा यहाँ पर रीइंकार्नेट हो जाएगी और मेरे पास ही होगी। मो शान कहता है कि ये तलवार मुझे काफी ज्यादा बुरी हालत में लग रही है, पता नहीं इसको रिपेयर भी किया जा सकता है या नहीं। और इसी के साथ उसकी आंखें खुलती हैं और वो सामने देखता है तो उसके सामने वो तलवार होती है, यानी कि वो अपने स्पिरिचुअल सी के अंदर चला जाता है। मो शान को पता भी नहीं चलता कि वो अपने स्पिरिचुअल सी के अंदर चला गया। तो वहाँ पर वो तलवार उसके सामने होती है और उसके साथ उसके बहुत सारे तलवार के टुकड़े भी होते हैं। उसका हैंडल और उसके साथ उसकी थोड़ा सा हिस्सा जो होता है वो जुड़ चुका होता है, लेकिन उसके बाकी के सभी टुकड़े अलग अलग होते हैं। तुम्हारा मो शान कहता है, ये क्या सुनिए कि मैं अपने स्पिरिचुअल सी के अंदर हूँ और मैं अपनी तलवार के बहुत ज्यादा करीब हूँ, लेकिन ये तलवार इतनी बुरी हालत में क्यों है? मो शान कहता है कि यहाँ पर इस तलवार के इर्द गिर्द काफी सारी अजीब सी हवा भी चल रही है और ऊपर से इसके अंदर से जो बीट की साउंड निकल रही है वो बीट की साउंड मेरी बॉडी की बीट की साउंड के जैसी क्यों है? लगता है जैसे कि ये मेरे नर्वस सिस्टम का हिस्सा हो। पर स्कारलेट रंबल के जितने टुकड़े आसपास उड़ रहे होते हैं, मो शान कहता है काश मेरे पास कोई तरीका होता जिससे मैं सभी टुकड़ों को दोबारा से इस तलवार के अंदर जोड़ पाता। तो वहीं पर एक छोटे टुकड़े को दिखाते हैं जो कि उड़ता हुआ एक सुराख की तरफ आगे बढ़ रहा होता है जहाँ पर वो फिट हो सके। मो शान कहता है, ये क्या? इसको लगता है मैं फिट कर सकता हूँ। अपने हाथ को सामने की तरफ करता है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उसको कंट्रोल करते हुए टुकड़े को उस तलवार के अंदर जोड़ देता है। जैसे वो तलवार के अंदर जोड़ती है इसी के साथ वो तलवार का हिस्सा बन जाता है, उसके साथ मर्ज हो जाता है। मो शान कहता है, ये क्या? मैं तो यहाँ पर इस टुकड़े को जोड़ सकता हूँ, यानी बाकी के टुकड़ों को भी जोड़ा जा सकता है। जैसे ही वो उसको जोड़ता है इसी के साथ ही मो शान को एक झटका लगता है। शान को एक झटका लगता है और इसी के साथ ही मो शान की पावर्स बढ़ती है। तुम्हारा मो शान कहता है, मैंने यहाँ पर ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि एक तलवार के टुकड़े को जोड़ने पर मेरी एनर्जी बढ़ेगी। क्या मुझे काफी ज्यादा पावर मिल गई है। जितना ज्यादा मैं तलवार को जोड़ता जाऊंगा, जितने ज्यादा टुकड़े इसके साथ जोड़ूंगा, उतनी ज्यादा मेरी पावर बढ़ती जाएगी। और फिर साथ
साथ ही हमारा मोशान फिर से वहाँ पर एक जबरदस्त चीख मारता है, क्योंकि अभी उसके पास जिसकी बॉडी है वो बहुत ज्यादा कमजोर है। इसी वजह से वो इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ को अपनी बॉडी के अंदर समा नहीं पाता और इसकी वजह से वो एक जबरदस्त चीख मारता है। के बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने बिस्तर के ऊपर होता है। तुम्हारा मोशन कहता है ये क्या, मुझे लगता है कि मैंने सारी की सारी एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, शुक्र है कि मैं एंड तक टिका रहा, वरना ये कमजोर बॉडी जो है कहीं ऐसा नहीं होता कि वहीं पर पावर को एब्जॉर्ब करने के दौरान ही खत्म हो जाती। तुम्हारा मोशन कहता है यहाँ पर ये तरीका तो ठीक है कि मैं अपनी तलवार को उसके फ्रेगमेंट्स के साथ जोड़कर अपनी एनर्जी को इंक्रीज कर सकता हूँ, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और साथ में इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम हो रही है। वो सिर्फ एक फ्रेगमेंट को वहाँ पर जोड़ने में मेरी बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम हो गई और इसके साथ मेरी की पावर तो काफी ज्यादा बड़ी है। मोशान कहता है अगर मुझे वहाँ पर हजारों लाखों टुकड़ों को दोबारा से तलवार के साथ जोड़ना है तो फिर मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर तकरीबन 100 साल तो लगेंगे। पता नहीं मैं इसको ज्यादा तेज कैसे कर सकता हूँ, हो सकता है कि मेरे पास कोई ना कोई ऐसा तरीका मुझे मिल जाए जिससे कि मैं इस काम को तेज कर सकूं और तलवार के टुकड़ों को तेजी के साथ जोड़ सकूं। नेक्स्ट सीन में दूसरे हाल का दिखाया जाता है जहाँ पर मास्टर जियानचुन बैठे होते हैं। मास्टर जियानचुन काफी गुस्से में होते हैं और कहते हैं कि जरा उस कमीने की हिम्मत तो देखो, उसने कितनी बदतमीजी के साथ मुझसे बात की, हालांकि मैं फैमिली का पैट्रियार्च रह चुका हूँ। साथ ही ये दूसरा एल्डर है या फिर उसका बेटा भी हो सकता है। तो वो उसे कहता है मुझे नहीं पता कि उस लड़की ने ये सब कुछ कैसे मैनेज किया, लेकिन ग्रेट एल्डर, सुप्रीम एल्डर जो है वो मोशान के साथ है और उसके हर फैसले को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर वो उसके साथ है तो इसका मतलब ये है कि हमें मोशान को ही अपना नया पैट्रियार्च मानना पड़ेगा और हो सकता है कि मोशान के फैसलों की वजह से हमारी फैमिली को यहाँ पर कुछ बहुत ही बुरा भुगतना पड़े। कल जियानचुन कहते हैं कि मैंने उसके फादर के मरने के बाद बड़ी मुश्किल से अपनी जगह बनाई थी नए पैट्रियार्च के तौर पर, नया पैट्रियार्च बन चुका था कि ये कमीना लड़का फिर से कहीं से उठकर खड़ा हो गया, हालांकि मैंने इसकी मैडियंस को बर्बाद करवा दिया था। इस लड़के की वजह से मैं दोबारा से वही सब कुछ नहीं झेलना चाहता जो मैं पहले था। इस लड़के ने खुद मुझे मजबूर किया इसके साथ ये सब कुछ करने के लिए, तो अब इस लड़के को मरना होगा। वो अपनी बॉडी के अंदर उसके जो जान एरिया होता है उसके अंदर जो तलवार होती है उसको जोड़ने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से उसे पावर्स मिलने वाली हैं। वो सोच रहा होता है कि मुझे इसके लिए कोई और तरीका ढूंढना होगा जिससे मैं तेजी के साथ इसको रिकवर कर सकूं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमारा मोशान जो होता है अपनी फैमिली के ट्रेजेडी की तरफ जाता है और कहता है कि चलो देखते हैं कि हमारी फैमिली के ट्रेजेडी रूम में क्या कुछ पड़ा हुआ है, हो सकता है कि मुझे वहाँ पर से कुछ अच्छी चीज मिल जाए। हालांकि मो फैमिली, जिन फैमिली और इस तरह की बाकी के दो फैमिली, ये 4 बड़ी फैमिलीज हैं जो कि इस एरिया में अपने आप को सबसे बड़ी फैमिलीज कहते हैं। तो चलो देखते हैं कि आखिर मो फैमिली में है क्या। हाँ, तो मुझे ये बड़ी फैमिली किसी भी एंगल से दिखाई नहीं देती। मोशन जैसे वहाँ पर ट्रेजर रूम के बाहर पहुंचता है तो वहाँ पर जो गार्ड्स होते हैं वो उसे वेलकम कहते हैं और उसके बाद हमारा मोशन अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद वो कहता है कि सेकंड फ्लोर के ऊपर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुछ ज्वेलरी रखी हुई है, कुछ एंटीक्स पड़े हुए हैं, कुछ मॉडर्न थिंग्स पड़ी हुई है, यानी कि पुरानी चीजें पड़ी हुई है। यहाँ पर इन चीजों में कुछ भी खास नहीं पड़ा हुआ। यहाँ पर हमारे मोशान को एक वाज दिखाई देता है, उस वाज के ऊपर एक टाइगर का बियर का एक निशान होता है। जैसे वो उस बियर के निशान को वहाँ पर घुमाता है, उसको घुमाने के साथ ही वहाँ पर नीचे की सीढ़ियाँ ओपन होती है। यहाँ पर नीचे का तहखाना ओपन होता है जहाँ पर हमारा मोशान सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे चला जाता है। जैसे वहाँ पर नीचे पहुंचता है तो वहाँ पर वेपन्स रखे होते हैं, हालांकि वहाँ पर दीवार के साथ बहुत सारी तलवारें पड़ी होती है, लेकिन सारी की सारी तलवारें बेकार होती है, पुरानी तलवारें होती है। मोशान एक तलवार को उठाता है और कहता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुछ आम से वेपन्स पड़े हुए हैं जिनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा लो है, मुझे नहीं लगता है कि ये ज्यादा देर तक चल पाएंगी। मोशान हमें बताता है कि मेरी मेमोरीज के मुताबिक यहाँ पर ज्यादा स्पेशल वेपन इसलिए नहीं है क्योंकि मोशान का, जिसकी बॉडी के अंदर इस वक्त मैं हूँ, वो एक फाइट करने के लिए, यानी कि मोशान का जो फादर था वो फाइट करने के लिए अपने कुछ लोगों को लेकर चला गया था और साथ ही यहाँ के सबसे बेस्ट वेपन को भी अपने साथ ले गया था। बैंडिट्स को मारने के लिए गया, उनके साथ बहुत जबरदस्त फाइट हुई, लेकिन वहाँ पर से कोई भी सर्वाइवर वापस नहीं आया और इसका फादर भी वहीं पर मारा गया और वहीं पर सभी के सभी वेपन्स भी जाया हो गए, कोई वेपन भी वहाँ से वापस नहीं लाया जा सका। हमारा मोशन अभी वहीं पर खड़ा होता है और इसी के साथ ही फिफ्थ सिस्टर वहाँ पर पहुंच जाती है। वहाँ पर आने के बाद से कहती है बिग ब्रदर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तुम्हारा मोशन से कहता है कि लिटिल सिस्टर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम यहाँ पर अपने लिए एक वेपन चूज करने के लिए आई हो। साथ ही हमारा मोशन सोच रहा होता है कि इस लड़की के अंदर वाकई में टैलेंट है, ये लड़की इस ट्रेजर रूम के अंदर अगर कोई वेपन लेने के लिए आए तो ये तो और भी ज्यादा अच्छी बात है। हालांकि ये लड़की बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन अफसोस कि ये सिर्फ और सिर्फ एक कंकुबाइन की बेटी है। इसी वजह से जियानचुन किसी भी एंगल से इस लड़की को आगे बढ़ने नहीं देंगे, वो इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन मैं इसको प्रोटेक्ट करूंगा। तो लिटिल सिस्टर उसे कहती है नहीं बिग ब्रदर, मैं यहाँ पर कोई वेपन लेने के लिए नहीं आई, बल्कि मैं इस बुक को वापस करने के लिए आई हूँ। लास्ट टाइम मैं कल्टीवेशन की बुक अपने पास लेकर गई थी ताकि इसको स्टडी कर सकूं और कल्टीवेशन टेक्निक्स को मास्टर कर सकूं, लेकिन अफसोस मैं एक बहुत ही बेवकूफ लड़की हूँ, मैं इसको समझ ही नहीं पाई, मुझे समझ नहीं आई। तुम्हारा मोशन उसे कहता है मुझे दिखाओ जरा इस बुक के अंदर क्या है, और उस बुक को अपने हाथ में पकड़ता है, उसको खोलकर चेक करने वाला है कि उसके अंदर क्या है। मोशन कहता है कि लिटिल सिस्टर क्या तुम मुझे अपनी मास्टर स्पिरिट दिखा सकती हो। और मैं मास्टर स्पिरिट के बारे में बताया जाता है कि हर किसी के पास एक मास्टर स्पिरिट होती है जो कि कल्टीवेशन करना जानते हैं।
है। कल्टीवेशन करने वालों के पास एक मास्टर स्पिरिट होती है, वो अवेकन होती है, तब वो एक धुएं की फॉर्म में होती है और उसके बाद वो एक वेपन की फॉर्म में होती है और उसके बाद जब आप उसको अपग्रेड कर लेते हो तब वो एक इंसानी मैनिफेस्टेशन ले सकती है। तो लिटिल सिस्टर वहीं पर पानी का एक प्याला रखती है, उसके अपने हाथ डालती है और साथ ही उसको अपनी मास्टर स्पिरिट दिखाने लगी है। वो पानी के अंदर हाथ डालकर उसके अंदर से अपनी मास्टर स्पिरिट को बाहर निकालती है, तो एक छोटा सा वेपन जो होता है, एक छोटा सा डैगर जो होता है वो बाहर निकलता है, लेकिन वो उसको भी ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर पाती। वो उसे कहती है ब्रदर क्या तुमने देखा? तो मोशान उसे कहता है कि हाँ मैंने देखा, ये तो एक स्वर्ड है। तो सिस्टर काफी ज्यादा उदास हो जाती है और कहती है कि बिग ब्रदर मैं एक बहुत ही बड़ी नाकामी हूँ, क्योंकि मैं कभी भी अपनी मास्टर स्पिरिट को आगे नहीं बढ़ा पाई। मेरी मास्टर स्पिरिट को काफी अरसा हो गया है एक तलवार की शेप लिए हुए, लेकिन मैं इसे इंसानी शेप में नहीं लेकर आ पा रही, क्योंकि मैं प्रोग्रेस नहीं कर पा रही, मेरे पास रिसोर्सेज की कमी है। मोशान उसे कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ बेसमेंट में आओ, मैं वहाँ पर तुम्हें कोई अच्छे से ट्रेनिंग मेथड्स ढूंढ कर देता हूँ जो कि तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट होंगे। उन ट्रेनिंग मेथड्स को ट्रेन करो, उसके बाद देखना कि तुम काफी अच्छे से मास्टर स्पिरिट को आगे बढ़ा पाओगी। वो उसे कहती है अच्छा बिग ब्रदर मैं आती हूँ, और वो दोनों वहाँ पर नीचे लाइब्रेरी में चले जाते हैं और हमारा मोजान उसके लिए बुक्स देख रहा होता है। वहाँ पर पड़ी हुई बुक्स में से बुक निकाल रहा होता है, लेकिन वहाँ पर सारी की सारी बेसिक टेक्निक की बुक्स लिखी होती है, कोई भी एडवांस लेवल की बुक नहीं होती। मोजान वहाँ पर काफी देर तक बुक्स को देखता है, कुछ बुक्स को तो वो बैठकर पढ़ता भी और कहता है कि अब मैं इसे यहाँ पर क्या दूं, कोई ऐसी बुक दूं जिसके अंदर कोई ऐसी टेक्निक लिखी हो जिससे भी अपनी कल्टीवेशन की टेक्निक को बेहतर बना सके और अपने आप को स्ट्रॉन्गर बना सके, लेकिन यहाँ पर तो बुक्स पढ़ी हुई नहीं हुई। फिर मोशान कहता है तो फाइनली मुझे लगता है कि मुझे अपनी टेक्निक्स इसको बतानी पड़ेंगी, क्योंकि अपनी पिछली लाइफ में मैंने बहुत सारी बुक्स को पढ़ा था, बहुत सारी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स मुझे आती थी, उनमें से कुछ एडवांस लेवल की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स मैं लिटिल सिस्टर को दे देता हूँ। तुम्हारा मोशन कहता है लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पर कुछ और देखना होगा। वो फिर से वहाँ पर बुक्स ढूंढना स्टार्ट करता है। देर तक बुक ढूंढने के बाद वो उसे कहता है तो फाइनली मुझे यहाँ पर 2 बुक मिली गई। तो वो वहाँ पर से 2 मार्शल आर्ट्स की बुक्स को निकालता है और लिटिल सिस्टर को कहता है लिटिल सिस्टर ये लो, ये दोनों बुक्स अपने पास रखो, जाकर इनके साथ ट्रेनिंग को स्टार्ट करो। मैं चाहता हूँ कि इन दोनों बुक्स के अंदर जो भी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स है तुम उनको अच्छे से मास्टर कर लो, के बाद मैं तुम्हारे लिए सुपीरियर लेवल की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स लेकर आऊंगा। वो बुक मैं जल्दी तुम्हें दूंगा, पहले तुम्हें इन दोनों बुक्स को पढ़ना होगा। लिटिल सिस्टर उन बुक्स को खोलती है और उसे कहती है लेकिन बिग ब्रदर इन दोनों बुक्स के अंदर तो कोई भी ऐसी टेक्निक नहीं लिखी हुई जिसमें तलवार के बारे में कुछ लिखा हो। मेरी मास्टर स्पिरिट तो स्वर्ड है, स्वर्ड के बारे में तो इनमें कोई भी टेक्निक नहीं है। मोशान ने जो टेक्निक्स दी होती है वो टेक्निक्स मैली कॉम्बैट की होती है, यानी हैंड टू हैंड कॉम्बैट की होती है। तो वो उसे कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं है, जैसा मैंने तुम्हें करने का कहा बिल्कुल वैसे ही करो, इनको ट्रेनिंग करो, जाकर इनको अच्छे से प्रैक्टिस करो, उसके बाद देखना तुम्हें रिजल्ट जरूर मिलेंगे। सिस्टर से कहते हैं ठीक है ब्रदर, जैसा तुमने कहा बिल्कुल वैसे ही करूंगी, मैं जाकर इनको अच्छे से मास्टर करने की कोशिश करती हूँ। हमारा मोशान सोच रहा होता है ये तो अच्छी बात है कि अगर यहाँ पर इन दोनों बुक्स के अंदर लिखी हुई टेक्निक्स को मास्टर कर लेती है तो ये अपनी मास्टर स्पिरिट को ह्यूमन फॉर्म दे पाएगी, जिसके बाद ये भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। मुझे नहीं पता कि मैं कब तक अपनी मास्टर स्पिरिट को रिस्टोर कर पाऊंगा। मेरी स्वर्ड जो है वो बहुत ही बुरी तरह से डैमेज है, लेकिन तब तक हमारी फैमिली में एक और जीनियस तो होना चाहिए। लिटिल सिस्टर जी हमारी फैमिली में दूसरी जीनियस बनेगी जो कि फैमिली को प्रोटेक्ट करेगी। इसके बाद ये दोनों वहाँ पर से बाहर निकल आते हैं। बाहर आने के बाद लिटिल सिस्टर से कहते हैं बिग ब्रदर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मोजान उसे कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं है, चलो अब हम लोग फाइनेंस हॉल में चलते हैं, वहाँ पर जाकर तुम्हें कुछ अलाउंस देता हूँ ताकि तुम अपने अलाउंस के साथ अपने लिए रिसोर्सेज खरीद सको और अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सको। लिटिल सिस्टर से कहती है लेकिन बिग ब्रदर मुझे जो अलाउंस मिलना था इस महीने का अलाउंस मैं पहले से ले चुकी हूँ और वो सारे का सारा खर्च भी हो गया, अब तो मेरे पास और अलाउंस कहाँ से मिलेगा। मोजान उसे कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं है, फैमिली का पैट्रियार्च तुम्हारे साथ है, चलो फाइनेंस हॉल में चलते हैं, क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन के लिए तुम्हें बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत है और अच्छे कल्टीवेटर के लिए अच्छे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है और तुम्हें अच्छे रिसोर्सेज जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट सीन में मो फाइनेंस हॉल का दिखाया जाता है। जैसे ये लोग फाइनेंस हॉल में पहुंचते हैं वहाँ पर एक मोटू सा बंदा बैठा होता है जिसे 2 लड़कियां वहाँ पर पंखा जोड़ रही होती हैं। बंदा जो होता है कि यहाँ का गार्डियन होता है और जो काफी ज्यादा रूडली बिहेव कर रहा होता है अपनी नौकरानियों के साथ भी, उन्हें कह रहा होता है कि क्या तुम लोगों ने सुबह खाना नहीं खाया, चलो जल्दी से पंखे को तेज जोलो, मुझे हवा नहीं लग रही। तो तुम्हारा मोजान वहाँ पर पहुंच जाता है। जैसे हमारा मोजान वहाँ पर पहुंचता है और कहता है कि कोई है जहाँ पर। सामने वाला मोटू कहता है कौन है जहाँ पर जो मेरे हाल में आकर यहाँ पर इस तरह चिल्ला रहा है। तो जैसे वो मोजान को देखता है वो कहता है जो ये तुम्हारे यंग मास्टर है, यंग मास्टर यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं, प्लीज मुझे माफ करना है तुमसे रूडली बात करने के लिए। मोजान उसे देखते ही पहचान जाता है और कहता है कि ये तो जान चून का भतीजा है। जान चून ने जानबूझकर अपने भतीजे को फाइनेंस हॉल का एल्डर लीडर बना दिया है ताकि वो यहाँ पर से रिसोर्सेज का घपला कर सके। तो मुझे सबसे पहले इस बंदे से निपटना होगा, अगर मुझे यहाँ पर फैमिली के रिसोर्सेज को यूज करना है तो इसे यहाँ से बाहर निकालना होगा। तुम्हारा मोजान उसे कहता है कि मैं यहाँ पर फैमिली के पेल्स को देखने के लिए आया हूँ, मुझे यहाँ पर कुछ रिसोर्सेज की जरूरत है ताकि मैं अपनी लिटिल सिस्टर को वो रिसोर्सेज दे सकूँ। सामने वाला मोटू से कहता है कि नहीं यंग मास्टर, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, मैं आपको ना अंदर जाने दे सकता हूँ ना ही आपको और ज्यादा रिसोर्सेज दे सकता हूँ। आप अभी भी हमारे नए पैट्रियार्च बने, इसी वजह से आपको शायद रूल के बारे में याद नहीं होगा, आप शायद भूल गए होंगे कि यहाँ पर रूल है किसी को महीने का एक जैसा कोटा ही मिलेगा, सभी को कोटा जो मिल जाता है वो दोबारा कोटा नहीं दिया जाता। हमारा मोशान उसे कहता है क्या वाकई में तुम सच कह रहे हो। हमारी लिटिल सिस्टर यहाँ पर सोच रही होती है ये मोटू यहाँ पर झूठ बोल रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अपने लोगों को ज्यादा पिल्स देते हैं, अपने लोगों को डबल रिसोर्सेज देते हैं जबकि हमें कम देते हैं। मोशान जल्दी से उस मोटू के सामने जाकर खड़ा हो जाता
जाता है। मोटू बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तुम्हारा मोजान उसके सामने खड़े होकर उसे कहता है कि आज के बाद से फाइनेंस हाल के में तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है, तुम यहाँ के लीडर नहीं हो, इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ। तो उसके साथ जो नौकरानियां लड़की होती है वो भी काफी ज्यादा घबरा जाती है। तो इसी के साथ ही हमारा मोजान उसे उठाकर फैमिली हॉल से बाहर फेंक देता है। जब वो उसे उठाकर बाहर फेंक देता है तो वो बैठकर रोना शुरू कर देता है और कहता है कि तुमने अपनी लाइन को क्रॉस किया है, मैं जाकर अपने अंकल को बताऊंगा और उसके बाद देखो वो तुम्हारा क्या करते हैं। मोजान उसे कहता है कि जाओ जाकर बता लो, अगर तुम्हें कोई भी ऑब्जेक्शन है तो जाओ जाकर उनसे कहो कि आकर मुझसे बात करें, फिर मैं उन्हें खुद ही समझा लूंगा कि यहाँ पर हुआ क्या है। इसमें 5 दिन के बाद का दिखाया जाता है। 5 दिन के बाद सीक्रेट मास्टर को दिखाते हैं कि उसके पास मो फैमिली के कुछ लोग आते हैं, कुछ पैसे लेकर आते हैं। वो कुछ कॉइन्स आकर उसके सामने रखते हैं और कहते हैं कि प्लीज मास्टर हमारी मदद कर दें, आप हमें हमारी मदद करें, हम चाहते मोजान को मार डालें, अगर आप मोजान को मार डाल दें तो हम उससे भी ज्यादा आपको पैसे देंगे। तो वो बंदा उसे कहता है पहले उसके बाप को मार दिया, क्या आप उसके बेटे की बारी है, चलो कोई बात नहीं, हमें तो बस पैसों से मतलब है, ठीक है वहाँ काम हो जाएगा। वो असैसिन उसे कहता है कि तुम लोगों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा, तुम्हारे एल्डर के लिए दोबारा से उस गद्दी के ऊपर बैठना, अगर हम लोग यहाँ पर उसके बेटे को मार डालते हैं तभी वो गद्दी के ऊपर बैठ पाएगा। सामने वाला बंदा उसे कहता है कि जी हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल इसलिए क्योंकि ग्रेट एल्डर इस सब में इन्वॉल्व हो चुकी है, अगर ग्रेट एल्डर इस सब में इन्वॉल्व नहीं होती और मोशान को दोबारा से फैमिली पैट्रियार्च नहीं बनाती तो मोटियान पहले से हमारे एल्डर बन चुके थे। असैसिन उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए पहले भी काफी कुछ कर चुका हूँ तो ये भी कर दूंगा, मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है मैं तुम्हारे लिए मोजान को मार डालूंगा। इसके साथ ही वो बंदा वहाँ से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद वो अपने साथ वाले बंदे से कहता है शीशुई जल्दी से सामने आओ। तो शीशुई वहाँ पर आता है, वो उसे कहता है तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि जाकर मोजान को मार डालो। और साथ ही वो उसे अपने पास एक तलवार देता है और उसे कहता है कि तुम्हें पता है ये तलवार किसकी है, ये उसके फादर की है, उसके फादर को मारने के बाद मैंने उसके पास ये तलवार ले ली थी, इसी तलवार के साथ तुम उसके बेटे को मारोगे। लगता है कि इससे काफी ज्यादा मजा आने वाला है, बेटे को जब उसी की बाप की तलवार से मारा जाएगा। तो नेक्स्ट सीन हमें मोजान का दिखाया जाता है। मोजान अपने रूम में बैठा होता है और कहता है इतने सारे दिन गुजर चुके हैं लेकिन इतने दिन गुजरने के बाद भी मैं अपनी तलवार के टुकड़ों को जोड़ नहीं पा रहा, मैं जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन में सिर्फ और सिर्फ एक टुकड़े को जोड़ पा रहा हूँ, यानी मेरी स्कारलेट रंबल कब जाकर तैयार होगी। तो मोजान कहता है कि हालांकि उस तलवार के टुकड़ों के जुड़ने की वजह से अब मेरे पास काफी सारी स्ट्रेंथ आ चुकी है और मेरी बॉडी के अंदर की का फ्लो जो है काफी ज्यादा बेहतर हो चुका है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा स्लो है, मुझे तेज करना होगा, इसको और भी ज्यादा तेज करना होगा कि मैं जल्दी से जल्दी की राह में पहुंच सकूं। अगर इसी तरह चलता रहा तो मुझे तो सालों लग जाएगा की राह में पहुंचने के लिए और मुझे एम्परर बनना है। मोजान अभी वहाँ पर बैठा बैठा इतनी चाय पी रहा होता है कि उसी वक्त आसमान के ऊपर से पानी टपकना शुरू हो जाता है। एक पानी का ड्रॉप उसके पास गिरता है। तुम्हारा मोजान कहता है ये क्या, बारिश तो नहीं हो रही, फिर अब ये हमारी छत के ऊपर से पानी कहाँ से टपक रहा है। मोजान उस पानी के कतरे की तरफ देखता है तो पानी का कतरा नीचे गिरने के बाद इसी के साथ ही वो ड्रॉप जो होता है वो एक नीडल बन जाता है और नीडल जो होती है वो सीधी मार मोजान की तरफ आगे बढ़ती है और वहाँ पर रूम में काफी सारी पानी के कतरे होते हैं। वो सारे के सारे पानी के कतरे जो होते हैं वो नीडल्स बनकर हमारे मोजान के ऊपर अटैक हो रहा था। तुम्हारा मोजान कहता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, किसी ने मेरे पर अटैक किया है, ये एक असैसिनेशन अटैक है, कोई वाटर ड्रॉप से मेरे पर अटैक कर रहा है। मोजान जब पानी को काउंटर करता है तो वो पानी सॉफ्ट हो जाता है और जब अटैक करने के लिए पानी आगे बढ़ता है तो वो हार्ड नीडल्स की तरह बन जाता है। तो इसी वजह से मोजान को यहाँ पर काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। तो मोजान कहता है कि सिर्फ और सिर्फ एक सोल्यूशन है, मुझे बाहर निकलना होगा या फिर उस बंदे को पकड़ना होगा जो मेरे ऊपर अटैक कर रहा है। तुम्हारा मोजान जल्दी से जंप करते हुए छत के ऊपर तोड़कर बाहर निकल आता है। जब वो छत को तोड़कर ऊपर आता है तो वो बंदा ऊपर ही होता है, सूश भी ऊपर खड़ा होता है। तुम्हारा मोजान उसे कहता है कि चलो ठीक है अब जहाँ पर तुम्हारी बारी है, हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मेरे घर में घुसकर मेरे पर अटैक करने की। तुम्हारा मोजान जैसे अपने पंच को आगे की तरफ करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है तो सूशुई अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए वाटर के साथ हमारे मोजान के हाथ को बाइंड कर लेता है और उसके हाथ को बाइंड करने के साथ ही वो मोजान को छत के ऊपर से नीचे गिरा देता है। तो मोजान के नीचे गिरने के बाद सूशुई उसके पास पहुंचता है और उसे कहता है मुझे तो लगा था कि तुम एक कचरे हो जिसके पास की पावर ही नहीं है, जो कि मार्शल आर्ट्स को नहीं जानता, लेकिन देखो तो जरा तुम दोबारा से यहाँ पर कल्टीवेट कर पा रहे हो, तुम्हारे पास तो थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ जरूर है, लेकिन अब सब कुछ खत्म होने वाला है। और इसी के साथ ही वो तलवार बाहर निकालता है। तुम्हारा मोजान उस तलवार को देखते ही कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने इस तलवार को पहले कहीं पर देखा हुआ है। तो सूशुई से कहता है लगता है कि तुम अपनी बाप की तलवार को पहचान नहीं रहे, ये तुम्हारे डैड की तलवार है, तुम्हारे डैड इसी तलवार के साथ मरे थे, अपनी तलवार के साथ, जहाँ पर उनका बेटा भी उन्हीं की तलवार के साथ मरने वाला है। माना मोजान से कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मेरे डैड को तुम लोगों ने मारा था। तो सूशुई से कहता है कि हाँ हम ही लोगों ने तुम्हारे डैड को मारा था और आज यहाँ पर तुम्हें भी मारेंगे। इसके साथ ही सूशुई तलवार लेकर मैं मोजान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि तो फिर ठीक है आओ यहाँ पर कोशिश करके देख लो। तो वो अपनी तलवार लेकर आगे की तरफ बढ़ रहा था। हमारा मोजान अपने हाथ के साथ उसकी तलवार को पकड़ लेता है, हालांकि उसके हाथ से काफी सारा ब्लड बह रहा था लेकिन उसने तलवार को हाथ में पकड़ रखा होता है। तलवार जो होती है हमारे मोजान की बॉडी के अंदर थोड़ी सी दंस भी जाती है। तो हमारा सूशुई से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तलवार को अपनी बॉडी के साथ ब्लॉक कर पाओगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, तुम कितनी देर तक यहाँ पर टिक पाओगे। जबकि हमारा मोजान वहाँ पर किसी स्पेशल टेक्निक को यूज करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मोजान को लगा था कि वो स्पेशल टेक्निक को यूज कर पाएगा, लेकिन असल में उसकी स्पेशल टेक्निक्स जो है वो अभी इतनी खास तरह से उसके पास नहीं आई कि वो उनको सही तरह से यूज कर सके। इस तरह सूशुई से कहता है कि यहाँ पर स्ट्रगल करना बंद करो और चुपचाप मर जाओ। जबकि हमारा मोजान सोच रहा था कि मैं यहाँ पर स्टार कैचिंग मून हैंड टेक्निक को क्यों नहीं यूज कर पा रहा,
अगर मैं यहाँ पर स्पेशल टेक्निक को यूज कर पाता तो मेरा हाथ इतना हार्ड हो जाता जैसे आयरन होता है। लेकिन उसकी तलवार क्योंकि हमारे मोशान की बैली के अंदर दंसी होती है, इसी वजह से उसकी बॉडी के अंदर जो उसकी स्कारलेट रंबल तलवार होती है वो उसको अंदर खींचना शुरू कर देती है। तो वो उसकी तलवार को अंदर खींच रही होती है। तुम्हारा मोशान कहता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, तलवार मेरी बॉडी के अंदर दंसी है लेकिन मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये तलवार जो है ये अंदर की तरफ दंसी जा रही है। सुशवी के हाथ से वो तलवार छूट जाती है। सुशवी कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इसकी बॉडी के अंदर तलवार अपने आप कैसे जा रही है, तलवार उसकी बॉडी के अंदर कैसे चलेगी। हर की सारी तलवार हमारे मोशान की बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब हो जाती है। अब्जॉर्ब होने के बाद वो जाकर उसकी स्कारलेट रंबल का एक हिस्सा बन जाती है। स्कारलेट रंबल के साथ वो जुड़ जाती है। जैसे वो स्कारलेट रंबल के साथ जुड़ती है तो हमारे मोशान को एक एनर्जी सर्ज मिलता है। सुशवी से कहता है कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुमने मेरी तलवार को अपनी बॉडी में अब्जॉर्ब कर लिया, फिर भी तुम यहाँ पर मरने वाले हो। तो जैसे वो उसके ऊपर अटैक करने लगता है, इसी के साथ साइड के ऊपर से 2 स्लैशेस आगे बढ़ती है और उसके ऊपर अटैक होता है। तो उसी के साथ सुशवी जंप करते पीछे की तरफ फट जाता है। लिटिल सिस्टर वहाँ पर पहुंच चुकी है। लिटिल सिस्टर वहाँ पर आने के बाद कहती है तुम कौन हो, मेरे भाई के ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो। और इसी के साथ ही वो अपने पास से फायर नीडल्स निकालता है और उसे लिटिल सिस्टर के ऊपर अटैक कर देता है। जबकि लिटिल सिस्टर अपने पास से अपनी बड़ी सी तलवार निकालती है। बड़ी सी तलवार के साथ उसके एनर्जी अटैक को ब्लॉक कर लेती है। जैसे वो उसके अटैक को ब्लॉक कर रही होती है उसी वक्त हमारा मोशान जो होता है वो सुशवी के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। सुशवी यहाँ पर काफी हैरान हो रहा होता है कि इस लड़की के पास इतनी स्ट्रेंथ कैसे हो सकती है। ये लड़की स्पिरिट अवेकनिंग राम में, हालांकि ये बहुत ज्यादा छोटी है, हमें तो इससे ज्यादा खतरा है, हमें पहले इसको निमटना चाहिए। जैसे वो पीछे की तरफ घूमता है तुम्हारा मोशान उसके पीछे खड़ा आता है। मोशान उसकी चेस्ट के ऊपर एक पाम मारता है। जैसे उसे पाम मारता है सुशी उड़ता है पीछे की तरफ गिर जाता है। तो सुशी नीचे गिरने के बाद उसे कहता है कि तुम यहाँ पर सही सलामत कैसे हो, मेरी तलवार तुम्हारी बॉडी के अंदर चली गई थी। तुम्हारा मोशान उसे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मुझे एक नई बात पता चली है कि मैं वेपन्स को अपनी बॉडी में अब्जॉर्ब करके अपनी तलवार स्कारलेट रंबल को दोबारा से एक्टिवेट कर सकता हूँ, उसको दोबारा से रिपेयर कर सकता हूँ। उसके बाद हमारा मोशान उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटता है और उसे बहुत बुरी तरह से पीटने के बाद जख्मी हालत में वहीं पर पड़ा होता है। जबकि हमारा मोशान जो होता है वहीं पर खड़ा होता है और लिटिल सिस्टर उसके पास आती है और उसे कहती है ब्रदर क्या तुम ठीक हो। तुम्हारा मोशान उसे कहता है कि बिल्कुल ठीक हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। लिटिल सिस्टर उसे कहती है कि ब्रदर जिस तरह तुमने कहा था मैंने बिल्कुल वैसे ही तरीके को यूज करते हुए प्रैक्टिस किया, जिस तरह मैंने प्रैक्टिस किया उसी तरीके के मुताबिक मैंने ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लिया, अब मैं कीराम से बाहर निकल चुकी हूँ। मोशान बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि ये बहुत ही अच्छी बात है, तुम 9 साल की उम्र में स्पिरिट गैदरिंग राम में पहुंच चुकी हो। इसका मतलब यह है कि हमारी फैमिली को एक और नया टैलेंट मिल चुका है। हमारी फैमिली अब बिल्कुल भी किसी के सामने सर नहीं झुकाएगी क्योंकि हमारे पास टैलेंट्स की कमी नहीं है। इसी के साथ ही वहाँ पर उनके लोग भी भागते हुए पहुंच जाते हैं। ग्रेट एल्डर और बाकी के सभी एल्डर्स भागते वहाँ पर पहुंचते हैं। सभी लोग भागते हुए उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं कि यंग मास्टर क्या आप ठीक है। तुम्हारा मोशान उन लोगों से कहता है कि बिल्कुल ठीक हो, एक असैसिन मेरे पर अटैक करने के लिए आया था, हमारे घर के अंदर घुस आया था, वो स्पेशली मुझे मारने के लिए आया था। तो सुप्रीम एल्डर उसे कहते हैं कि इस बात का क्या मतलब है कि वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मारने के लिए आया था। मोशान सोच रहा था लगता है कि ये सब कुछ इंटरनल इन्फ्लेक्स की वजह से हो रहा है, मोटियान ने सब कुछ करवाया होगा, उसी ने मुझे मरवाने के लिए असैसिन को भेजा होगा ताकि वो मेरी गद्दी के ऊपर बैठ सके। के बाद सभी लोग मेन हॉल में जाते हैं और वहाँ पर बैठकर आपस में डिस्कस करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि जाओ जाकर मोटियान जॉनचुन को ढूंढ कर लाओ। तो जॉनचुन को ढूंढने के लिए वहाँ पर भेजा जाता है लोगों को, लेकिन वो लोग उसे ढूंढ नहीं पाते क्योंकि अंकल मोटियान जो है वो पहले से वहाँ से भाग चुके हैं। मोटियान के भागने के बाद बंदा उनको वापस आकर रिपोर्ट करता है और कहता है कि वो तो यहाँ से भाग चुका है, अपनी फैमिली को भी लेकर चला गया, उसका कोई भी यहाँ पर नहीं रहा। तो मोशान के सामने सुप्रीम एल्डर और साथ में एक और एल्डर बैठा होता है। तो वो कहता है तो उसका मतलब यह है कि ये वाकई भी उसी ने करवाया होगा, उसी ने इसे मारने के लिए यहाँ पर असैसिन भेजे थे, इसी वजह से वो भाग कर चला गया। तो सुप्रीम एल्डर कहते हैं सुबह के वक्त मो जियानचुन ने अपनी वाइफ और अपने बच्चों को बाहर भेज दिया था। हमें तो लगा था कि वो सिर्फ अपनी मदर के घर पर गए हैं, लेकिन हमें नहीं पता था वो यहाँ से भाग कर चले जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी हम उनको ढूंढना जारी रखेंगे, हम उनके मदर के घर में भी जाएंगे और जाकर वहाँ पर भी उसे ढूंढेंगे। दूसरा एल्डर गुस्से के साथ बोलकर कहता है कि मुझे लगता है कि वो एक सांप की तरह है, उसने अपनी फैमिली को डसना शुरू कर दिया, वो एक बहुत ही बुरा इंसान है, उसे सजा जरूर देनी चाहिए। हमारा मोशन उन लोगों से कहता है कि उस सेशन ने मेरे सामने एक और इन्फॉर्मेशन को रिवील किया। वो इन्फॉर्मेशन ये थी कि मेरे फादर को भी इन लोगों ने मारा था। असैसिन के पास मेरे फादर की तलवार थी और मेरे फादर की तलवार के साथ मुझे मारने के लिए आया था और उसी ने मुझे बताया कि उसने हमारी फैमिली के एलीट्स और हमारी फैमिली के लोगों को मारा था। इसका मतलब यह है कि बैंडिट्स ने मेरी फैमिली को नहीं मारा था, यानी फादर को नहीं मारा था। सुनने के बाद दोनों एल्डर्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं। सुप्रीम एल्डर तो इस बात से आग बबूला हो जाते हैं, जबकि दूसरा एल्डर जो होता है वो भी उन लोगों के साथ मिला हुआ होता है। वो अंदर से सोच रहा होता है ऐसा कैसे हो गया, लोगों को इस बारे में कैसे पता चल गया और ऊपर से उस कमीने असैसिन ने इसे सारी बात कैसे बता दी। तो खैर मेरे पर कौन सा कोई बात आने वाली है, मो जियानचुन बिल्कुल भी नहीं बचने वाला, मो जियानचुन को गद्दारी की सजा मिलेगी। तुम्हारा मोशन वहाँ पर ये सोच रहा होता है कि मुझे मो जियानचुन से अब कोई भी खतरा नहीं है क्योंकि वो यहाँ से भागकर जा चुका है। अगर वो यहाँ पर असैसिन बेचता भी है तब भी मैं उसे निमट सकता हूँ, लेकिन मेरे लिए इस वक्त ज्यादा मसला यह है कि अपनी फैमिली को दोबारा राइज कैसे करवाया जाए। मुझे लगता है कि अपनी फैमिली की मैनेजमेंट को यहाँ पर अच्छी तरीके से संभालना होगा ताकि मैं बाहर जाकर अपने इसलिए प्रैक्टिस कर सकूँ और फैमिली भी यहाँ पर चलती रहे। मोशान कहता है कि सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम एल्डर यहाँ पर रह सकते हैं और बाकी के सभी लोग चले जाए। तो सुप्रीम एल्डर वहीं पर होते हैं। सुप्रीम एल्डर कहता है कि मास्टर मुझे बताएं कि आप मुझसे कौन सी स्पेशल बात करना चाहते हैं जिसकी वजह से आपने मुझे यहाँ पर रोका है। तो सुप्रीम एल्डर उसे कहती है, तुम्हारा मोशन उसे कहता है सुप्रीम एल्डर मैंने आपको यहाँ पर इसलिए
बिठाया क्योंकि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आपको पता है कि मेरे फादर अपने साथ कुछ एलिट्स को लेकर गए थे और साथ ही वो अपनी फैमिली की सबसे स्पेशल तलवारों को भी ले गए थे और उन तलवारों के जाया होने के बाद हमारे पास अब यहाँ पर ज्यादा वेपन नहीं बचे। तो आप क्या मुझे बता सकते हैं कि मुझे अच्छी तलवारें कहाँ पर मिलेंगी? मुझे कुछ ब्लेड्स की जरूरत है। तो प्रीम एल्डोर से कहते हैं हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें बता सकता हूँ। जबकि हमारा मोजान सोच रहा होता है कि अपनी तलवार को स्कारलेट रंबल को कम्प्लीट करने के लिए इससे ज्यादा आसान तरीका नहीं मिल सकता, क्योंकि मेरी तलवार अच्छे मैजिक वेपन्स को एब्जॉर्ब करके उसे अपनी बॉडी का हिस्सा बनाकर उसे अपने आप को रिपेयर कर सकती है। मैं यहाँ पर दूसरी तरह से इसको रिपेयर करने की कोशिश करूंगा तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, यही सबसे आसान तरीका है। तो सुप्रीम एल्डर से कहती हैं जगह के ऊपर जाना होगा। यहाँ से तकरीबन 10 मील दूर वेस्ट की तरफ फैंगजोन सिटी है। तुम्हें फैंगजोन सिटी की मार्केट में जाना होगा, पर जाना और वहाँ पर देखना वहाँ पर बहुत सारे वेपन्स हैं। वहाँ पर बहुत सारे ताजिर आते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ तलवारें और वेपन्स बेचते हैं। मोजान उस जगह के ऊपर पहुंच जाता है। तो फैंगजोन सिटी में पहुंचने के बाद मेरा मोजान कहता है कि सिटी तो काफी ज्यादा बड़ा है, जहाँ पर तो बाजार लगा हुआ है। तो वहाँ पर लोग आवाजें दे रहे होते हैं कि जहाँ पर आओ, जहाँ पर देखो मेरे पास सबसे स्पेशल पेज है, मेरे पास स्पेशल वेपन्स हैं। मेरा मोजान एक वेपन वाली दुकान पे जाता है, जाकर तलवार को उठाता है और कहता है कि बॉस मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर किस तरह की तलवारें बेचते हो? तो आप ओनर से कहता है कि सर हम यहाँ पर बहुत सारी तलवारें बेचते हैं जिनकी शेप अलग अलग होती है, हम लोग यहाँ पर किसी भी एक शेप की तलवारें नहीं बेचते। ये काफी ज्यादा स्पेशल तलवारें हैं, टॉप ग्रेड की तलवारें हैं। तुम्हारा मोजान उसे कहता है लेकिन ये मैजिक वेपन नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे मो फैमिली के अंदर जो तलवारें हैं उन तलवारों से तो ये काफी ज्यादा बेहतर है, यानी कम से कम ये कचरा नहीं है। तो शॉप ओनर से कहता है कि सर मेरी फैमिली जो है यहाँ की सबसे बेस्ट तलवार मेकर है, फैंगजोन सिटी में आपको इससे बेस्ट तलवारें नहीं मिलेंगी, लेकिन अगर आपको यहाँ पर इससे भी अच्छी तलवारें चाहिए मुझे लगता है कि आपको गोंग फैमिली में जाना चाहिए। गोंग फैमिली के लोग जो तलवारें बनाते हैं वो मैजिक वेपन्स होती हैं और वो मैजिक वेपन्स होते हैं वो काफी ज्यादा स्पेशल होती हैं। मोजान उसे कहता है कि मैं गोंग फैमिली के बाजार में कैसे जा सकता हूँ, तो वो उसे रास्ता बताता है। तो नेक्स्ट हमें नाथ सिटी का दिखा देता है। लीजुन मार्केट में हमारा मोजान जो होता है वो गोंग फैमिली में पहुंच जाता है। तो उसे यहाँ वहाँ बताया जाता है, यानी अगले गाँव का बताया जाता है, तो अगले गाँव में चला जाता है। गोंग फैमिली के लोग जो होते हैं वो लोग अपना स्टोर ओपन करके वहाँ पर बैठे होते हैं और उनके पास वाकई में काफी सारी तलवारें होती है। तो हमारा मोशन कहता है कि इनकी शॉप तो काफी ज्यादा बड़ी है। मोशन पायल से शॉप को देखने के बाद कहता है कि स्टोर तो काफी ज्यादा अच्छा है और काफी ज्यादा बड़ा भी है, लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई मैजिक वेपन जरूर मिलेगा। चलो फिर ठीक है अंदर चल के देखते हैं। तुम्हारा मोशन अंदर जाता है, शॉप ओनर से कहता है कि बताओ तुम्हारे पास कौन सी तलवारें हैं। तो अपने पास एक तलवार निकालकर उसके सामने रखता है और कहता है सर इसे चेक करें। मोशन उसे कहता है कि मैं एक कल्टीवेटर हूँ, मुझे एक अच्छी तलवार की जरूरत है। वो उसे कहता है हाँ ठीक है सर मैं समझ गया, मैं आपके लिए मैजिक वेपन लेकर आता हूँ। तुम्हारे मोजान के सामने काफी सारे मैजिक वेपन रखे जाते हैं। हमारे मोजान तलवारों को उठाता है, एक एक करके उन तलवारों को उठाता है और कहता है नहीं ये तलवारें बिल्कुल भी काम नहीं आएंगी। मोजान कहता है हालांकि ये सारी तलवारें मैजिक वेपन्स है और इनके लेवल्स भी काफी ज्यादा हाई हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये गुवेन स्वॉर्ड की तरह बेहतर है। यानी मेरे डैड की तलवार जो थी वो तलवार काफी ज्यादा स्पेशल थी और मेरी डैड की तलवार की वजह से पास जो स्कारलेट रंबल है वो काफी अच्छी तरह से रिपेयर हुई थी, मुझे यहाँ पर उसी की तरह की तलवार चाहिए। मोशन रिसेप्शन वाले से कहता है कि मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास कोई और स्पेशल वेपन है, कोई कीमती वेपन? तो वो उसे कहता है सर अब मैं आपको और क्या दिखाऊं। थोड़ी देर सोचने के बाद वो कहता है सर रुके जरा मैं अभी लेकर आता हूँ, और वो भागता हुआ जाता है वेपन लेने के लिए। मोशन सोच रहा था कि मैं यहाँ पर इतना ज्यादा पिकी तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन स्कारलेट रंबल के लिए मुझे यहाँ पर किसी हाई लेवल की तलवार की जरूरत है जिससे मैं उसकी मेंटेनेंस कर सकूं। तो वो रिसेप्शन वाला बंदा जब अंदर जाता है अंदर से तलवार लाने के लिए, तो वहाँ पर एक लड़की खड़ी होती है। वो उसे कहती है कि तलवार लेकर जाओ। तो वो उसे कहता है लेकिन सर मैं इस तलवार को लेकर कैसे जा सकता हूँ, ये तो आपकी है। तो वो उसे कहती है जाओ जाकर इस तलवार को उस लड़की के सामने रिप्रेजेंट करो और देखते हैं कि उस लड़के को इस तलवार पसंद आती है या नहीं। तो रिसेप्शन वाला होता है वो तलवार लेकर बाहर आता है और हमारे मोजान के सामने इस तलवार को रखता है और कहता है कि सर इस तलवार को चेक करें और बताएंगे ये तलवार कैसी है। तुम्हारा मोजान उस तलवार को हाथ में पकड़ता है और कहता है कि इस तलवार को हाथ में पकड़कर मुझे लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ मिसिंग है। तुम्हारा मोजान ये वाली बात करता है। इसी के साथ वो लड़की वहाँ पर अपीयर होती है और कहती है मुझे लगता है कि गोंग फैमिली की तलवारें बेकार है, तुम्हें यहाँ पे इतने सारे मैजिक वेपन्स दिखाए गए, तुम्हें इतनी सारी तलवारें दिखाई गई, लेकिन तुम्हें कोई भी तलवार पसंद नहीं आई और तुम्हें लगता है कि ये सारी तलवारें बिल्कुल बेकार है। तुम्हारा मोजान उसकी तरफ देखता है और कहता है कि अब इस लड़की को क्या मसला है, ये यहाँ पर बीच में क्यों बोल रही है। लड़की हमारे मोजान से कहती है लड़के मुझे लगता है कि तुम जानबूझकर यहाँ पर आए हो, किसी दूसरी शॉप ओनर ने तुम्हें यहाँ पर भेजा होगा ताकि यहाँ पर आकर हमारी गोंग फैमिली की तलवारों को यहाँ से इंसल्ट करो। तुम हमारी तलवारों की इंसल्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मोजान उसे कहता है कि लड़की तुम कौन हो। तो इसी के साथ ही जो रिसेप्शन वाला बंदा होता है वो उसे बताता है कि ये हमारी यंग मिस्ट्रेस है, यानी कि हमारी गोंग फैमिली की यंग मिस्ट्रेस है। तुम्हारे हाथ में जो तलवार है, जो तलवार इन्हीं की है। तो हमारी यंग मिस भी आगे बढ़ती है और जाकर हमारे मोशन के हाथ से वो तलवार छीन लेती है और उसे कहती है क्या तुम्हें पता है कि ये जो तलवार है जो तुम्हारे हाथ में थी ये एक लेजेंडरी वेपन है और तुम कह रहे हो कि ये कोई खास नहीं है। तुम यहाँ पर कह रहे हो कि तुम्हें मेरी तलवार भी पसंद नहीं आई, तो मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर ऐसा कैसे कह सकते हो कि तुम यहाँ पर फाइट करने के लिए नहीं आए। मुझे तो लगता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ फाइट करने के लिए आए हो। मानो मोजान उसे कहता है कि मैंने ये नहीं कहा कि तुम्हारी तलवार बुरी है, मैंने ये कहा कि मुझे ये तलवार नहीं चाहिए क्योंकि ये मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है, मेरे लिए परफेक्ट नहीं है, इसलिए मैंने ऐसा कहा। तुम्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम है क्योंकि मैंने तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सच ही बोला। तो इसी के साथ ही वो लड़की जो होती है अपनी तलवार को उठाती है और मोजान के ऊपर अटैक कर देती है। जब वो मोजान के ऊपर अटैक करती है तो वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है और धमाका जो होता है बिल्डिंग से बाहर तक दिखाई देता है और रिसेप्शन वाला बंदा बेचारा घबरा कर वहाँ पर टेबल के नीचे छुप जाता है। वो ऊपर की तरफ उड़ के देखता है मोजान की तरफ
वहाँ पर देखता है तो वो तलवार में वाकई में काफी सारी तबाही मचाई होती है। लड़की की तलवार काफी ज्यादा स्पेशल होती है। उसने अपनी तलवार के साथ वहाँ पर काफी बड़ा धमाका किया था और वहाँ पर फर्श भी टूट चुका होता है, टेबल भी टूट चुका होता है, पीछे की दीवार के अंदर भी दरारें पड़ी होती हैं। मोशान सोच रहा था कि आजकल की सभी लड़कियां इसी तरह की होती हैं। सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाती है जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है, वो अपनी बिल्डिंग को काफी नुकसान पहुंचाती है। तो मोशान देखने के बाद काफी हैरान होता है और कहता है कि आजकल की सभी लड़कियां इसी तरह की होती हैं, इतनी ज्यादा गुस्से वाली और डोमिनेटिंग। इसी के साथ ही वो लड़की उसे कहती है तो लगा था कि तुम एक स्ट्रॉन्ग इंसान हो लेकिन तुम तो एक बहुत ही कमजोर इंसान निकले, क्या तुम यहाँ पर मेरी तलवार के अटैक को भी ब्लॉक नहीं कर सकते थे? तुम्हारा मोशान उसे कहता है आज तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो? एक तलवार हाथ में पकड़ लेने से तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक मास्टर बन जाती हो? तुम सिर्फ और सिर्फ एक म्यूटेटेड बेबी हो, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन की एक लड़की हो जिसके पास सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी स्ट्रेंथ है। सुनने के बाद मिस गोंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे म्यूटेटेड बेबी कहने की? और इसी के साथ वो फिर से अपनी फायर पावर को रिलीज करते हुए हमारे मोशान के ऊपर अटैक कर देती है। जब वो मोशान के ऊपर अटैक करती है तो हमारा मोशान कहता है कि मुझे इस लड़की को यहाँ पर सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये लड़की काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है क्योंकि इस लड़की का लेवल इस वक्त 3rd लेवल ऑफ बॉडी टेम्परिंग राम होगा, लेकिन इसके बावजूद भी मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए इसके साथ फाइट नहीं कर सकता क्योंकि फिलहाल के लिए मैंने अपनी मेडियंस को इतना तक अपनी मेडियंस को रिकवर नहीं किया हुआ। इसी वजह से मुझे यहाँ पर सिर्फ इसको ब्लॉक करना होगा, इसे एक सबक सिखाना होगा। मोशन कहता है लेकिन मुझे यहाँ पर इसके एक टेक्निक की फ्लॉज के बारे में अच्छी तरह से पता है कि इसकी टेक्निक के फ्लॉज क्या है और इसी के साथ ही वो उसकी जितनी भी वहाँ पर फ्लॉज होती है उन सभी को सामना करता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है। मोशन उसके फायर पावर के बीच में से आगे निकल जाता है, उसके करीब पहुंचता है, जाकर उसके हाथ के ऊपर अटैक करता है जिसकी वजह से उसके हाथ से तलवार जो होती है वो छूटकर पीछे पिलर में जाकर दंस जाती है। इस बात से मिस गोंग काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है? इसके ऊपर एक पावरफुल अटैक किया था, ये मेरे फायर अटैक को अवॉइड करते हुए मेरे करीब कैसे पहुंचा और साथ इसने मेरे हाथ से मेरी तलवार भी छुड़वा दी है। मिस गोंग वहाँ पर सोच रही होती है, मुझे ऐसा लगा जैसे इसने जब अपनी तलवार के साथ मेरी तलवार को टकराया तो इसी के साथ ही मेरी सारी की सारी एनर्जी इसकी तलवार के अंदर चली गई। तुम्हारा मोशान उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर एक स्पेशल टेक्निक को यूज किया जिसे फोर्स बार्मिंग टेक्निक कहते हैं। मैंने तुम्हारी एनर्जी को अपनी एनर्जी बना लिया और साथ ही तुम्हारे पर अटैक किया। मोशान ने वहीं पर से एक तलवार उठाई होती है, वो तलवार को वापस रख देता है और कहता है फिलहाल के लिए मैं जा रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे पास ऐसी तलवार नहीं है जो कि मेरे लायक हो, इसी वजह से मैं जा रहा हूँ। इससे पहले मिस गोंग उसे कहती है जरा रुको तो सही, मुझे अपना नाम बताते जाओ कि तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा मोशन वहाँ पर रुकता है, पीछे घूमता है और उसे कहता है कि मेरा नाम मोशान है, मैं मो फैमिली का यंग मास्टर हूँ जो कि फेंगशुन सिटी में है। तो ये बात बताने के बाद मेरा मोजन वहाँ से वापस आ जाता है। वापस आने के बाद कुछ दिनों की कल्टीवेशन करने के बाद उसकी लिटिल सिस्टर जो होती है वो पानी के अंदर से एक तलवार निकाल सकती है, पहले सिर्फ एक खंजर निकाल सकती थी। मोजन उसे कहता है कि लिटिल सिस्टर तुम्हारी कल्टीवेशन तो काफी अच्छे से बढ़ती जा रही है, तुम तो काफी स्ट्रॉन्गर बनती जा रही हो। तो वो उसे कहती है कि ब्रदर ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ क्योंकि तुम मुझे काफी सारी पिल्स लाकर देते हो। पिल्स पिछली बार तुम मुझे लाकर दे रहे थे, उन पिल्स की वजह से मैंने अपने आप को काफी स्ट्रॉन्गर बनाया और साथ ही तुम्हारी कल्टीवेशन मेथड्स को भी फॉलो कर रही हूँ। मोजन हमें यहाँ पर बताता है कि लास्ट जब वो अपने लिए वेपन्स लेने के लिए गोंग फैमिली में गया था वहाँ पर उसे वेपन्स तो नहीं मिले थे, लेकिन वापसी में रास्ते में आते हुए वो उन सभी पैसों के साथ जो वो लेकर गया था वहाँ से पिल्स खरीद कर ले आया था तो अपनी लिटिल सिस्टर को उसकी कल्टीवेशन में मदद कर सके। हमारा मोशन वहाँ पर अपनी छोटी बहन के साथ खड़ा होता है कि उसी वक्त एक नौकर भागता वहाँ पर आता है और उसे कहता है कि यंग लॉर्ड मुझे आपसे बात करनी है, बहुत ही अर्जेंट मैटर है। इस वक्त 3 बड़ी फैमिलीज के यंग लॉर्ड्स अंदर बैठे हुए हैं और उनके साथ साथ सिटी पैट्रियार्च भी है, सॉरी सिटी पैट्रियार्च या सिटी लॉर्ड भी है, वो लोग भी वहाँ पर अंदर बैठे हुए सभी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं और कहते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। मोशन कहता है कि ये कैसे हुआ कि वो सभी लोग यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आए हैं, बाकी की तीनों बड़ी फैमिलीज के यंग मास्टर साथ में हमारे सिटी लॉर्ड वो लोग भी यहाँ पर आए हैं, चलो चल के देखते हैं। सिनेमा में रूम के अंदर का दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग बैठे होते हैं। इनमें से आप जिन चैन जान को तो जानते हैं, यंग मास्टर जिन वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वो कहता है जरा देखो सही इस कमीने की हिम्मत कितनी ज्यादा बढ़ गई है, ये हमें यहाँ पर वेट करवा रहा है। हम लोग तीनों बड़ी फैमिलीज के यंग मास्टर और साथ हमारे सिटी लॉर्ड भी हैं, लेकिन वो लड़का अभी तक यहाँ पर हमसे मिलने के लिए नहीं आया। दूसरी फैमिली का यंग मास्टर उसे कहता है जो कि कियान जीलिंग फैमिली से होता है, तो वो उसे कहता है मुझे लगता है कि उसे अपनी पोजीशन के बारे में पता नहीं है, हालांकि वो एक बड़ी फैमिली का यंग मास्टर है, लेकिन इसके बावजूद उनकी फैमिली हम तीनों की फैमिली से कमजोर है। मो क्लैन पहले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हुआ करता था, लेकिन अब मो क्लैन बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है, इस लड़के को एक सबक सिखाना होगा। तो यंग मास्टर कियान के साथ वहाँ पर एक तीसरी फैमिली का यंग मास्टर बैठा होता है जिसका नाम मिंग गोंग होता है और वो मिंग फैमिली का यंग मास्टर होता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा शांत होता है। तो मिंग फैमिली का यंग मास्टर बड़ी आराम से वहाँ पर चुपचाप बैठा होता है, जबकि यहाँ पर सिटी लॉर्ड उन लोगों से कहते हैं जेंटलमैन प्लीज शांत हो जाएं, आप सभी लोगों को अच्छी तरह से पता है कि हम लोग यहाँ पर बहस नहीं कर सकते, हम सभी लोगों के ये मसला कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यंग मास्टर जिन से कहता है कि सिटी लॉर्ड मुझे एक बात बताओ, क्या है हमें मो फैमिली के यंग मास्टर को इस सब में शामिल करने की जरूरत ही क्या है? ये मिशन हम लोग खुद भी तो पूरा कर सकते हैं, तीनों की बड़ी फैमिलीज हैं, हम तीनों फैमिलीज के यंग मास्टर हमारे जो गार्ड हैं वो सभी लोग मिलकर इस मिशन को आसानी से पूरा कर लेंगे। सिटी लॉर्ड उनसे कहता है कि प्लीज मेरी बात मानो, हमें ये मिशन को पूरा करने के लिए चौथी फैमिली की जरूरत है, हमें मो फैमिली के लोगों की जरूरत है। तो इसी के साथ हमारा मोजन वहाँ पर पहुंच जाता है और कहता है कि जिन चैन जान लगता है कि तुम लास्ट टाइम जो हमने तुम्हारी खातिरदारी की थी, तुम्हारी मेहमान नवाजी की थी, उसको भूल चुके हो, जैसे तुम यहाँ पर इतना ज्यादा फुदक रहे हो।
बात सुनने के बाद जिन चैन काफी ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन सिटी लॉर्ड उसे फिर से शांत रहने का कहते हैं और कहते हैं कि मास्टर जिन प्लीज शांत हो जाओ। तुम्हारा मोशान जो होता है वो आगे की तरफ बढ़ता है, साथ ही सोच रहा होता है। हालांकि सिटी लॉर्ड को गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किया गया है, लेकिन सिटी लॉर्ड बहुत ज्यादा कमजोर इंसान है और चारों फैमिलीज के नीचे दबा हुआ है। इसी वजह से वो हमेशा इन्हीं के हक की बात करता है, जो भी ये इसे कहते हैं ये वही करता है। तुम्हारा मोशान जाकर अपनी चेयर के ऊपर बैठ जाता है और कहता है तो बताओ क्या मसला है, तुम सभी लोग मुझसे क्या बात करने के लिए आए। तो सिटी लॉर्ड उसे कहते हैं कि मिस्टर मो, मैं जहाँ पर तुम्हें बात को एक्सप्लेन करता हूँ। असल में बात यह है कि एक नोबल फैमिली की यंग मिस्ट्रेस है जो कि इस माउंटेन के ऊपर जाकर हंटिंग करना चाहती है। तो उसने साथ ही हम लोगों से रिक्वेस्ट किया, उसके फादर ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि हमारी तीनों बड़ी फैमिलीज जो है, सॉरी चारों बड़ी फैमिलीज जो है वो मिलकर उसके साथ जाएं और हंटिंग में उसकी मदद करें। हमें बस जाकर उसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी लेनी है। वो लड़की हंटिंग खुद करेगी लेकिन हमें उसको प्रोटेक्ट करना होगा। तुम्हारा मोजान उसे कहता है कि प्लीज माफ करना, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। ये बात सुनने के बाद सिटी लॉर्ड काफी हैरान होते हैं और बाकी के सभी लोग भी काफी हैरान होते हैं कि मोजान ने जहाँ पर इतनी बड़ी ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि एक नोबल फैमिली के साथ जुड़ना कितनी बड़ी खास बात हो सकती है। नोबल फैमिली की लड़की ने जाकर अपने फादर के सामने तारीफ कर दी तो उनकी फैमिली को 4 चांद लग जाएंगे। मोजान उसे कहता है कि तुम यहाँ पर अपने साथ 3 बड़ी फैमिलीज के रिप्रेजेंटेटिव्स को लेकर आए। उसका मतलब यह है कि तुम लोगों को पहले से इस बारे में पता था कि एक यंग लेडी जो है वो हंटिंग करने के लिए जाने वाली है और हमें इस बारे में नहीं बताया गया। हमारी मो फैमिली को अभी इन्फॉर्म किया जा रहा है सबसे एंड के ऊपर। हमें लगता है कि मेरी मो फैमिली इतनी ज्यादा फारिग बैठी हुई है कि तुम लोग एंड के ऊपर आकर बताओगे और हम लोग तुम्हारे साथ मुंह उठाकर चल देंगे। लॉर्ड उसे कहते हैं कि प्लीज मास्टर मो हमारी बात को समझने की कोशिश करें। मोशान कहता है कि तुम्हारी बात सुनने के बाद तो लगता है कि मैंने सही गैस किया है, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। तुम सभी लोग यहाँ से जा सकते हो, जाओ जाकर खुद ही सब में पार्टिसिपेट करो। यहाँ पर सोच रहा होता है कि ये बेवकूफ लड़का यहाँ पर नोबल फैमिली की रिक्वेस्ट को मना कर रहा है। क्या इसे पता नहीं है कि नोबल फैमिली की रिक्वेस्ट को मना करने से कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है। चलो छोड़ो, हमारे लिए तो अच्छा ही है कि इसकी फैमिली नोबल फैमिली की दुश्मन बन जाए। के साथ ही यंग मिस वहाँ पर पहुंच जाती है। मिस गोंग वहाँ पर आने के बाद कहती है लगता है कि मो फैमिली के लोग मेरी मदद नहीं करना चाहते, लगता है कि वो मेरी गोंग फैमिली की मदद नहीं करना चाहते। मोशन उसकी तरफ देखता और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो लड़की उसे कहती है कि मैं ही वो यंग मिस हूँ और मुझे यहाँ पर मदद चाहिए। तो बाकी ये सभी लोग जल्दी से उठकर खड़े हो जाते हैं और जाकर उसके सामने उसे रिस्पेक्ट देते हैं और कहते हैं गोंग आपको यहाँ पर पर्सनली आने की क्या जरूरत थी। मिस गोंग उसे कहती है कि मुझे यहाँ पर पर्सनली आने की जरूरत थी क्योंकि मुझे पहले से पता था कि मोशान यहाँ पर तुम्हारी बात बिल्कुल भी नहीं मानेगा। मो फैमिली को मनाने के लिए मुझे खुद ही यहाँ पर आना पड़ा। मिस गोंग कहती है कि मुझे नहीं पता कि इन तीनों बड़ी फैमिलीज ने तुम्हारी फैमिली मो फैमिली को यहाँ पर ये सब बातों से दूर क्यों रखा, लेकिन मैं यहाँ पर अगर डिसाइड करूँ तो मैं यहाँ पर यही डिसाइड करूँगी कि मो फैमिली जो है वो मेरी पर्सनल गार्ड बनेगी। तुम्हारी फैमिली के जितने भी लोग हमारे साथ जाएंगे वो मेरे साथ रहेंगे, वो मेरे पर्सनल गार्ड बनेंगे। बात सुनने के बाद बाकी के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जिनचैन वहाँ पर सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर सिटी लॉर्ड इसी वजह से इस तरह का रिएक्शन दे रहे थे क्योंकि सिटी लॉर्ड को पहले से पता होगा ये लड़की जो है ये जानबूझकर मोशान को अपने साथ लेकर जाना चाहती है। कहीं मोशान और इस लड़की के दरमियान में कुछ चल तो नहीं रहा। मिस गोंग आगे बढ़ती है और कहती है कि मास्टर वो प्लीज हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर दोबारा सोचिए और हमारी रिक्वेस्ट को सोचकर बताएं कि आप मेरे साथ जाना चाहेंगे, मेरे बॉडीगार्ड बनना चाहेंगे। क्योंकि यंग मास्टर कियान जो होता है वो चिल्लाकर कहता है कि मुझे लगता है कि ये मो फैमिली के लिए बड़ी ऑनर की बात है यंग मिस मो का बॉडीगार्ड बनना। जबकि मिस गोंग जो होती है वो से कहती है तुम अपनी बकवास बंद करो अंकल, तुम्हें यहाँ पर बोलने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ ही मास्टर कियान जो होता है अपना मुंह बंद कर लेता है और साथ ही सोच रहा होता है हालांकि मैं थोड़ा सा मेच्योर लगता हूँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अंकल हूँ, मैं अभी सिर्फ 18 साल का हूँ। मोशान से कहता है कि मिस गोंग हमारी फैमिली अभी भी एक बड़े क्राइसिस से निकली है, हमारे पास इतना मैन पावर नहीं है इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। तो ये बात सुनने के बाद मिस गोंग पीछे की तरफ मुड़ जाती है, तलवार को सामने करती है और कहती है तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूंगी। हमारा मोशान जैसे उसके पास तलवार को देखता है तो उसकी बॉडी के अंदर उसकी जो स्कारलेट रंबल होती है वो वहाँ पर रिएक्शन देती है। तो हमारा मोशान कहता है ये क्या इसकी तलवार मेरे साथ रिएक्ट कर रही है, नहीं जानबूझकर यहाँ पर पूरी तैयारी करके आई है, इसे पता है कि मुझे एक बेहतर तलवार की तलाश है और इसी वजह से ये बेहतर तलवार लेकर आई है। अब तो मुझे इसका साथ देना ही पड़ेगा, साथ चलने को तैयार हूँ। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मेरी मो फैमिली में ज्यादा मैन पावर नहीं है तो मैं अकेला ही तुम्हारे साथ जाऊंगा। क्या मैं अकेला तुम्हारे साथ जा सकता हूँ? तो अगर तुम्हें इस बात से कोई मसला ना हो तो वो कहती है क्यों नहीं, ठीक है तुम मेरे साथ अकेले जा सकते हो, मुझे इस बात से कोई मसला नहीं होगा। इसलिए हमें गोल्डन हाउस का दिखाया जाता है जहाँ पर जिनचैन और बाकी के दोनों यंग मास्टर्स बैठे होते हैं। तो जिनचैन काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि पता नहीं मिस गोंग के साथ मसला क्या है, वो पर्सनली यहाँ पर मोशान को इन्वाइट करने के लिए क्यों आई थी, उसे मोशान की इतनी ज्यादा फिक्र क्यों है। यंग मास्टर कियान उसे कहता है कि मुझे लगता है कि उसे ये लड़का पसंद आ गया है, मोशान है भी तो काफी ज्यादा क्यूट, तो मुझे लगता है कि उन दोनों की आपस में कुछ गड़बड़ हो रही है, इसी वजह से वो दोनों एक दूसरे के साथ हैं। तो जिनचैन उन लोगों से कहता है कि चाहे जो भी उन दोनों के दरमियान में हो, चाहे उनके दरमियान में दोस्ती हो या प्यार हो, तो मुझे लगता है कि हमें इन दोनों की फैमिलीज के दरमियान में ये रिलेशनशिप नहीं बनने देना, जल्दी से जल्दी इन दोनों के रिलेशनशिप को खत्म करने की कोशिश करते हैं, वरना हम तीनों की फैमिलीज के लिए ये बहुत ज्यादा बुरा होगा। कियान कह रहे हैं तो फिर बताओ कि हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं। तो जिनचैन कहता है कि मोशान मिस गोंग का पर्सनल बॉडीगार्ड है, तो मुझे लगता है कि हमें मिस गोंग के साथ मोशान को पहले मारना होगा। अगर मोशान वहाँ पर मर जाता है तो इसी के साथ ही मिस गोंग को नुकसान पहुंचता है, तो उसके बाद पूरी की पूरी मो फैमिली बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि गोंग फैमिली के लोग मोशान की मो फैमिली को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा।
तो फिर साथ ही वो अपने ब्रदर मिंग से पूछते हैं, यानी कि तीसरे यंग मास्टर मिंग से पूछते हैं और कहते हैं बताओ कि तुम यहाँ पर इस बारे में क्या सोच रहे हो, क्योंकि हमसे ज्यादा समझदार तुम हो, तुम्हारे पास रिसोर्सेज भी ज्यादा है, बताओ कि हम लोग यहाँ पर क्या करें जिससे हम मोह जान से पीछे छुड़वा लें। ब्रदर मिंग वहाँ पर उनकी बात सुनने के बाद कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर कुछ करना ही पड़ेगा, तुम लोगों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है, अगर तुम लोग इस प्लान को सुनोगे तो हम लोग कल इससे अपनी निजात हासिल कर लेंगे, कल हम लोग इस लड़के मोहजान को मार डालेंगे। उसके बाद यंग मास्टर मिंग उन लोगों को प्लान बताता है कि प्लान क्या है, कल कैसे वो मोहजान को मारने वाले है। तो नेक्स्ट सीन में अगले दिन का दिखाया जाता है। अगले दिन ये सभी लोग माउंटेन के नीचे पहुंच जाते हैं। माउंटेन के नीचे पहुंचने के बाद हमारा मोहजान सामने की तरफ देखकर कहता है कि मिस गोंग मेरा एक सवाल है। वो उसे कहती है बताओ क्या सवाल है। मोहजान उसे कहता है कि मुझे ये बताओ कि इस माउंटेन के बारे में स्पेशल क्या है, क्या तो वाकई में तुम्हें लगता है कि तुम्हें यहाँ पर कैपिटल से यहाँ पर आना चाहिए हंट करने के लिए, तुम क्योंकि कैपिटल सिटी में रहती हो, कैपिटल सिटी से वहाँ पर भी तो काफी सारी माउंटेन्स हैं। उसे कहती है कि मैं स्पेशली यहाँ पर एक ड्रैगन के लिए आई हूँ, थंडर विंड ड्रैगन, उसके अंदर जो कोर होती है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मुझे पता है कि वो इस माउंटेन के ऊपर रहता है, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर हंटिंग के लिए आई हूँ। मुझे अपनी मास्टर स्पिरिट को स्ट्रेंथन करने के लिए उस थंडर विंड ड्रैगन के अंदर जो कोर है उस कोर को हासिल करके ऑब्जर्व करना है। यहीं पर तीनों यंग मास्टर्स को भी दिखाते हैं। तो उसी के साथ जिनचैन आगे बढ़ता है और हल्की सी आवाज के साथ से कहता है मिंग मिंग मेरी बात सुनो, मिंग मेरी बात सुनो। तो मिंग उसे कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो बेवकूफ, यहाँ पर इस तरह विस्परिंग करना बंद करो, अगर उन लोगों ने सुन लिया तो उन्हें शक हो जाएगा। लेकिन जिनचैन उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा टेंशन हो रही है, मैं ये सोच रहा हूँ क्या तुम्हारा प्लान काम करेगा। वो उसे कहता है हाँ मेरा प्लान काम करेगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, प्लान जो है वो पहले से लागू हो चुका है और बहुत ही जल्दी ये दोनों यहाँ पर मरने वाले हैं। तुम्हारे मोहजान के हाथ में एक नक्शा होता है और उस नक्शे के ऊपर फेंगजून सिटी होता है। तुम्हारा मोहजान कहता है कि फेंगजून सिटी के आसपास बहुत सारा जंगल और माउंटेन जहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स रहते हैं, इसी वजह से फेंगजून सिटी की जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है। फेंगजून सिटी से ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर माउंटेन के अंदर हम लोग जाएंगे वहाँ पर घर बनाएंगे तो मॉन्स्टर्स जो है वो कभी भी अटैक कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे अजीब मॉन्स्टर्स हैं, काफी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स भी हैं। तो इसी के साथ जिनचैन आगे बढ़ता है, उसे कहता है कि मिस गोंग मुझे आपसे बात करनी है। तो मिस गोंग उसे कहते हैं कि बताओ क्या बात करनी है। तो जिनचैन कहता है कि ये माउंटेन काफी ज्यादा बढ़िया है, लेकिन हमारे पास काफी सारे लोग हैं, अगर हम लोग यहाँ पर किसी चीज को ढूंढना चाहते हैं या शिकार करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि हमें अपनी फैमिलीज को लेकर अलग अलग हो जाना चाहिए। हम चारों यहाँ पर अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं, जाकर उसको ढूंढना स्टार्ट करते हैं। तो मिस गोंग उसकी बात सुनने के बाद सोच रही होती है और उसके बाद कहती है हाँ ठीक है चलो फिर कर सकते हैं, ठीक है हम लोग अलग अलग हो जाते हैं। और उसके बाद सभी लोग अलग अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद तीनों यंग मास्टर एक साथ ही होते हैं, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मोहजान और उसके साथ यंग मिस गोंग जो होती है वही अलग हुए हैं। तो वो लोग वहाँ पर खड़े होते हैं। कियान कहता है क्या वाकई में तुम्हारा प्लान कामयाब होगा, क्योंकि यहाँ पर तुमने जो अरेंजमेंट्स किए हैं उन अरेंजमेंट्स के मुताबिक मिस गोंग को भी नुकसान पहुंच सकता है। और तुम्हें पता है ना कि हम तीनों फैमिलीज यहाँ पर मिस गोंग की एक्टर बनकर आई हुई हैं, हम लोग उसके बॉडीगार्ड्स बनकर यहाँ पर आए हैं। अगर मिस गोंग को भी यहाँ पर इस प्लान की वजह से नुकसान पहुंचता है तो उसके बाद गोंग फैमिली हमें भी बिल्कुल नहीं छोड़ेगी, वो हम तीनों की फैमिली से भी आकर हिसाब लेंगे। तो यंग मास्टर मिंग उन लोगों से कहता है कि जितना मुझे मिस गोंग के बारे में पता है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़की है, उसके पास इतने स्किल्स हैं, वो बड़ी आसानी के साथ इस प्रॉब्लम से निकल सकती है और इन मॉन्स्टर्स का सामना कर सकती है। लेकिन मोहजान वो बहुत ज्यादा कमजोर है, वो मॉन्स्टर्स का तो मारा जाएगा। यहाँ से नेक्स्ट सीन में फिर से उन दोनों का दिखाया जाता है। तुम्हारा मोहजान जो होता है वो मिस गोंग से पूछता है मुझे एक बात तो बताओ, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे अपना पर्सनल बॉडीगार्ड क्यों चूज किया है। मिस गोंग उसे कहते हैं क्योंकि मैंने देखा है कि तुम क्या कर सकते हो, तुमने उस दिन मुझे अपना प्रदर्शन दिखाया था, तुमने मेरे हाथ से तलवार छुड़वा दी थी, मैं उसी वक्त बहुत ज्यादा इंप्रेस हुई थी, इसी वजह से मैं तुम्हें अपने साथ अपना बॉडीगार्ड बनाकर लेकर आई हूँ। मोहजान उसे कहता है कि अच्छा ठीक है तो ये बात है। तो मिस गोंग जल्दी से पीछे की तरफ घूमती है और गुस्से के साथ उसे कहती है तुम्हें क्या लगा था कि मैं यहाँ पर तुमसे बदला लेने के लिए आई हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस तरह के इंसान हूँ कि तुमने मेरे पर अटैक किया, मेरे हाथ से मेरी तलवार छुड़वा दी, तो उसके बाद मैं तुम्हारे से बदला लेने के लिए जहाँ तक तुम्हें अपना बॉडीगार्ड बनाकर ले आऊंगी, तुम्हें जंगल में मार डालूंगी। और मोहजान उसे कहता है नहीं यंग मिस ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ये बात पूछ रहा था कि तुम मुझे अपने साथ क्यों लेकर आई हो, मैंने तो इस बारे में कुछ सोचा भी नहीं था। मिस गोंग फिर से आगे चलना स्टार्ट करती है, फिर साथ ही अपने पास से तलवार निकालकर उसे कहती है मैं अपने पैलेस से ये तलवार लेकर आई हूँ, ये एक बहुत ही स्पेशल पैलेस है, ये बहुत ही स्पेशल तलवार है, तुम इस तलवार के बारे में क्या सोचते हो, बताओ कि ये तलवार तुम्हारे लायक है या नहीं। तुम्हारा मोहजान उस तलवार को हाथ में पकड़ता है, उसको खोलता चेक करता और कहता है ये तलवार वाकई में बहुत ज्यादा स्पेशल है, मेरे लायक भी है। तो इसी के साथ ही वो उसके हाथ से तलवार छीन लेती है और कहती है हाँ ये बहुत ज्यादा स्पेशल है, लेकिन ये तलवार तुम्हें अभी नहीं मिलेगी, अगर तुम अपनी ड्यूटी को पूरा करते हो और मुझे अच्छे से गार्ड करते हो और मैं थंडर विंड ड्रैगन को पकड़ लेती हूँ, उसके बाद ये तलवार तुम्हारी हो जाएगी, मैं ये तलवार तुम्हें रिवार्ड के तौर पर देने वाली हूँ। मोहजान भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और सोच रहा होता है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे बस एक काम पूरा करना है और उसके बाद ये तलवार मेरी हो जाएगी और मैं इसे अपनी स्कारलेट नंबर का हिस्सा बना दूंगा और मेरी एक और मेरिडियन रिकवर हो जाएगी और मेरी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। यहीं पर चलते चलते उन्हें सामने एक मॉन्स्टर दिखाई देता है जो कि मरा पड़ा होता है, उस मॉन्स्टर के ऊपर कुछ कौवे बैठे होते हैं जो कि उसकी बॉडी को नोच नोच कर खा रहे होते हैं। तो वो कौवे जो होते हैं वो भी मॉन्स्टर्स ही होते हैं। तुम्हारा मोहजान उन कौवों को देखने के बाद कहता है ये कौवे किस किस्म के हैं, ये ब्लैक बर्ड्स किस किस्म के हैं। तो मिस गोंग उसे यहाँ पर बताते हैं कि इनको वैलियंट क्रोज कहा जाता है। वैलियंट क्रो जो है ये बहुत ही फिरोशियस मॉन्स्टर्स होते हैं, ये बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक हो तो तुम्हें इससे खतरा नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर इनका पूरा झुंड हो तो ये फिर जिंदा जानवर के ऊपर भी अटैक कर देते हैं और जिंदा इंसान को भी मार सकते हैं। लेकिन साथ ही मिस गोंग कहती है ये मॉन्स्टर्स यहाँ पर कर क्या रहे हैं। वैलियंट क्रोज जो है ये तो नॉर्थ साइड
अंटार्कटिक में पाए जाते हैं, ये इस जगह के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होते। इस जंगल में इनका क्या काम है? तुम्हारा मोजान सोच रहा था। इसी वजह से मैंने कभी इन मॉन्स्टर्स के बारे में नहीं सुना, क्योंकि ये नॉर्थ में रहते हैं। कौवे जो होते हैं दोनों की तरफ देखते हैं और इसी के साथ ही काव काव करना शुरू कर देते हैं और साथ ही उड़कर उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। गोंग अपनी तलवार निकालती है और कहती है इन कौवों को क्या लगता है कि ये लोग हमारे ऊपर अटैक करके हमें भी खा जाएंगे। इसी के साथ ही अपनी तलवार को घुमाते हुए कौवों के ऊपर अटैक करती है और सभी कौवों को काट देती है। वहाँ पर 4-5 कौवे जो होते हैं वो सारे के सारे मर जाते हैं। कौवों के मरने के साथ ही वहाँ पर पेड़ों के अंदर दिखाते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी आंखें चमक रही होती है, वहाँ पर और भी बहुत सारे कौवे होते हैं। तुम्हारा मोशन कहता है ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर तो पूरे का पूरा झुंड है, वो दोनों एक दूसरे के साथ अपनी कमर टेकर खड़े हो जाते हैं, अपने आसपास देखते हैं, दोनों फाइट करने के लिए रेडी होते हैं। वहाँ पर बहुत सारे कौवे होते हैं और उनके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। यहीं पर एक लड़के को दिखाते हैं जो कि छुपकर इनको देख रहा होता है। तुझे लड़का मिंग फैमिली का लड़का होता है जो यहाँ पर छुपकर इनके ऊपर नजर रख रहा होता है क्या ये लोग मरे या नहीं। मोशन कहता है कि लगता है कि हम लोग यहाँ पर काफी बड़ी मुश्किल में पड़ चुके हैं, यहाँ पर तो कौवे हर तरफ हैं। इससे कहते हैं कि मैंने पहले कभी इतने सारे कौवों को यहाँ पर एक साथ नहीं देखा। ये सारे के सारे वैलिएंट क्रो नॉर्थ से यहाँ पर क्या करने के लिए आए होंगे। ये सारे कौवे उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मोशन उसे कहता है देखो तुम्हारे पर कौवे अटैक करने वाले हैं। तो मिस गॉन्ग उसे कहता है कोई मसला नहीं, इतने कौवों को तो मैं अकेले संभाल सकती हूँ। और इसी के साथ ही वो फिर से अपनी तलवार घुमाते हुए कौवों को मारना स्टार्ट करती है। इसी के साथ ही हमारा मोशन चिल्लाकर उसे कहता है कि पीछे देखो। एक कौवा उसके पीछे वाली साइड से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, जबकि हमारा मोशन भागता हुआ उसके सामने चला जाता है, यानी उसके पीछे वाली साइड पर जाकर उस कौवे को मार देता है। तो इसी के साथ ही उन्हें साइड के ऊपर से एक जबरदस्त रोर की आवाज आती है। वो लोग साइड के ऊपर देखते हैं कि वहाँ पर क्या है। तो वहाँ पर से बड़ा सा थंडरविंड ड्रैगन बाहर निकलता है। कौवे जो होते हैं उसके ऊपर भी अटैक कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से थंडरविंड ड्रैगन जो होता है वो बाहर निकलता है। इसी के साथ ही वहाँ पर तेज हवा चलती है और साथ ही बारिश होना शुरू हो जाती है। जो होते हैं उसको काफी तंग कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से थंडरविंड ड्रैगन वहाँ से निकलता है और वहाँ पर उड़कर साइड के ऊपर चला जाता है। लेकिन उस हवा के प्रेशर की वजह से सभी कौवे वहाँ पर नीचे गिर जाते हैं। मोशन उसकी तरफ देखकर कहता है कि वाकई में यही वो थंडरविंड ड्रैगन है जो काफी ज्यादा बड़ा है। तो उसे कहते हैं हाँ यही वो थंडरविंड ड्रैगन है। लगता है कि वैलिएंट क्रोज जो है इन्होंने जाकर उसको भी तंग किया, जिसकी वजह से वो खुद वहाँ से बाहर निकल आया है। लेकिन वैलिएंट क्रोज ने यहाँ पर गलत बंदे के साथ पंगा ले लिया है। मोशन उसे कहता है लेकिन हमारे लिए तो काम ज्यादा आसान हो गया है कि उस थंडरविंड ड्रैगन के अपीयर होने के बाद सभी के सभी वैलिएंट क्रो यहाँ से डरकर भाग गए हैं। चलो हम लोग यहाँ से निकलते हैं, इससे पहले कि बारिश की वजह से हमारे कपड़े गीले हो जाएं। आज उन्हें साइड के ऊपर से एक लड़के की आवाज आती है। वो लोग जल्दी से साइड के ऊपर देखते हैं कि अब कौन है। तो वहाँ पर कुछ कौवे जो होते हैं वो एक लड़के के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। तो वो लड़का चलाकर उनसे कह रहा होता है मेरी मदद करो, लेकिन इसी के साथ ही कौवे उसे इतना बुरी तरह से मारते हैं कि वो बेचारा मर जाता है। तुम्हारा मोशन कहता है जी क्या यहाँ पर कहाँ से आया, चलो इसे चेक करके आते हैं। दोनों से चेक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मिस गॉन्ग वहाँ पर आसपास देख रही होती है कि वहाँ पर कोई अटैक न करे, जबकि हमारा मोशन जाकर उसके पास बैठता है। उसे वहाँ पर से अजीब सी स्मेल आती है। हमारा मोशन कहता है कि मिस गॉन्ग क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये वैलिएंट क्रो मॉन्स्टर्स होते हैं, ये अपने दुश्मन को यानी आपने जो अपना शिकार होता है उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो मिस गॉन्ग उसे कहते हैं कि ये लोग स्मेल से अपने शिकार को देखते हैं और उसके ऊपर अटैक करते हैं। मोशन कहता है तो इसी वजह से मुझे लगता है कि इस बंदे ने अपने ऊपर किसी कंसीलिंग स्मेल का यूज किया है, जिसकी वजह से वैलिएंट क्रोज ने इसके ऊपर अटैक नहीं किया। ये हमारे आसपास यहीं पर छुपा हुआ था, लेकिन पहले वैलिएंट क्रोज ने इसके ऊपर अटैक नहीं किया। जब थंडरविंड ड्रैगन बाहर निकला होगा उस वक्त बारिश और हवा की वजह से इसके ऊपर से वो स्मेल हट गई होगी, जिसकी वजह से क्रोज ने इसके ऊपर अटैक कर दिया। इस बंदे ने यहाँ पर स्मेल का यूज किया, तो उसका मतलब यह है कि इस बंदे को पहले से पता था कि यहाँ पर नॉर्थ में पाए जाने वाले वैलिएंट क्रोज होंगे, इसी वजह से अपने पर स्मेल का यूज किया है। इस गॉन्ग उसे कह दिया, तो इसका मतलब यह किसी ने जानबूझकर वैलिएंट क्रोज को यहाँ पर छोड़ा था और ये बंदा उन्हीं की तरफ से हमारे पर नजर रखने के लिए यहाँ पर था। तो मोशन उसे पूछता है मिस गॉन्ग मुझे बताओ क्या तुम्हारा कोई दुश्मन जहाँ पर इस एरिया में है। तो वो उसे कहती है नहीं, यहाँ पर मेरा कोई दुश्मन कैसे हो सकता है, मेरी ट्रिप एक टॉप सीक्रेट है, किसी को भी इस बारे में नहीं पता, तुम चारों की फैमिलीज के अलावा। तो मोशन उसकी बात सुनने के बाद कहता है अगर तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है तो इसका मतलब यह है कि वो दुश्मन मेरा है। तुम्हारा मोशन कहता है चलो छोड़ो इसे, लगता है कि मैं थंडरविंड ड्रैगन के पीछे जाना चाहिए, क्योंकि इसकी इन कौवों की वजह से हमें थंडरविंड ड्रैगन के लोकेशन के बारे में तो पता चलेगा कि वो कहाँ पर है। चलो जल्दी से उसके पीछे जाते हैं, वो माउंटेन की टॉप की तरफ जा रहा है। मिस गॉन्ग उसे कहते हैं तो फिर चलो जल्दी से हम लोग बाकी की तीनों फैमिलीज को इन्फॉर्म करते हैं, क्योंकि हम सभी लोग मिलकर ड्रैगन को पकड़ पाएंगे। हमारा मोशन उसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, उस ड्रैगन को मैं अकेले ही संभाल लूंगा, वो ड्रैगन तो मेरा है। में डाउन हिल का सीन दिखाया जाता है, डाउन हिल यानी कि माउंटेन के नीचे का सीन दिखाता है, जहाँ पर बारिश की वजह से उन सभी लोगों के कपड़े गीले हो जाते हैं। वो तीनों फैमिलीज के लड़के जो होते हैं अपने कपड़े उतार कर उनको सुखा रहे होते हैं और कहते हैं कि हमें क्या पता था कि ड्रैगन अपीयर होने के बाद यहाँ पर बारिश हो जाएगी। शुक्र है कि हम लोग वहाँ से ज्यादा दूर थे, वरना इस बारिश की वजह से हमारे सारे कपड़े गीले हो जाते और हो सकता है कि हमें यहाँ पर चोट भी लगती। इसी के साथ ही यंग मास्टर मिंग आगे बढ़ता है और उन लोगों से कहता है कि चलो जल्दी से अपने कपड़े पहनो, हम लोग ऊपर जाने वाले हैं। तो वो उसके साथियों से कहते हैं लेकिन बॉस तुमने तो कहा था कि हमें यहीं पर माउंटेन के नीचे रहना है, ऊपर तो ड्रैगन है, क्या तुम हमें वहाँ पर जाकर मरवाना चाहते हो। कहता है नहीं, हम
हम लोग मरने नहीं वाले, बल्कि यहाँ पर चीजें चेंज हो चुकी हैं, प्लान चेंज हो चुका है, हमें वहाँ पर जाना होगा और अपने प्लान को पूरा करना होगा। मोजान और मिस गोंग दोनों ही आगे की तरह चलते जा रहे होते हैं। रास्ते में जितने वायलेंट क्रोज आते हैं उन सभी को मार देते हैं और वहाँ पर कुछ पहले भी लाशें पड़ी होती हैं। तो बड़े से ड्रैगन ने वहाँ पर बहुत सारे क्रोज को मार दिया होता है। तो हमारा मोशन कहता लगता है कि थंडरविंड ड्रैगन के लेयर इसी तरफ होगी, इसी वजह से उसने अपने इलाके में आने वाले सभी कामों को मार दिया है। मिस गोंग उसे कहती है कि थंडरविंड ड्रैगन क्योंकि काफी बड़ा होता है साइज में और वो बड़े बड़े पेड़ों के ऊपर रहता है, इसी वजह से वो जब उड़ता है तो उसके अंदर से बारिश निकलती है, उसके अंदर से पानी निकलता है। पर वो रहता होगा, मुझे लगता है कि वहाँ के पेड़ जो है वो बहुत ज्यादा बड़े होंगे, साइज में उनका साइज काफी ज्यादा बड़ा होगा और बड़े बड़े पेड़ काफी घने होंगे। मोशन उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, और साथ ही आगे की तरफ चलना स्टार्ट करता है। मोशन उसे कहता है कि जितना इस माउंटेन का साइज है मुझे नहीं लगता कि वो इस माउंटेन के ऊपर पूरा भी आता होगा, उसे किसी और जगह पर जाकर रहना चाहिए। कहते हैं थंडरविंड ड्रैगन जो होते हैं ये अपने साइज को बड़ा और छोटा कर सकते हैं। अगर यहाँ पर किसी छोटी बिल के अंदर रहना चाहते हैं, छोटी बिल के अंदर रह सकते हैं, यहाँ पे पूरी की पूरी माउंटेन जितना अपना साइज बड़ा कर सकते हैं। ऐसे ये लोग माउंटेन टॉप की तरफ आगे की तरफ चलते हुए जा रहे होते हैं। वहाँ पर पेड़ जो होते हैं वो घने होने की बजाय बहुत ज्यादा पतले होते जा रहे होते हैं। मोशन उसे कहता है कि मिस गोंग जहाँ पर देखो, तुमने तो कहा था कि पेड़ और ज्यादा घने हो जाएंगे और मोटे ताजे होंगे, लेकिन यहाँ पर पेड़ बहुत ज्यादा पतले होते जा रहे हैं, उनका साइज भी श्रिंक होता जा रहा है, साथ ही यहाँ पर पेड़ है भी बहुत ज्यादा कम। उसे कहती है ऐसा तो होना नहीं चाहिए, वैसे ऐसा होता तो नहीं है, जहाँ पर थंडरविंड ड्रैगन है वहाँ पर पानी ज्यादा होता है तो पेड़ ज्यादा मोटे होने चाहिए। जैसे ये लोग आगे बढ़ते जाते हैं वहाँ पर पेड़ों का साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है और वहाँ पर पेड़ बाकी में बहुत ज्यादा छोटे हो जाते हैं। हमारा मोशन वहाँ पर जाने के बाद से कहता है यहीं पर रुक जाओ। कहते हैं तुम्हें क्या हुआ, हम यहाँ पर क्यों रुकने वाले हैं। मोशन उसे कहता है कि मिस गोंग तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, क्या तुम अपनी एनर्जी के साथ यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर अटैक करोगी, मुझे एक होल चाहिए। तो वो उसे कहते हैं अच्छा ठीक है मैं करती हूँ, लेकिन तुम करना क्या चाहते हो। वो कहता था करो तो सही, और इसी के साथ वो अपनी तलवार को ग्राउंड के अंदर धंसाती है और वहाँ पर एक गहरा गड्ढा बनाती है। जैसे वहाँ पर गड्ढा बनता है तो वहाँ पर पेड़ के तने जो होते हैं, जड़ें जो होती हैं वो बहुत ज्यादा मोटी होती हैं। मोशन कहता है कि मुझे लगा ही था, जरा देखो ऊपर के पेड़ बहुत ज्यादा पतले हैं, लेकिन इनकी जड़ों ने यहाँ पर पानी को एब्जॉर्ब किया है और इसी वजह से जड़ें बहुत ज्यादा मोटी हो गई हैं। तो वो उसे कहती है तुम्हें यहाँ पर माउंटेन के ऊपर हंटिंग के बारे में कैसे पता चला, मैंने तो सुना है कि तुम कभी अपनी मो फैमिली से बाहर ही नहीं निकले, फिर तुम्हें यहाँ पर सब कुछ कैसे पता है। मोशन कहता है कि अब मैं इसको यहाँ पर क्या बताऊंगा। फिर साथ ही हमारा मोशन उसे कहता है कि मैंने एक बुक के अंदर सब कुछ पढ़ा था, ऐसे ये सारी बात तो नहीं बता सकता कि मेरी पास्ट लाइफ में कैंपर रह चुका हूँ और मुझे इन सभी चीजों के बारे में अच्छी तरह से पता, और शिकार करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। गोंग उसे कहती है मैं तुम्हें एक और बात बताती हूँ, ड्रैगन जो होता है उसकी जो होम प्रोटेक्शन की जो सेंस होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अगर ये उसका घर है तो फिर अगर हम इसको डिस्ट्रॉय करेंगे तो वो खुद बहुत बाहर निकल आएगा। तुम्हारा मोशन कहता है तो फिर ठीक है चलो जल्दी से इसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करते हैं। तो वो दोनों अपनी तलवार निकालते हैं, वहाँ पर अटैक करना स्टार्ट करते हैं। वो वहाँ पर पेड़ों को गिरा देते हैं, ग्राउंड के ऊपर अटैक करते हैं। ऐसे वो लोग वहाँ पर ग्राउंड के ऊपर अटैक करते हैं। इसी के साथ थंडरविंड ड्रैगन जो होता है वो रोर करता है, वहाँ पर पहुंच जाता है। हमारा मोशन कहता है अपने आसपास देखो वो यहीं पर कहीं पर है, और इसी के साथ वो बड़ी तेजी के साथ मोशन के पास से उसे छूकर गुजरता है। मोशन के ऊपर अटैक होता है और जख्मियों का पीछे की तरफ गिर जाता है। उसे कहते हैं मुझे लगा था कि थंडरविंड ड्रैगन एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर है। तुम्हारा मोशन कहता है हालांकि इसने वहाँ पर बहुत सारी एनर्जी को यूज किया, लेकिन इसके बावजूद इसकी पावर काफी ज्यादा है। हम उसे कहते हैं लगता है कि मुझे यहाँ पर कुछ करना होगा, और वो जल्दी से भागती हुई आगे बढ़ती है और कहती है कि मुझे इसे मारकर इसके अंदर से इसके स्पिरिट कोर को निकालना होगा। ऐसी वो आगे बढ़ती है और जाकर ड्रैगन के ऊपर अटैक करती है। तो ड्रैगन को कुछ भी नहीं होता क्योंकि ड्रैगन उसके अटैक की वजह से बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं होता। मोशन भी भागता हुआ आगे बढ़ता है और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। जैसे वो उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है वो अपनी स्पेशल स्किल्स ड्राई स्वॉर्ड फिंगर्स को यूज करते हुए ड्रैगन के ऊपर अटैक करता है। इनके ऊपर जब अटैक होता है तो ड्रैगन दोनों तरफ से गिर जाता है। एक तरफ से हमारा मोशन अटैक करता है, दूसरी तरफ से मिस गोंग अटैक करती है। दोनों के अटैक्स की वजह से ड्रैगन की बॉडी के ऊपर एक कट लगता है, वो जख्मी हो जाता है और ड्रैगन वहाँ से भागना शुरू कर देता है। तो हमारा मोशन कहता है ये तो इतना बड़ा ड्रैगन है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ से डर कर भाग गया। मिस गोंग उसे कहते हैं कि तुम्हें इसे लाइटली नहीं लेना चाहिए। थंडरविंड ड्रैगन जो होता है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, यानी ये अपना बदला लेकर रहता है। अब हमने इसके ऊपर अटैक किया तो ये दोबारा हमारे पास स्नीक अटैक जरूर करेगा। यहीं पर सामने एक बड़े से पेड़ को दिखाते हैं, उस बड़े से पेड़ के नीचे छोटे ड्रैगन को दिखाते हैं कि ड्रैगन अपने साइज को छोटा करके वहाँ पर बिल्कुल एक सांप के साइज के बराबर होकर बैठ जाता है, छुप जाता है। मोशन और मिस गोंग दोनों चलते हुए उस बड़े से पेड़ के सामने पहुंचते हैं। वहाँ पर पहुंचने के बाद मेरा मोशन कहता है ये पेड़ तो बहुत ज्यादा बड़ा है। हम उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि थंडरविंड ड्रैगन यहीं पर रहता होगा, ये उसके रहने की जगह है। तो मोशन कहता है उसके यहाँ पर कोई भी निशान दिखाई नहीं दे रहे जैसे कि वो यहाँ पर हो, लगता है वो यहाँ से भागकर चला गया है। तो मिस गोंग उस पेड़ के ऊपर हाथ रखती है और कहती है नहीं, थंडरविंड ड्रैगन कभी भी अपने घर को नहीं छोड़ता, वो दुश्मन से अपने घर को कभी नहीं छोड़ेगा, हालांकि वो मरना पसंद करेगा, वजह से वो यहीं कहीं पर होगा। जैसे वो उस पेड़ के ऊपर हाथ लगाती है, इसी के साथ थंडरविंड ड्रैगन जो होता है वो बड़ी तेजी के साथ घूमता हुआ उसके बाजू के ऊपर आकर लिपट जाता है और आगे बढ़कर जैसे वो उसके ऊपर अटैक करने लगता है, मिस गोंग बहुत ज्यादा घबरा जाती है। जबकि हमारा मोशन फिर से अपनी उंगली से एनर्जी को रिलीज करते हुए ड्रैगन के ऊपर अटैक करता है। ड्रैगन उसके साथ हिट होने के बाद जल्दी से जंप करते हुए नीचे गिर जाता है। मोशन कहती है सर देखो तो सही, इतना बड़ा ड्रैगन यहाँ पर अपने साइज को छोटा करके मेरे पास स्नीक अटैक करना चाहता था, और वो अपनी एनर्जी को यूज करते हुए तलवार को घुमाते हुए सामने की तरफ एक जबरदस्त अटैक लगाती है। लेकिन ड्रैगन जो होता है वो उसके अटैक को अवॉइड करके बड़ी तेजी से वहाँ से भाग जाता है। गोंग कहती है तो भाग गया। तो मोशन उसे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी इस बारे में बताया था कि तुम्हारी टेक्निक में कुछ फ्लॉज हैं, ताकि तुम्हें बताने का वक्त आ चुका है कि तुम्हारी ट्रेनिंग के साथ क्या गलत है। हालांकि तुम्हारी स्ट्राइक फोर्स काफी ज्यादा है, लेकिन तुम छोटे टारगेट को हिट नहीं कर पा रहे थे। तुम्हारा मोशन उसे कहता है कि तुम हमेशा फियर्स अटैक करते
करते हो, तुम्हें नहीं लगता कि छोटी चीज के ऊपर अटैक करने के लिए तुम्हारा अटैक छोटा होना चाहिए। तो वो उसे कहते हैं क्योंकि मेरी मार्शल स्पिरिट ऐसी है, इसी वजह से मुझे यहाँ पर ज्यादा पावरफुल अटैक करने पड़ते हैं। मोशन उसे कहता है कि तुम गलत बात कर रही हो, क्योंकि तुम यहाँ पर ड्रैगन फील्ड को ट्रेनिंग मटेरियल का यूज करने वाली हो, तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारी मार्शल स्पिरिट जो है वो ड्रैगन के रिलेटेड होने वाली है। पर तुम्हें यहाँ पर ड्रैगन से ही मिसाल लेनी चाहिए। तुम ड्रैगन को नहीं देखती कि उसका साइज कितना ज्यादा बड़ा है। इतना बड़ा साइज होने के बावजूद जब वो स्नीक अटैक करना चाहता है तब वो अपने साइज को छोटा करके स्नीक अटैक भी कर सकता है, लेकिन तुम अपनी मार्शल स्पिरिट को अपने ध्यान में रखते हुए हमेशा सिर्फ और सिर्फ बड़े अटैक ही करती हो। तुम्हें हर वक्त बड़े अटैक नहीं करने चाहिए, बल्कि अपनी अटैक के अपने सामने वाले दुश्मन के हिसाब से अपने अटैक को बड़ा या छोटा कर लेना चाहिए। अपने मूव्स तो खुली किताब की तरह बिल्कुल ओपन है, लेकिन फिर भी तुम्हें यहाँ पर डिटेल्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तुम्हें यहाँ पर एक छोटे ड्रैगन के ऊपर अटैक करने के लिए अपने अटैक को भी छोटा करना चाहिए ताकि तुम डायरेक्टली उसके ऊपर अटैक कर सको। अपने बड़े अटैक का क्या फायदा जब वो अपने टारगेट को भी हिट नहीं कर सकता। इसी के साथ यंग मास्टर मिंग भी वहाँ पर पहुंच जाता है। यंग मास्टर मिंग जैसे वहाँ पर आता है तो हमारी मिस गोंग कहती है कौन है यहाँ पर, तो मिंग उसे कहता है कि मैं हूँ, मैं अपने लोगों के साथ यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। तुम्हारा मोशन उसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। तो यंग मास्टर मिंग उसे कहता है कि हमने नीचे से ड्रैगन को देखा, तो इसी वजह से हम लोग भागते हुए अपने लोगों के साथ यहाँ पर चले आए ताकि हम यहाँ यंग मिस गोंग को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सके उस ड्रैगन से। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो मिस गोंग उसे कहती है अच्छा फिर ठीक है, फिर ध्यान रखना वो ड्रैगन यहीं पर आसपास है, वो यहीं पर कहीं पर है। ठीक है, साथ ही ड्रैगन वहाँ पर दोबारा से अपीयर होता है। ड्रैगन वहाँ पर से एक बंदे को पकड़ लेता है, वो उसे अपने अंदर जकड़ लेता है। मोशन देखता है और कहता है ये तो वापस यहाँ पर आ गया। तो फिर साथ ही मिस गोंग से कहता है मिस गोंग चलो जल्दी से छुप जाते हैं। तो जल्दी से भागते हुए उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। वो उसे कहते हैं कि हम लोग ऊपर क्यों जा रहे हैं। तुम्हारा मोशन कहता है कि मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर चारा मिल चुका, हम इस चारे को यूज करेंगे। यंग मास्टर मिंग को यहाँ चारे के तौर पर यूज करेंगे और उसके बाद हम ड्रैगन को मार डालेंगे। मिंग भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि ड्रैगन काफी ज्यादा बड़ा होता है और उसके साथियों को मार रहा होता है। तो जो उसके लड़के जो होते हैं यानी उसके जो गार्ड्स होते हैं वो उसके सामने खड़े होते हैं और अपने यंग मास्टर को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। हमारा मोशन और मिस गोंग दोनों जाकर पेड़ की डाली के ऊपर जाकर खड़े हो जाते हैं। तो हमारा मोशन कहता है कि मिस गोंग मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ सिखाने वाला हूँ। अब तुम्हें यहाँ पर जो बात ध्यान से देखनी होगी कि कैसे मैं यहाँ पर इस ड्रैगन को मारने वाला हूँ। देखना मैं तुम्हें यहाँ पर सही तरीका दिखाऊंगा अटैक को छोटा या बड़ा करने का। इसी के साथ हमारा मोशन जो होता है वो अपने हाथ में अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और अपनी उंगली की मदद से बारीक सी एनर्जी वेव को रिलीज करता है। एनर्जी वेव जो होती है बिल्कुल एक सांप की तरह नीचे ग्राउंड के ऊपर जाती है और ग्राउंड के ऊपर से लड़क करते हुए आगे की तरफ जाती है। तो वो एनर्जी वेव जो होती है वो सीधी यंग मास्टर मिंग के पास पहुंच जाती है, जबकि दूसरी तरफ से ड्रैगन जो होता है वो मिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। जैसे वो मिंग के करीब पहुंच रहा होता है इसी के साथ ही वो एनर्जी जो होती है वो मिंग के कंधे के पास पहुंच जाती है। ड्रैगन अपना बड़ा सा मुंह खोलकर मिंग को जैसे खाने लगता है। साथ ही वो एनर्जी बीम जो होती है वो उसके कंधे के ऊपर से अपने आप को बिल्कुल एक सांप की तरह घुमाते हुए सीधी उसके गर्दन उसके मुंह के अंदर से पार हो जाती है। एनर्जी बीम जैसे उसके मुंह के आर पार हो जाती है इसी के साथ ही मिंग भी नीचे गिर जाता है और ड्रैगन भी वहाँ पर नीचे गिर जाता है और ड्रैगन इसी के साथ ही मर जाता है। मोशन वहाँ पर नीचे उतरता है और अपनी एनर्जी को यूज करते हुए उसके अंदर से उसकी कोर निकालता है और कोर को यंग मिस गोंग को दे देता है। यंग मिस गोंग वहीं पर बैठकर उस कोर को अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व कर लेती है। तो वहाँ पर बैठकर उसको ऑब्जर्व कर रही होती है। दूसरी तरफ यंग मास्टर मिंग हमारे मोशन से कहता है कि यंग मास्टर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने यहाँ पर मेरी जान बचा ली। अगर तुम यहाँ पर मदद नहीं करते तो वो ड्रैगन मुझे खा जाता। और मोशन उसे कहता है कि ब्रदर मिंग मुझे यहाँ पर तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए। अगर तुम यहाँ पर टाइम के ऊपर नहीं आते तो फिर मुझे ये बताओ कि मैं इस ड्रैगन को कैसे मार पाता। तुम्हारी वजह से मैं इस ड्रैगन को मार पाया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मिंग वहाँ पर सोच रहा होता है कि आज यहाँ पर हो क्या रहा है। अचानक से ये लड़का मिंग इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया है, ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है कि इसने इतनी आसानी के साथ इस ड्रैगन को मार दिया। मोशन इसी के साथ उसे कहता है कि ब्रदर मिंग मुझे एक और बात तो बताओ। मिंग उसे कहता है हाँ तुम क्या पूछना चाहते हो, बताओ तुम क्या पूछना चाहते हो। मोशन उसे कहता है कि जब तुम यहाँ पर इस माउंटेन के ऊपर आ रहे थे क्या रास्ते में तुम्हारे पर किसी ब्लैक कलर के मॉन्स्टर ने अटैक किया। ब्रदर मिंग उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर वैलिएंट क्रोज के बारे में बात कर रहे हो। ब्रदर मिंग उसे कहता है कि हाँ रास्ते में हमारे पर कुछ वैलिएंट क्रोज ने अटैक किया था लेकिन हमने उन सभी को मार दिया और उन सभी को मारकर हम लोग जहाँ तक पहुंचे हैं वहाँ पर काफी सारे वैलिएंट क्रोज थे। मोशन उसे कहता है ब्रदर मिंग तुमने यहाँ पर इसको रिकॉग्नाइज कर लिया, मैं तो सिर्फ उसे ब्लैक कलर का मॉन्स्टर कहा था, मैंने ये नहीं कहा था कि वो वैलिएंट क्रोज हैं। मास्टर मिंग उसे कहता है कि हाँ मैं उनको रिकॉग्नाइज करता हूँ क्योंकि नॉर्थ वाली साइड में मेरी फैमिली रहती है, मेरी मदर की फैमिली रहती है और मेरी मदर की फैमिली जो है वो मॉन्स्टर हंटर्स हैं और उन्हें वैलिएंट क्रोज के बारे में अच्छी तरह से पता है। तो इसी वजह से मैं वहाँ पर जाता रहता हूँ तो मुझे वैलिएंट क्रोज के बारे में पता है। साथ ही यंग मास्टर मिंग सोच रहा था कि मैंने वैलिएंट क्रोज को बड़ी मुश्किल के साथ यहाँ पर जंगल के इस हिस्सा में लेकर आया था ताकि वो सभी लोग मिलकर यहाँ पर मोजान को मार डालें, लेकिन अफसोस कि वो मोजान को नहीं मार पाए। लेकिन हम लोगों ने सब बहुत अच्छे से प्लान किया हुआ था, इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि मोजान को कभी इस बारे में पता चलेगा कि वैलिएंट क्रोज को मैं यहाँ पर लेकर आया था। वैलिएंट क्रोज को ढूंढ पाना बहुत सा मुश्किल है। और मोजान कहता है कि मिस गोंग मुझे ये बताओ क्या वो चीज अभी भी वहीं पर पड़ी होगी। तो मिस गोंग उसे कहती है कि हाँ वहीं पर पड़ी होगी। जिसे वहीं पर चलते हैं जाकर उसको उठाकर लाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि वहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि आयरन वैलिएंट क्रोज को वहाँ पर किसने छोड़ा था। मास्टर मिंग उन लोगों से कहता है कि तुम लोग यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हो। तुम्हारा मोजान उसे कहता है कि अब जबकि तुम यहाँ पर आए हो तो फिर ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। जब वहाँ पर हमारे पर वैलिएंट क्रो ने अटैक किया था वहाँ पर एक लड़का था जो कि छुपकर हमें देख रहा था। उन कवों के अटैक की वजह से थंडरविंड ड्रैगन की विंड और बारिश की वजह से वहाँ
यहाँ पर उसके ऊपर से वो स्मेल हट गई, जिसकी वजह से उसने वैलेंट क्रो से अपने आप को बचाया हुआ था। उसके बाद वैलेंट क्रोज ने उसको मार डाला, लेकिन उसके पास एक सबूत है जिसकी मदद से हम लोग बंदे को ढूंढ सकते हैं जिसने वैलेंट क्रोज को यहाँ पर छोड़ा था। साथ ही दूसरी दोनों फैमिलीज के यंग मास्टर भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं। मिंग सोच रहा था ये कमीने यहाँ पर इस टाइम के ऊपर कहाँ पर पहुंच जाए। मोशान उन लोगों को भी नहीं छोड़ता, वो उन दोनों से भी कहता है कि तुम दोनों जहाँ पर अब पहुंच रहे हो, मिस गोंग जहाँ पर खतरे में थी, एक ड्रैगन उनको खाने वाला था, लेकिन तुम दोनों कहाँ पर थे? क्या तुम दोनों वहाँ पर गोलियां खेल रहे थे? जबकि सब कुछ खाल हो चुका है, ड्रैगन मर चुका है, तब तुम दोनों यहाँ पर बाहर निकल आए हो। मिंग यहाँ पर खुद ही काफी ज्यादा परेशान होता है। मिंग सोच रहा था कि मैंने वहाँ पर लोगों से कहा भी था जो लोग इनका पीछा कर रहे थे सेंट लगा करके वहाँ पर कुछ भी ऐसा ना लेकर जाए जिससे इनकी आइडेंटिटी के बारे में पता चले, या फिर मेरी फैमिली के बारे में कुछ पता चले। पता नहीं इन लोगों के हाथ में क्या लगा होगा और उस बंदे ने इनको क्या सबूत दिया होगा। गोंग उन लोगों से कहते हैं कि चलो जल्दी से वापस चलते हैं। हमारा मोशान और मिस गोंग दोनों वहाँ से वापस की तरफ मुड़ जाते हैं। जब वो वापस जा रहे होते हैं, जिन चंद और कियान कहते हैं कि ये क्या, ये मोशान कमीना अभी तक जिंदा कैसे है? तो यंग मास्टर मिंग उनसे कहता है कि हमारा प्लान फेल हो चुका है, मुझे नहीं लगता कि ये जगह हमारे बात करने के लिए बिल्कुल ठीक है। वापस जाने के बाद मैं तुम्हें डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, चलो जल्दी से वापस चलते हैं। तो नेक्स्ट में मोस्ट कोर्टयार्ड का दिखाया जाता है। मोशान के घर का सीन दिखाते हैं, उसके पैलेस का सीन दिखाते हैं। रात के वक्त एक असैसिन उसके घर में उतरता है मोशान को मारने के लिए। जैसे ही वो भागता हुआ आगे बढ़ रहा था, इसी के साथ हमारा मोशान अपनी तलवार की गर्दन पर रखता है। मिस गोंग और बाकी के गार्ड्स भी जल्दी से भागते हुए वहाँ पर पहुंच जाते हैं। मोशान कहता है कि जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। मिंग ने वहाँ पर घबरा कर अपनी गलती कर दी। उन तीनों ने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी असैसिन को यहाँ पर बेचकर। वहाँ पर सिर्फ झूठ बोला था कि हमारे हाथ में कोई सुराग लगा है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर सुराग को मिटाने के लिए हमें मारने के लिए असैसिन को बेच दिया। असैसिन में लोगों से कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या बात कर रहे हो, मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक चोर हूँ जो कि यहाँ पर चोरी करने के लिए आया हूँ, मेरा यहाँ पर किसी बड़ी फैमिली के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। मोशान उसे कहता है क्या तुम बताओगे या नहीं, और इसी के साथ ही वो अपनी उंगली को फिंगर टेक्निक को यूज करते हुए उसके हाथ के ऊपर अटैक करता है। उसके हाथ के अंदर अपनी एनर्जी बीम से एक सुराग कर देता है, वहीं पर नीचे गिर जाता है, चलाना शुरू कर देता है। तुम्हारा मोशान आगे बढ़ता है, उसका निकाब भी उतार देता है और उसे कहता है चलो जल्दी से बताना स्टार्ट करो वरना मैं तुम्हें लाजमी मार डालूंगा, क्योंकि यहाँ पर एक असैसिन को अगर मार भी दिया जाए तब भी हमें कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचने वाला। लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी के साथ मौत नहीं देने वाला, बल्कि मैं तुम्हारी बॉडी के इस तरह दर्द दूंगा कि तुम्हारी हड्डियां भी अंदर से चटक जाएंगे और उसके बाद में बहुत ज्यादा दर्द होगा। तो वो लड़का बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तुम्हारा मोशान उसे कहता है कि चलो जल्दी से बकना स्टार्ट करो, आज तुम्हें किसने यहाँ पर भेजा है? तो ये बताओ कि तुम यहाँ पर कैपिटल पनिशमेंट चाहते हो या फिर यहाँ पर एक बहुत ही दर्दनाक मौत मरना चाहते हो? तो रात के वक्त वो असैसिन उन्हें सारी बात बता देता है। तो सुबह के वक्त हमारा मोशान उस असैसिन को अपने साथ लेकर मिंग की फैमिली के बाहर पहुंचता है। तो वो लोग मिंग के हाउस में पहुंचते हैं और उसे कहते हैं कि यंग मास्टर मिंग, तुम्हारे इस बंदे ने सब कुछ कन्फेस कर लिया, इसने बता दिया है कि इसे रात के वक्त किसने हमें मारने के लिए भेजा था। तो ये बताओ क्या तुम इस बारे में कुछ कहना चाहते हो? आज हमारा मोशान अपने पास से एक पत्थर निकालता है और उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि हमें वहाँ पर से वाकई में कुछ मिला है? वहाँ से कुछ भी नहीं मिला था, बस झूठ बोला था कि हमें वहाँ से कुछ सबूत मिले हैं। तो यंग मास्टर मिंग वहीं पर अपना चेहरा लटका कर खड़ा हो जाता है क्योंकि उसका पर्दा यहाँ पर फाश हो चुका है। उसे कहती है तुम यहाँ पर अब बकना स्टार्ट करोगे, तुमने ये सब कुछ क्यों किया? यहाँ पे मुझे यहाँ पर फोर्स को यूज करना पड़ेगा तुम्हारा मुंह खुलवाने के लिए, चलो जल्दी से बताओ कि तुमने ये क्यों किया है। साथ ही वो कहता है कि चलो फिर ठीक है, मिस गोंग मैं सारी बात तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। मेरी मिंग फैमिली जो है ये बिजनेस करती है उसको बेचने का, हम लोग मॉन्स्टर्स को बेचने का बिजनेस करते हैं और मॉन्स्टर्स को पकड़ने के लिए हम लोग वैलिएंट क्रोज को यूज करते हैं और हम लोगों ने वैलिएंट क्रोज को वहाँ से नॉर्थ से लाकर यहाँ पर इस माउंटेन के ऊपर छोड़ दिया था ताकि यहाँ पर मॉन्स्टर्स को पकड़ा जा सके। असल में हम लोग तुम्हारे आने से पहले हमारे पास बहुत ही कम टाइम था, इसी वजह से हम लोग सारे के सारे वैलिएंट क्रोज वहाँ से निकाल नहीं पाए, इसी वजह से कुछ वैलिएंट क्रोज वहाँ पर रह गए थे। तो ये मेरी गलती है, मैं इस बात को मानता हूँ। मिस गोंग से कहते तो फिर ये वाकई में तुम्हारी गलती है, तुम्हें सभी के वैलिएंट क्रोज को वहाँ से निकाल लेना चाहिए था। वो कहता हाँ ये बात तो मैं मानता हूँ कि ये मेरी ही गलती है। मोशान उसे कहता है कि मास्टर मिंग तो तुमने जानबूझकर हमें वहाँ पर भेज दिया, मिस गोंग और मुझे वहाँ पर मरने के लिए भेज दिया, जबकि तुम्हें अच्छी तरह से पता था कि वहाँ पर वैलिएंट क्रोज हैं, इसके बावजूद तुमने वहाँ पर क्यों भेजा? मास्टर मिंग उसे कहता है कि नहीं मैंने वहाँ पर तुम्हारे पीछे किसी को भेजा भी था ताकि तुम लोगों को वहाँ पर बताया जा सके, तुम लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए मैंने वहाँ पर किसी को भेजा था। अफसोस के वहाँ पर काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, मुझे पहले याद नहीं रहा कि वैलिएंट क्रोज वहाँ पर अभी माउंटेन के ऊपर है। मास्टर मिंग उसी वक्त उनके सामने झुकते हुए माफी मांगता और कहता है कि मैं यहाँ पर अपने किए के पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ और तुम लोगों से माफी चाहता हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से यहाँ पर मेरी पूरी मिंग फैमिली को बदनाम किया जाए या फिर मेरी पूरी मिंग फैमिली को सजा मिले। इसी वजह से मैं यहाँ पर जो भी सजा है उसको भुगतने को तैयार हूँ, आप मुझे सजा दे सकते हैं। मिस गोंग उसे कहती है तो फिर जल्दी से अपने घुटनों के बल आ जाओ। तो इस बात से मिंग काफी ज्यादा हैरान होता है कि जी क्या ये वाकई में चाहते हैं कि मैं अपने घुटनों के बल आ जाऊँ। तो हमारा मोशान जो होता है वो अपनी फिंगर टेक्निक को यूज करते हुए उसके घुटने के ऊपर अटैक करता है जिससे वो जल्दी से घुटनों के बल नीचे गिर जाता है। तो मिस गोंग उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी बात के ऊपर यकीन कर भी लेती लेकिन अब नहीं है, तुमने मुझे मास्टर मो को खतरे में डाल दिया, इसी वजह से अब तुम्हें यहाँ पर सजा जरूर मिलनी चाहिए। तो उसे कहते हैं कि मैं गोंग फैमिली में वापस जाने के बाद अपने फादर से इस बारे में बात करूंगी और उसके बाद तुम्हारी सजा को डिस्कस किया जाएगा कि तुम्हें कौन सी सजा देनी है, लेकिन फिलहाल के लिए मास्टर मो मैं तुम्हारी फैमिली की पनिशमेंट को तुम्हारे पर छोड़ती हूँ। इसने तुम्हारी जान को भी खतरे में डाला तो तुम यहाँ पर अपनी मर्जी से जो सजा देना चाहो वो दे सकते हो। तुम्हारा मोशान उसे कहता है ठीक है मिस, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और साथ ही उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है। तुम्हारा मोशान उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है तो मिंग उड़ता हुआ पीछे
नीचे जाकर गिरता है और उसके गार्ड जो होते हैं वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और जाकर भागते हुए उसे उठाते हैं। मोशान उसे कहता है कि दोबारा कभी भी मेरे खिलाफ स्कीम करने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर तुमने दोबारा कभी मेरे खिलाफ इस तरह का कोई प्लान बनाया तो फिर तुम्हारे साथ इससे भी ज्यादा बुरा होगा। तो मोशान भी वहाँ से चला आता है, वो अपने घर में वापस आ जाता है। घर में वापस आ जाने के बाद वहाँ पर मिंग फैमिली में बाकी के दोनों यंग मास्टर्स आते हैं और वो लोग फिर से वहाँ पर एक मीटिंग करते हैं। तो जिन चैन कहता है कि ये लड़का काफी ज्यादा एरोगेंट होता जा रहा है, इसने पहले मेरे पर अटैक किया और अब ब्रदर मिंग के पर भी अटैक किया है। तो मास्टर मिंग उन लोगों से कहता है कि अब इन सभी बातों का क्या फायदा, जो होना था वो तो हो गया है। तो जिन चैन से कहता है मुझे ये बताओ कि मिस गोंग ने तुम्हें क्या सजा दिया। वो कहता है कि उसने कोई भी सजा नहीं दी, उसने कहा कि जब वो वापस जाएगी तो अपने फादर से इस बारे में बात करेगी। तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि वापस जाने के बाद जब वो अपने फादर को ये बात बताएगी कि उसकी जान खतरे में थी हमारी मिंग फैमिली की वजह से, तो उसके फादर जो है वो एक नोबल फैमिली से, और नोबल फैमिली कभी भी हमारी छोटी सी फैमिली की बात नहीं सुनेगी और हमें इस पूरी फैमिली को सजा मिलेगी। यान उसे कहता है तो फिर इसका मतलब यह है कि तुम लोगों को यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसने तुम्हारे खिलाफ कुछ एक्शन लिया तो फिर हम दोनों की फैमिली से बिल्कुल भी नहीं बचेंगे, क्योंकि हम लोग भी तुम्हारे साथ वहाँ पर थे। यंग मास्टर मिंग उन लोगों से कहता है तो फिर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, हमें मिस गोंग को वापस पैलेस में पहुंचने से पहले ही उसे हासिल करना होगा, यानी कि उसे मारना होगा। कियान जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है, वो सबसे पहले घबरा जाता है। वो उसे कहता है क्या वाकई में तुम मिस गोंग को मरवाना चाहते हो, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मिस गोंग को मरवाना ये अच्छा आइडिया है। तो जिन चान भी उसे कहता है क्या वाकई में तुम यहाँ पर ऑफिशियल्स को ऑफेंड करना चाहते हो, तुम्हें पता है ना कि वो नोबल फैमिली से, अगर नोबल फैमिली की यंग मिस यहाँ पर मरती है तो फिर हम सभी लोगों की फैमिली तो खत्म ही समझो। उन लोगों से कहता है कि मैं इतना बड़ा बेवकूफ बिल्कुल भी नहीं हूँ कि जहाँ पर यंग मिस गोंग को मरवा डालो और उसके बाद ब्लेम हम तीनों की फैमिलीज के ऊपर आ जाए। नहीं, मुझे लगता है कि हम एक तीर से दो शिकार कर सकते हैं। हम लोग मिस गोंग को भी मार डालेंगे और उसके बाद हम लोग मो जान को इस सब में फंसा देंगे और मो फैमिली यहाँ पर खत्म हो जाएगी। मेरे पास इस वक्त जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इस वक्त मिस गोंग जो है वो मो जान के पैलेस पर है, यानी कि यंग मास्टर मो के साथ है, उसके साथ वहीं पर प्रैक्टिस कर रही है। मेरे स्पाइस ने उन दोनों के ऊपर नजर रखी हुई है। प्लान जो मैं तुम्हें बताता हूँ और इसी के साथ ही उन्हें अपना सारा प्लान बता देता है। जबकि नेक्स्ट सीन जो होता है हमारे मोशान का दिखाया जाता है। यंग मिस भी वहीं पर उसके सामने बैठी होती है, मोशान के सामने बैठी होती है और वहाँ पर बैठकर थंडरवेट ड्रैगन की कोर को अपनी बॉडी के अंदर रिफाइन कर रही होती है। तो वो उसको रिफाइन करने के बाद मास्टर स्पिरिट को रिलीज कर दिया। तो उसकी मास्टर स्पिरिट जो होती है वो एक बाला होता है और उस बाले के ऊपर ड्रैगन का निशान भी होता है। हमारा मोशान उसकी मास्टर स्पिरिट को देखकर काफी हैरान होता है। तो वो उसे कहती है ये मेरी मास्टर स्पिरिट है, मैंने उस थंडरवेट ड्रैगन की कोर को कम्प्लीटली अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व करके रिफाइन कर लिया, जिसकी वजह से अब मैंने ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लिया। मैं की कंडेंसेशन राम में पहुंच चुकी है और मेरी मास्टर स्पिरिट पहले से काफी ज्यादा सॉलिडिफाई हो चुकी है। तुम्हारा मोशान उसकी मास्टर स्पिरिट को देखता है और कहता है कि इसकी मास्टर स्पिरिट के ऊपर तो ग्रीन ड्रैगन क्रेसेंट मून बना हुआ है, इसका मतलब यह है कि ये काफी ज्यादा स्पेशल है। इसी वजह से तो ये इतने ज्यादा पावरफुल अटैक्स कर सकते हैं, क्योंकि इसकी मास्टर स्पिरिट ड्रैगन एनर्जी से आती है इसी वजह से। और अब ये यहाँ पर कल्टीवेट करने के बाद की कंडेंसेशन राम में पहुंच चुकी है। अब जबकि ये की कंडेंसेशन राम में पहुंच चुकी है वो भी अपने टीन एज में, तो इसका मतलब यह है कि इसका फ्यूचर लिमिटलेस है, ये फ्यूचर में काफी ज्यादा पावरफुल मास्टर बनने वाली है। थंडरविंड ड्रैगन कोर का हिसाब करने के बाद वो अपनी तलवार को हमारे मोजान की तरफ फेंक दिया और कहती है ये लो, जैसा कि हम लोगों ने आपस में वादा किया था, डील हुई थी, उसके मुताबिक अब ये तलवार तुम्हारी है। मैंने वहाँ पर तुम्हें बिना तलवार के फाइट करते हुए देखा है, मुझे लगता है कि तुम्हारे हाथ में एक अच्छी तलवार होनी चाहिए। तुम्हारा मोजान उसे कहता है कि मुझे ये तलवार फाइट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बल्कि मैं भी जिस तलवार को ऑब्जर्व करना चाहता हूँ, बिल्कुल जिस तरह तुमने यहाँ पर थंडरविंड ड्रैगन की कोर को ऑब्जर्व किया है, मैं भी अपनी मास्टर स्पिरिट को रिकवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसी वजह से मैं इस तलवार को ऑब्जर्व करूंगा। कहते हैं कि मैं पहली बार इस बारे में सुन रही हूँ कि कोई मास्टर स्पिरिट को हील करने के लिए स्वर्ड को यूज कर रहा है। स्वर्ड की एनर्जी को तुम कैसे ऑब्जर्व करोगे? क्या मैं यहाँ पर तुम्हारी मास्टर स्पिरिट को देख सकती हूँ? तुम्हारा मोजान उसे कहता है नहीं, फिलहाल के लिए तुम उसे नहीं देख सकती। मेरी मास्टर स्पिरिट का नाम स्कारलेट रंबल है, वो एक तलवार है, लेकिन फिलहाल तुम उसे नहीं देख पाओगी। की कंडेंसेशन राम में पहुंच जाऊंगा, उसके बाद तुम देख पाओगी। इसी के साथ उसकी छोटी बहन वहाँ से निकलती है और उसे कहती है ब्रदर मोजान। तुम्हारा मोजान उसे कहता है हाँ क्या बात है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मिस गॉन्ग उसे कहती है क्या तुम्हारी छोटी बहन भी है? तुम्हारा मोजान कहता है हाँ ये मेरी 5th सिस्टर है, इसका नाम शी किंग है। तो शी किंग भागती हुई वहाँ पर आती है, हमारा मोजान उसके सर पे हाथ रखता है और उसे कहता है कि बताओ क्या तुम यहाँ पर मुझे ढूंढ रही थी? तो वो उसे कहती है हाँ मैं तुम्हें ढूंढ रही थी, मेरी मदर आई हुई है। तुम्हारा मोजान कहता है क्या तुम्हारी मदर आई हुई है? चलो फिर ठीक है, उनसे चलकर बात करते हैं। रूम के अंदर का दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी शी किंग की मदर बैठी होती है, तो वो भागती हुई अपनी मदर के पास जाती है, तो मदर उससे प्यार कर रही होती है, जबकि हमारा मोजान सोच रहा होता है मेरी आंटी वैन है जो कि इसकी मदर है, शी किंग की मदर है। मोशन जैसे वहाँ पर पहुंचता है तो इसी के साथ ही आंटी वैन जो होती है उसके सामने झुकते हुए यंग मास्टर यहाँ पर उसे पैट्रियार्च कहकर पुकारती है। तुम्हारा मोशन कहता है कि आंटी वैन आपको ये सब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही बाहर से एक और लड़का आता है जो कि इसका भाई होता है, इस औरत का भाई होता है जो कि शी किंग की मदर है। अंकल वैन वहाँ पर आती है, अपनी बहन से कहता है कि सिस्टर तुम्हें यहाँ पर मो फैमिली से निकाल दिया गया था, जबकि तुम्हें मो फैमिली से निकाल दिया गया जो तुम्हें पैट्रियार्च या फिर यंग मास्टर के सामने सर झुकाने की जरूरत नहीं है। मोशन उसे कहता है कि अब तुम कौन हो? तो आंटी उसे बताती है कि ये मेरा ब्रदर है, इसका नाम वेंजिंग है। मोशन कहता है अच्छा तो ये तुम्हारा ब्रदर है? तो फिर साथ ही उसे कहता है कि आंटी वैन क्या आप यहाँ पर अपने भाई के साथ शी किंग से मिलने के लिए आई है? तो आंटी वैन उसे कहती है हाँ हम लोग यहाँ पर से मिलने के लिए आए हैं, जबकि अंकल वैन उसे कहता है कि नहीं हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसे मिलने के लिए नहीं आए, बल्कि हम लोग शी किंग को अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं। अब इसकी यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है, हम इसे अपनी वैन फैमिली में लेकर जाएंगे। सुनने के
बाद शीकिंग भी काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो अंकल वैन उसे कहता है तुम्हारी फैमिली के ओल्ड मास्टर यानी पुराने पैट्रियार्च मर गए, उसके बाद से मेरी बहन जो कि सिर्फ और सिर्फ उसकी एक रखेल हुआ करती थी, उसके बाद से मेरी बहन को वहाँ से निकाल दिया गया, उसको निकाल दिया गया जबकि बच्चे को यहीं पर रख लिया गया। बिल्कुल भी नहीं चाहता, मेरी बहन को उसका हक मिलना चाहिए, उसका बच्चा उसे वापस मिलना चाहिए। हम आज यहाँ पर शीकिंग को लेकर आने के लिए आए हैं। मैंने सुना है कि तुम लोग यहाँ पर शीकिंग को बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट करते हो, तुम लोग उसे यहाँ पर अच्छे रिसोर्सेज भी नहीं देते कल्टीवेट करने के लिए और तुम्हारे पास यहाँ पर उसके लिए अलाउंस भी नहीं होता, उसे सारा दिन काम करवाते हो। जबकि शीकिंग भी उसे कहती है कि अंकल ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मदर उसे कहते हैं तुम खामोश रहो, यहाँ पर बड़ों को आपस में बात करने दो। तो अंकल वैन कहते हैं कि मैं यहाँ पर इस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम लोग यहाँ पर मेरी भतीजे के साथ इतना बुरा सलूक कर रहे हो, तो मैं यहाँ पर इसको अपने साथ लेने के लिए आया हूँ। हम लोग शीकिंग को अपने साथ अपनी वैन फैमिली में लेकर जाएंगे जहाँ पर जाकर इसे अच्छे से रेस किया जाएगा। मोहन उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि तुम्हें देखा लगता है कि तुम्हें यहाँ पर शीकिंग की काफी ज्यादा परवाह है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद तुमने यहाँ पर आने के बाद शीकिंग की तरफ देखा भी नहीं, ना ही उससे पूछा कि वो यहाँ पर किस हाल में, क्या वो खुश भी है या नहीं। यहाँ पर आते ही आप ये वाली बात कर रहे हो कि उसके साथ बुरा बर्ताव हो रहा है, लेकिन क्या तुमने यहाँ पर आकर शीकिंग से पूछा है क्या उसके साथ वाकई में बुरा बर्ताव हो रहा है या नहीं। इसी के साथ ही हमारा मोशन आंटी वैन से भी कहता है आंटी वैन जी आपने क्या किया, आपने यहाँ पर शीकिंग को बोलने से क्यों रोका है, आपने उसे बोलने देना था। तो आंटी वैन आगे से खामोश हो जाती है। तुम्हारा मोशन आगे बढ़ता है, जाकर उसके सर पे हाथ रखता है और उसे कहता है कि शीकिंग तुम बताओ क्या तुम यहाँ पर रहना चाहते हो, यहाँ पे अंकल वैन के साथ जाना चाहती हो। तो वो कहती है ठीक है मैं बताती हूँ। इसी के साथ ही वो आगे बढ़ती है और उन लोगों से कहती है कि ब्रदर मोशन बहुत ही अच्छे इंसान है, ब्रदर मोशन जो होते हैं वो अपने पैसों में से मुझे पिल्स ला कर देते हैं, अपने वेपन्स के लिए जो उन्होंने पैसे रखे होते हैं उन पैसों के अंदर से वो मुझे अलाउंस देते हैं, वो मुझे बहुत सारी मार्शल आर्ट्स की बुक्स देते हैं ताकि मैं स्टडी कर सकूं। और आज जब मैं यहाँ पर की रिफाइनमेंट स्टेट में पहुंची हूँ ये भी सिर्फ और सिर्फ ब्रदर की वजह से हो पाया है। यहाँ पर मो फैमिली को छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं मो फैमिली में ही रहना चाहती हूँ, वैन फैमिली में नहीं जाऊंगी। तो ये बात सुनने के बाद अंकल वैन काफी सा गुस्सा होते हैं। तो मोशान कहता है कि वैन अगर आप इसे अपने साथ लेकर जाना चाहते हो तो आप लेकर जा सकते हैं, लेकिन इसमें शीकिंग की मर्जी शामिल होना चाहिए। अगर शीकिंग आपके साथ जाना चाहते हैं तभी आप इसे अपने साथ लेकर जा सकते हैं, वरना आप इसे अपने साथ लेकर नहीं जा पाएंगे। ये बात यहाँ पर आपकी, तो आपको जब यहाँ से निकाला गया था मुझे काफी अफसोस हुआ था, और अगर आप यहाँ पर वापस आना चाहते हैं तो आप वापस आ सकती है, क्योंकि मैं नया फैमिली पैट्रियार्च हूँ तो मैं आपको यहाँ पर वापस रख सकता हूँ, जहाँ पर आपको वाकई में ग्रिगल मदर की तरह ट्रीट किया जाएगा। लेकिन आप यहाँ से फिफ्थ सिस्टर को लेकर नहीं जा सकते। और इसी के साथ ही उन्हें कहा जाता है कि आप लोग जा सकते हैं और उन दोनों को वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। वो दोनों बाहर आने के बाद काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं, स्पेशली अंकल वैन जो होता है वो गुस्से में होता है। बहन उसे कहती है कि ब्रदर क्या तुम वाकई में यहाँ पर ये चाहते हो कि हम शीकिंग को अपने साथ ले जाएं, लेकिन शीकिंग को देखा तो लगता है कि वो काफी ज्यादा अच्छी हालत में है, लगता है कि उसे यहीं पर रहना चाहिए, कि वो यहाँ पर अंकल मोशान के साथ काफी ज्यादा अच्छे से रह रही है, अपने भाई के साथ काफी अच्छे से है। तो वैन उसे कहता है कि सिस्टर तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि हम लोग जिन बिल्कुल भी नहीं कर सकते, हम लोग शीकिंग को यहाँ पर छोड़कर नहीं जा सकते। शीकिंग बहुत ज्यादा खूबसूरत है और ऊपर उसका टैलेंट भी काफी ज्यादा अच्छा है, हमें शीकिंग चाहिए होगी ताकि हम लोग किसी बड़ी फैमिली के यंग मास्टर के साथ उसकी शादी करके अपने लिए कुछ जमीन हासिल कर सके। हालांकि हमारी वैन फैमिली काफी अच्छा बिजनेस कर रही है, लेकिन इसके बावजूद हमें बाकी सभी फैमिलीज के साथ अपने पांव जमाने के लिए यहाँ पर किसी दूसरी बड़ी फैमिली की सपोर्ट करनी होगी। तो मोस्ट शीकिंग ही हमारी आखिरी उम्मीद है, हमें यहाँ पर इसके लिए चाहे फाइट क्यों ना करनी पड़े, हमें यहाँ पर से शीकिंग को लेकर ही जाना है। तो नेक्स्ट में मिंग फैमिली का दिखाया जाता है। तो अंकल वैन जो है वो मिंग फैमिली के यंग मास्टर मिंग से मिलने के लिए चाहता है। तो यंग मास्टर मिंग वैन से कहता है कि चलो जल्दी से यहाँ पर आकर बैठ जाओ और मुझे बताओ कि तुम्हारी ट्रिप कैसी रही, तुम वहाँ पर अपनी भतीजी को लेने के लिए गए थे, क्या तुम उसे वहाँ से ले आए या नहीं। तो कहता है नहीं, मैं वहाँ पर से उसे नहीं लेकर आ सका मास्टर मिंग, मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, ये काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि मोजान शीकिंग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और आपने कहा था कि शीकिंग वहाँ पर बहुत ही बुरी हालत में है, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद में पता चला है कि शीकिंग बुरी हालत में नहीं है, बल्कि मोजान उसे बहुत ही अच्छे से ट्रीट करता है। तो यंग मास्टर मिंग उसे कहता है कि तुम्हें पता है ना कि हमारी मिंग फैमिली तुम्हारी वैन फैमिली के साथ काफी अच्छे से बिजनेस कर रही है, लेकिन इसके बावजूद क्या तुम यहाँ पर मेरे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने तुमसे झूठ बोला था। तो वैन उसे कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा। उसे कहता है असल में बात यह है कि मेरी भतीजी शीकिंग जो है वो मोशान को बहुत ज्यादा पसंद करती है, वो अपने बड़े भाई के काफी ज्यादा करीब है, इसी वजह से उसने मुझे भी रिजेक्ट कर दिया और साथ ही अपनी माँ के साथ जाने को भी मना कर दिया, वो उसके साथ रहना चाहती है। यंग मास्टर मिंग उसे कहता है कि वैन कहीं तुम पागल तो नहीं होगे, तुम एक बहुत ही समझदार इंसान हो, क्या तुम्हें लगता है कि एक छोटी बच्ची खुद यहाँ पर फैसला कर सकती है कि उसे क्या करना है, उसे क्या नहीं करना, उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर उसकी बातों में आ गए हो, तुम्हें यहाँ पर उसकी बात नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि वो तो एक छोटी बच्ची है और मुझे लगता है कि मोशान उसे कंट्रोल कर रहा है। मोशान एक बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग जीनियस है और वो उसे आसानी से एक छोटी बच्ची को कंट्रोल कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इतनी आसानी के साथ गिव अप करना चाहिए। तो अंकल वैन उसे कहता है लेकिन मैं यहाँ पर और क्या करूँ। तो यंग मास्टर मिंग उसे कहता है कि तुम्हें पता है कि मो शेकिंग का टैलेंट क्या है, वो उसकी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा रेयर है बहुत, और जैसे जैसे वो लड़की बड़ी होती जाएगी वैसे वैसे उसकी कल्टीवेशन बढ़ती जाएगी और वो एक जीनियस बन जाएगी। तो तुम उस लड़की को लेकर आ जाते हो तो उसके बाद मिंग फैमिली और तुम्हारी वैन फैमिली के दरमियान में बहुत बड़ी बिजनेस ट्रांजैक्शन होने वाली है, क्या तुम समझ रहे हो। तो वैन कहता है हाँ ठीक है मैं समझ गया। फिर साथ ही उसे कहता है कि मैं दोबारा वहाँ पर जाता हूँ, जाकर कुछ ना कुछ फिगर आउट करता
सकता हूँ कि कैसे मैं अपनी भतीजी को वहाँ से लेकर आ सकता हूँ। नेक्स्ट में मूव फैमिली का दिखाया जाता है। रात के वक्त हमारा मोशन उस तलवार को अपने हाथ में पकड़कर बैठा होता है जो तलवार उसे उस मिस गोंग ने दी थी। तुम्हारा मोशन उस तलवार को अपने हाथ में पकड़कर साथ उसको ऑब्जर्व करता है। जैसे वो उस तलवार को ऑब्जर्व करता है तो वो तलवार स्कारलेट ड्रमर के पास चली जाती है। ऊपर जाने के बाद वहाँ पर से 2-4 टुकड़े जो होते हैं वो उसके साथ जाकर जुड़ जाते हैं। जैसे वो 2-4 टुकड़े जुड़ जाते हैं हमारा मोशन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। यहाँ पर उस तलवार को ऑब्जर्व करने के बाद तलवार के 2-4 टुकड़े जुड़े हैं, उनकी मदद से मैंने अपनी हार्ट की मेरिडियन को रिकवर कर लिया है। जबकि मैंने यहाँ पर 2 मेरिडियंस को रिकवर कर लिया, अब सिर्फ और सिर्फ कुछ ही मेरिडियंस बची हैं। उन मेरिडियंस को जब मैंने पूरा रिकवर कर लिया तो उसके बाद मैं दोबारा से एम्परर लेवल तक पहुंच सकता हूँ, मैं बहुत सा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। साथ उसके दरवाजे के ऊपर नॉक होती है। तुम्हारा मोशन दरवाजे के ऊपर जाता है, जाकर चेक करता है कौन है। वहाँ पर शीकिंग होती है। तुम्हारा मोशन उसे कहता है कि फिफ्थ सिस्टर शीकिंग तुम यहाँ पर क्या कर रही हो अभी इतनी रात के वक्त। अंदर लेकर आता है और उसे आकर बिठाता है तो शीकिंग काफी ज्यादा उदास होती है। तुम्हारा मोशन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो इतनी रात के वक्त, मुझे ये बताओ कि तुम क्या समझना चाहती हो। लगता है कि ट्रेनिंग में कोई मसला है, कल्टीवेशन का कोई मसला पूछना चाहती हो। तो वो कहती है नहीं मैं कल्टीवेशन के बारे में बात नहीं कर रही। सुबह के वक्त तुमने मॉम को यहाँ से भेज दिया था लेकिन मॉम रात के वक्त मेरे पास फिर से वापस आई थी और वापस आकर उन्होंने मुझसे बात की। मोशन उसे कहता है कि लगता है कि वो अभी भी तुम्हें अपने साथ लेकर जाना चाहती है, मुझे बताओ कि तुमसे उन्होंने क्या कहा। किंग कहती है नहीं वो मुझे अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहती, वो बस ये चाहती है कि मैं एक बार घर वापस जाऊं वैन फैमिली में और वहाँ पर जाकर अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलूं। अंकल वैन ने एक बहुत ही अच्छी बिजनेस डील हासिल किया जिसकी वजह से वो कैपिटल में सेटल हो गए हैं और इसी के साथ ही ग्रैंड पेरेंट्स ने मुझे अभी तक एक बार भी नहीं देखा जब से मैं पैदा हुई हूँ। तो मदर यही चाहती है कि मैं उनके साथ वापस जाऊं और जाकर अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलूं। सिर्फ एक ही बार मॉम के साथ वहाँ पर जाना है, उसके बाद मैं यहीं पर वापस आ जाऊंगी मो फैमिली में। तुम्हारा मोशन उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था एक बार ये वहाँ पर चली गई तो वो लोग इसे कभी भी वापस नहीं भेजेंगे। फिर साथ ही हमारा मोशन उसे कहता है ये बताओ क्या तुम वहाँ पर जाना चाहती हो। तो वो अपना सर हिलाती है और कह दिया कि हाँ मैं वहाँ पर जाना चाहती हूँ, जाकर अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलना चाहती हूँ। तुम्हारा मोशन कहता है तो फिर ठीक है तुम लोग सुबह जा सकते हो, मुझे यहाँ पर इस बात से कोई भी इतराज नहीं है, तुम अपनी मॉम के साथ जा सकती हो। यहाँ से शीकिंग काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है ब्रदर क्या वाकई में। तुम्हारा मोशन उसे कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर तुम्हारी बात सुनने के बाद मना कैसे कर सकता हूँ, जबकि ये तुम्हारा फैसला है तो फिर ठीक है तुम वहाँ पर जा सकती हो, जाकर अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिल सकती हो। साथ ही वो जल्दी से भागती हुई आगे बढ़ती है और उसके साथ आकर लिपट जाती है और कहती है कि बिग ब्रदर तुम वाकई में सबसे बेस्ट ब्रदर हो। अभी जाकर अपनी तैयारी करती हूँ और साथ ही वहाँ से भाग जाती है। उसके चले जाने के बाद मेरा मोशन सोच रहा था मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा ताकि इसकी सेफ्टी को ध्यान में रखा जाए। इसी में अगले दिन का दिखाया जाता है। अगले दिन कार्ड बिल्कुल रेडी होती है। हमारा मोशन अपने साथ शीकिंग को लेकर आता है तो शीकिंग भागती हुई अपनी मदर के पास चली जाती है और उसकी मदर भी काफी ज्यादा खुश होती है। जबकि अंकल वैन वहाँ पर सोच रहा था चलो शुक्र है एक बार ये लड़की हमारे साथ वापस चली जाए, एक बार जो वापस हमारे सिटी में चली जाए उसके बाद हम लोग कभी भी शीकिंग को यहाँ पर वापस नहीं आने देंगे। मोशन आगे बढ़ता है, अंकल वैन से कहता है अंकल वैन मेरी एक दोस्त है जो कि आप लोगों के साथ जाना चाहती है, क्या आप उसे भी अपने साथ लेकर जा सकते हैं। उसे कहते हैं बताओ तुम्हारी दोस्त कौन है। तो इसी के साथ ही मिस गोंग आगे बढ़ती है। वो कहते हैं ये मिस गोंग है, कैपिटल में एक फैमिली है गोंग फैमिली की यंग मिस है मिस गोंग, क्या तो आप इन्हें अपने साथ लेकर जा सकते हैं। तो ये देखने के बाद जो अंकल वैन होते हैं उसकी तो लाट टपकना शुरू हो जाती है। वो कहता है ये तो मिस गोंग है। गोंग फैमिली जो है कैपिटल में सबसे बड़ी फैमिली है, एक नोबल फैमिली। अगर इनके साथ हमारा रिलेशनशिप बन गया तो फिर तो हमें बिजनेस की कोई टेंशन ही नहीं रहेगी। मिंग फैमिली तो इनकी गोंग फैमिली के सामने कुछ भी नहीं है। अंकल वैन वहाँ पर खुश हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर किस तरह की बात कर रहे हो, तुम्हारी वो फैमिली हमारी वैन फैमिली आपस में रिश्तेदार हैं, लोग यहाँ पर तुम्हारी दोस्त को अपने साथ क्यों नहीं लेकर जाएंगे। ठीक है तुम्हारी दोस्त हमारे साथ चल सकती है। तुम्हारा मोशन मिस गोंग की तरफ देखता है और उसे कहता है कि बाकी का सब कुछ तुम्हें संभालना होगा। और मिस गोंग भी उसकी तरफ देखती है और कहती है कि परेशान ना हो मैं सब कुछ संभाल लूंगी। और साथ ही उसे कहती है तुम वाकई में बहुत ज्यादा होशियार इंसान हो, तुम यहाँ पर मेरी गोंग फैमिली का नाम इस्तेमाल कर रहे हो ताकि तुम यहाँ पर इस बच्ची को वापस ले सको। चलो फिर ठीक है कोई बात नहीं। तुम्हारा मोशन उसे कहता है यहाँ पर कर भी क्या सकता हूँ। मुझे अच्छी तरह से पता है कि अंकल वैन जो है ये एक बार हमारी शीकिंग वहाँ पर पहुंच गई, इनके घर पहुंच गई, इनकी फैमिली में पहुंच गई तो ये उसे वहाँ से वापस बिल्कुल भी नहीं आने देंगे। इसी वजह से मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ कि तुम रास्ते में इनके साथ बातचीत करो, रास्ते में इनको समझाना कि यहाँ पर उसको ज्यादा फायदा है तो वो लोग उसे जरूर वापस आने देंगे। आप उसे कहते तो फिर ये समझो कि तुम्हारे पर मेरा एक और एहसान है। तुम्हारा मोशन उसे कहता है कोई बात नहीं ठीक है मैं इस एहसान का बदला जरूर चुका दूंगा। एक बात याद रखना मिस गोंग अगर फ्यूचर में तुम्हें कभी भी कोई मुश्किल पेश आए या फिर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो तुम मुझे याद कर सकते हो, मैं तुम्हारी मदद करने को जरूर पहुंचूंगा। कहती है तो फिर ठीक है ये जेंटलमैन के वर्ड्स हैं तो फिर ठीक है मेरे साथ हाथ मिला। और दोनों वहाँ पर हाथ मिलाते हैं और दोनों डील कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में कारवान का दिखाया जाता है। तो इनका कारवान जो होता है वो चलता हुआ जा रहा होता है, अपने वैन फैमिली की तरफ जा रहे होते हैं। तो रास्ते में शीकिंग जो होती है वो अपनी मदर से कहती है मदर मुझे बताओ कि और कितना ज्यादा सफर रह गया है। तो मदर उसे कहती है कि मुझे लगता है कि कम से कम और 4-5 दिन लगेंगे। तो इसी के साथ मिस गोंग उसे कहती है कि सिर्फ 3 दिन लगेंगे। कहते हैं क्या बस 3 दिन लगेंगे, मुझे तो लगा था कि सफर 1 महीने का होगा लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 दिन लगेंगे, ये तो बहुत ज्यादा कम है। तो मिस गोंग उसे बताती है कि हालांकि फैंगचुन सिटी जो है ये रिमोट सिटी है क्योंकि यहाँ पर आसपास सिर्फ और सिर्फ माउंटेन्स और जंगल्स हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कैपिटल से बहुत ज्यादा दूर है, ये कैपिटल के काफी ज्यादा करीब है।
और यहीं पर मदर को याद आता है कि उसका भाई जो था उसके भाई ने उसे बताया था कि मिस गोंग जो है ये गोंग फैमिली की यंग मिस है, इसी वजह से तुम्हें रास्ते में से अच्छे से ट्रीट करना होगा, इस तरह से इसे ट्रीट करो कि हमारे साथ बिजनेस करने को तैयार हो जाए। तो इसी के साथ मदर उसे कहती है कि मिस गोंग आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैंने आपके बारे में सुना है कि आप एक बहुत ही ग्रेट प्रैक्टिशनर हैं, क्या आप मेरी बेटी को भी कुछ सिखा सकती हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बेटी को जरूर कुछ सिखाएंगी। गोंग उसे कहती है हाँ क्यों नहीं, जब इसे सिखाने की बात आई तो फिर ठीक है मैं सिखाऊंगी, लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूंगी कि मुझसे बेहतर मोशान है। मोशान एक बहुत अच्छा टीचर है और शी किंग की कल्टीवेशन आप देखे तो सही, शी किंग ने इसकी कल्टीवेशन सॉरी मोशान ने इसकी कल्टीवेशन को कितना ज्यादा बढ़ा दिया है सिर्फ और सिर्फ अपनी टीचिंग्स की वजह से। इसके साथ उनका रास्ता जो होता है वहाँ पर ब्लॉक हो जाता है, वो वहाँ पर गाड़ी रोक देते हैं। तो इसी के साथ शी किंग बाहर सॉरी शी किंग ने मिस गोंग बाहर निकलती है और ड्राइवर से पूछते हैं क्या हुआ, तो वो उसे कहता है कि मिस सामने देखिए वहाँ पर एक बड़ा सा बोल्डर पड़ा हुआ है, रास्ता बंद, हम लोग आगे नहीं जा सकते। सभी लोग वहाँ से नीचे उतरते हैं। अंकल शिवेन जो होते हैं वो सीधा जाकर उस पत्थर के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि ये बड़ा सा पत्थर अचानक से कहाँ पर से आ गया, तुम्हारा रास्ता ब्लॉक कर दिया, अब हम लोग कहाँ पर से जाएंगे। तो अंकल वैन अभी वहीं पर खड़े होते हैं कि उसी वक्त एक तीर जो होता है वो उनके दिल के आर पार हो जाता है, अंकल वैन वहीं पर मर जाते हैं। उस पत्थर के पीछे से कुछ बैंडिट्स निकलते हैं और बैंडिट्स जो होते हैं इनके पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो वो उनके जितने भी गार्ड्स होते हैं सबसे पहले गार्ड्स को मारते हैं और उसके बाद वो उन चोर्स को चारों तरफ से घेर लेते हैं। गोंग भी अपनी तलवार लेकर बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि तुम सभी लोग गाड़ी के अंदर ही रहना, अंदर से बाहर मत निकलना। गोंग बाहर निकलती है और कहते हैं कि इन सभी लोगों ने यहाँ पर इन लोगों को मारना शुरू कर दिया। ठीक है, लगता तो नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ बैंडिट्स हैं, क्योंकि बैंडिट्स लूटने का काम करते हैं, मारने का काम नहीं करते। मिस गोंग अपने साथ वाले गार्ड से कहती है कि ये सभी लोग मुझे कोई आम से रॉबर्स नहीं लगते, ये कोई बैंडिट्स नहीं है बल्कि ये हथियारे हैं, तो तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा होशियार रहना होगा। तो मिस गोंग के ऊपर भी दो हथियारे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जबकि मिस गोंग वहीं पर खड़ी खड़ी अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करते हुए उन दोनों के ऊपर अटैक करती है। मास्टर स्पिरिट जो कि एक बाला होती है वो अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करती है, तो वो सभी लोग काफी घबरा जाते हैं और कहते हैं ये तो कंडेंस की राम में है, ये तो काफी से स्ट्रॉन्ग लग रही है। साथ ही एक बैंडिट जो होता है वो भागता हुआ सीधा कार्ड की तरफ चला जाता है, वो उनके ऊपर अटैक करने लगता है माँ बेटी के ऊपर, जबकि इसी के साथ उसके ऊपर अटैक होता है और वो उड़ता हुआ बाहर जाकर गिरता है। हमारी शी किंग भी उठकर खड़ी हो जाती है, अपनी तलवार निकालती है और कहती है कि सिस्टर गोंग मैं भी यहाँ पर तुम्हारी मदद करूंगी। तो गोंग उसे कहते हैं क्यों नहीं, तो फिर तुम वहीं पर गाड़ी के पास ही रहना और अपनी माँ की मदद करो, उसके पास कोई भी नहीं आना चाहिए। और इसी के साथ वो दोनों वहाँ पर फाइट करना शुरू कर देती हैं। साथ थोड़ी देर के बाद जब वहाँ पर थोड़े सारे बैंडिट्स को मार देती है तो वो दोनों बाहर आकर खड़ी हो जाती हैं और साइड के ऊपर से उनके ऊपर अटैक हो रहा होता है। साइड के ऊपर से बहुत सारे लोग जो होते हैं उनके ऊपर बार-बार अटैक कर रहे होते हैं। गोंग अपने सामने अपनी फायर को रिलीज करते हुए अटैक्स को ब्लॉक कर रही होती है और साथ ही सोच रही होती है कि मुझे लगता है कि सभी लोग यहाँ पर पूरी तरह से तैयारी करके आए हुए हैं, यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा वरना हम दोनों यहाँ पर मारी जाएंगे, हमें यहाँ से जल्दी जल्दी निकल कर जाना होगा। इसी के साथ एक और मास्टर स्पिरिट जो कि ह्यूमनॉइड फॉर्म में होती है वो उनके ऊपर अटैक करती है। वो मास्टर स्पिरिट जो होती है वो वहाँ पर पीछे जो कार्ड होती है जिसके अंदर शी किंग की मदर होती है उस कार्ड के ऊपर अटैक करती है और वो कार्ड जो होती है टूट जाती है। वहाँ पर एक धमाका होता है तो शी किंग भी सामने की तरफ गिर जाती है और पीछे की तरफ देखती है तो कार्ड पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। वो चिल्लाना शुरू कर देती है और कहती है कि माँ तुम क्या ठीक हो, कि माँ मर चुकी है। मास्टर स्पिरिट जो होती है वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए अब आगे बढ़ती है। वो सबसे पहले शी किंग के ऊपर अटैक करती है। शी किंग अपनी तलवार को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करती है लेकिन उसको ब्लॉक नहीं कर पाती। साथ ही मिस गोंग भागती हुई आगे बढ़ती है ताकि शी किंग को बचा सके। वो उसको आकर कैच करती है और उसे कहती है क्या तुम ठीक हो, लेकिन उस बेचारी की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है सिर्फ एक ही अटैक में। और साथ ही बैंडिट्स का मास्टर वहाँ पर निकल आता है तो मास्टर उसे कहता है मुझे तो लगा था कि ये सभी मेरे साथी तुम्हें हैंडल कर लेंगे लेकिन लगा नहीं था कि मुझे खुद यहाँ पर आना पड़ेगा, तो अब मुझे यहाँ पर पर्सनली सब कुछ खत्म करना पड़ेगा। तो मिस गोंग जल्दी से दूसरी तरफ देखती है, उस बंदे को देखकर काफी हैरान होती है क्योंकि वो बंदा जो होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। वो मास्टर स्पिरिट उसकी जो होती है वो ह्यूमनॉइड फॉर्म में होती है। ये देखकर वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, ये बंदा तो की राम में यानी कि ये अपनी मास्टर स्पिरिट को यहाँ पर मटेरियलाइज कर सकता है। साथ ही वो जहाँ पर खड़ा होता है वहाँ पर काट का मलबा पड़ा होता है, उसके नीचे खून बह रहा होता है। ये देखकर मैं शी किंग और भी ज्यादा रोना शुरू कर देती है और कहती है कि मेरी माँ तो मर गई। बैंडिट का मास्टर उन लोगों से कहता है कि चलो जल्दी से यहाँ पर फाइट को गिव अप कर दो क्योंकि सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों ही बची हो, अगर तुम यहाँ पर गिव अप कर देती हो तो फिर यहाँ पर तुम्हें बहुत ही आसान मौत दी जाएगी वरना तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से मारा जाएगा। गोंग वहाँ पर सोच रही होती है क्या इस बंदे से फाइट करके क्या इसको हराया जा सकता है। वो कहती है कि मैं इससे काफी ज्यादा लो लेवल पर हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी इस मास्टर स्पिरिट को वेपन में चेंज कर सकती हूँ जबकि ये अपनी मास्टर स्पिरिट को ह्यूमनॉइड फॉर्म में ला सकता है। इसका मतलब यह है कि ये मुझसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, हमें यहाँ से जल्दी से जल्दी निकल कर जाना होगा, हम लोग दोनों मिलकर भी यहाँ पर इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और इसी के साथ ही वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करती है। मास्टर स्पिरिट के साथ जब उस मास्टर के ऊपर अटैक करती है तो मास्टर बड़ी आसानी के साथ उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है क्योंकि उसकी मास्टर स्पिरिट जो होती है वो उसकी गार्डियन की तरह होती है। वो सामने से आने वाली मास्टर स्पिरिट को बड़ी आसानी से ब्लॉक कर लेती है और कहता है तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पर इतनी आसानी से मेरे पर अटैक कर सकती हो, ये अटैक्स मेरे सामने बिल्कुल बेकार हैं। साथ ही वो अपनी मास्टर स्पिरिट से कहता है कि चलो जल्दी से जाओ जाकर इन दोनों को मार डालो, अब ये तुम्हारा काम है। इसी के साथ ही वहाँ पर ग्राउंड के अंदर से एक छोटा सा ड्रैगन एनर्जी निकलती है। ड्रैगन एनर्जी जो होती है वो एक रॉब की तरह जाकर उस मास्टर की टांग के साथ लिपट जाती है। मिस गोंग कहती है कि हालांकि दुश्मन की मास्टर स्पिरिट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं अपनी मास्टर स्पिरिट का फायदा उठा सकती हूँ। मोशा ने मुझे सब कुछ सिखाया था किस तरह
स्नीक अटैक किए जाते हैं। तो मिस गॉन्ग उसके पाँव को वहाँ पर ट्रैप करने के बाद जाकर शेकिंग को उठाती है और जल्दी से जंप करते हुए उस पत्थर के ऊपर चढ़ती है और वहाँ से जंप करते हुए ऊपर चली जाती है। तो वो वहाँ पर से वैली से बाहर निकल जाती है। तभी बैंडिट्स जो होते हैं वो उसका पीछा करते हैं, जबकि बैंडिट बॉस भी चिल्लाकर उनसे कहता है कि चलो जल्दी से आगे बढ़ो, जाकर उसको रोको, उस लड़की का पीछा करो। वो सभी लोग उसके पास तीरों की बरसात कर देते हैं, लेकिन मिस गॉन्ग जो होती है वो सभी तीरों को अवॉइड करते हुए जंप करते हुए ऊपर चली जाती है। उसी वक्त एक तीर जो होता है वो उड़ता हुआ उनकी तरफ आगे बढ़ता है। वो शेकिंग की तरफ आगे बढ़ रहा था, लेकिन इसी के साथ ही हमारी मिस गॉन्ग जो होती है वो अपने कंधे को सामने की तरफ करती है ताकि वो तीर उसके कंधे में लग जाए, और वो तीर उसके कंधे के अंदर धंस जाता है और वो शेकिंग को यहाँ पर तीर लगने से बचा लेती है। वो उसे कहती है सिस्टर सिस्टर ये तुम क्या कर रही हो। तो मिस गॉन्ग उसे कहती है कि तुम्हें बचाना ये मेरा फर्ज है, क्योंकि तुम मोजान की बहन हो, तो इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर हर हाल में बचाऊंगी। यहाँ से निकल चलते हैं। दोनों ही जंप करते हुए ऊपर जंगल में चली जाती है और जाकर छुप जाती है। जबकि बैंडिट्स का मास्टर जो होता है वो अपने साथियों से कहता है कि तुम सभी बिल्कुल बेकार हो, यहाँ पर इतने सारे लोग हैं लेकिन एक लड़की को नहीं पकड़ पा रहे, चलो जल्दी से ऊपर चलो, चल के जाकर उसको ढूंढो और उसे ढूंढ कर मार डालो। तो क्या था, मिस गॉन्ग को लिटिल सिस्टर दोनों वहाँ पर उन बैंडिट्स के पास से बचकर भाग आते हैं। तो वो लोग एक नदी के पास आकर रुकते हैं। वहाँ पर रुकने के बाद लिटिल सिस्टर जो होती है वो काफी बुरी हालत में होती है। तुम्हारी मिस गॉन्ग उससे पूछती है लिटिल सिस्टर बताओ क्या तुम ठीक हो। वो कहती है हाँ मैं कम से कम ठीक हूँ, लेकिन मैं थोड़ी बहुत फाइट कर पाऊंगी, लेकिन ज्यादा हालत मेरी ठीक नहीं है। साथ ही मिस गॉन्ग उसे कहती है क्या तुम्हें वो डायरेक्शन दिख रही है, मैं चाहती हूँ कि तुम उस डायरेक्शन में पहाड़ों की तरफ भाग जाओ, तुम उस तरफ जाओ जबकि मैं दूसरी तरफ जाऊंगी और वापस मुड़कर मत देखना। तो लिटिल सिस्टर उसे कहती है नहीं मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती, बिग सिस्टर मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। साथ ही मिस गॉन्ग अपने कंधे में लगे हुए तीर को निकालती है, उसे तोड़कर निकाल देती है और उसे कहती है कि तुम्हें उस तरफ भाग नहीं होगा, तुम्हें ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना होगा, हम दोनों को ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना होगा। मैं नहीं चाहती कि वो बैंडिट्स हमारे पीछे पहुंच जाए और दोनों को एक साथ पकड़ ले, हम दोनों में से एक को तो जिंदा बचना चाहिए। लिटिल सिस्टर उसे कहती है ठीक है मुझे समझ आ गया, और उसके बाद वो दोनों वहाँ से भागना शुरू करती है। तो लिटिल सिस्टर जो होती है वो सामने पहाड़ों की तरफ चली जाती है, जबकि मिस गॉन्ग जो होती है वो वहीं पर बैठ जाती है, उन बैंडिट्स का इंतजार कर रही होती है। मिस गॉन्ग वहाँ पर बैठ कर बैंडिट का इंतजार करती है। उसी वक्त बैंडिट बॉस भी वहाँ पर पहुंच जाता है। वहाँ पहुंचने के बाद उसे कहता है तो तुम यहाँ से भागकर नहीं गई, क्या तुम्हें अपने ऊपर इतना ज्यादा भरोसा है। गॉन्ग उठकर खड़ी होती है और उसे कहती है कि नहीं मैं यहाँ से भागकर बिल्कुल भी नहीं जाने वाली, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए खड़ी हूँ। तो बैंडिट बॉस अपने पास से अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करता है और कहता है कि जाओ जाकर इसको मार डालो। मास्टर स्पिरिट उसके करीब पहुंच रही होती है। उसी के साथ ही मिस गॉन्ग अपने बाले को अपनी तलवार को ग्राउंड के अंदर धंसा देती है। उसकी तलवार ग्राउंड के अंदर धंसती है, तो इसी के साथ मिस गॉन्ग वहाँ पर ग्राउंड के अंदर गिर जाती है, क्योंकि उसने वहाँ पर एक गड्ढा खोद रखा होता है। तो वो गड्ढे के अंदर चली जाती है, जबकि मास्टर स्पिरिट जो होती है उसके अटैक को अवॉइड कर जाती है। तो बॉस कहता है कि लगता है ये लड़की मेरे से यहाँ पर लुकन छुपाई खेलना चाहती है, लेकिन इसे क्या लगता है कि यहाँ पर मुझसे बचकर छुप जाएगी, छुप कर बच जाएगी। इसी के साथ ही वहाँ पर नीचे से दिखाते हैं कि मिस गॉन्ग मिट्टी के नीचे छुपकर उसकी तरफ ही देख रही होती है। वो मिट्टी के नीचे छुपकर एक छोटा सा सुराख करके उसमें से देख रही होती है, और यहीं पर उसे मोशान की बातें याद आती है कि मोशान ने उसे ये वाले अटैक करना सिखाया था। तो मोशान उसे बताता है कि ड्रैगन की तरह अपने साइज को बड़ा करो, अपने साइज को छोटा करो, बिल्कुल इसी तरह तुम अपनी मास्टर स्पिरिट को यूज कर सकती हो। अगर तुम हमेशा इस तरह का ऑफेंसिव अटैक करती रही तो एक दिन मारी जाओगी। तुम्हें यहाँ पर ऑफेंसिव नहीं करने चाहिए, बल्कि तुम्हें यहाँ पर डिफेंसिव भी करना चाहिए, डिफेंसिव फाइट करनी चाहिए, जिसमें तुम्हें छुपकर स्नीक अटैक्स करने चाहिए। तो इसी की तरह वो ग्राउंड के नीचे छुपकर उसी की बैंडिट बॉस की तरफ ही देख रही होती है, और साथ ही वो अचानक से ग्राउंड के अंदर से निकलती है और बैंडिट बॉस के ऊपर अटैक कर देती है। वो बैंडिट बॉस के ऊपर अटैक करती है तो बॉस की मास्टर स्पिरिट बड़ी तेज होती है, उसी वक्त बाहर निकलती है और अपने बड़े से वेपन को सामने करते हुए मिस गॉन्ग के अटैक को ब्लॉक कर लेती है। तो बॉस से कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि मेरी मास्टर स्पिरिट जो कि मेरी गार्डियन है उसके यहाँ पर होते हुए तुम मेरे पर इस तरह का स्नीक अटैक कर सकती हो, तो फेल हो गया। अब तुम्हारा क्या होगा। तुम्हारी मिस गॉन्ग से कह दिया कि तुम्हें किसने कह दिया कि मैं यहाँ पर तुम्हारे पास स्नीक अटैक इस तरफ से कर रही हूँ। तुम्हारे पास जो स्नीक अटैक है वो ये नहीं है, बल्कि वो नीचे है। साथ उसके पाँव के नीचे का ग्राउंड टूट जाता है और बैंडिट बॉस वहीं पर नीचे गिर जाता है। जैसे बैंडिट बॉस नीचे गिरता है, हमारी मिस गॉन्ग जो होती है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और उसके कंधे के ऊपर अपनी तलवार से अटैक करती है। बेचारे के कंधे के ऊपर एक जख्म लगता है, कट लगता है, जिसकी वजह से वो जख्मी हो जाता है। लेकिन इसी के साथ उसकी मास्टर स्पिरिट आगे बढ़ती है और मिस गॉन्ग के ऊपर अटैक कर देती है। तो मिस गॉन्ग जहाँ पर हिट होने की वजह से वहाँ पर किनारे के करीब जाकर गिरती है। वहाँ पर पीछे नदी होती है, तो वो नदी के करीब किनारे के ऊपर जाकर गिरती है। तो बॉस कहता है कि इस लड़की की हिम्मत कैसे, इसने यहाँ पर मेरे पास स्नेक अटैक किया, तो अब तो मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। इसी के साथ ग्राउंड के अंदर से फिर से उसका स्नेक बाहर निकलता है, एक पतला सा छोटा सा स्नेक बाहर निकलता है और उसके ऊपर अटैक करने लगता है। जैसे ही वो बॉस के ऊपर अटैक करने लगता है तो उसकी मास्टर स्पिरिट जो होती है वो स्नेक के ऊपर अटैक करती है। स्नेक तो बहुत ज्यादा छोटा होता है, स्नेक को कुछ नहीं होता, लेकिन वहाँ पर ग्राउंड टूट जाता है। ग्राउंड के टूटने की वजह से मिस गॉन्ग पानी के अंदर गिर जाती है। मिस गॉन्ग जख्मी होकर पानी के अंदर गिरती है और उसे कहती है कि तो तुम्हें बाद में मिलती हूँ। मिस गॉन्ग तो पानी के अंदर गिर जाती है, लेकिन उसके बाद हमें मोशान की फैमिली का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर
सिटी लॉर्ड गू जो होते हैं वहाँ पर चक्कर काट रहे होते हैं, वो काफी ज्यादा परेशानी में होते हैं क्योंकि उनके पास न्यूज पहले से पहुंच चुकी है। तुम्हारे मोजान को उन्होंने बुलाया होता है। मोजान वहाँ पर आता है और कहता है कि लॉर्ड गू आपने मुझे बुलाया, बताएं आपको क्या काम है। वो उसे कहते हैं कि शुक्र है कि तुम यहाँ पर आ गए, तुम्हें वैन फैमिली तो याद ही है। वैन फैमिली के लोग अपनी गाँव की तरफ वापस जा रहे थे, वैन फैमिली की तरफ, तो रास्ते में बैंडिट्स ने उनके ऊपर अटैक कर दिया। उनकी कार के ऊपर अटैक किया, सभी लोग मारे गए सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों को छोड़कर। हमारे मोजान उसे कहता है कि क्या तुमने क्या कहा कि वो सभी लोग मारे गए, मेरी बहन और मिस गॉन्ग के बारे में उनका क्या, वो लोग कहाँ पर हैं, क्या वो जिंदा है, वो भी मारे गए। तो सिटी लॉर्ड उसे कहते हैं कि वो दोनों अभी तक जिंदा है, हमें जहाँ पर जितनी भी लाशें मिली उन सभी लाशों में तुम्हारी बहन और साथ मिस गॉन्ग उन दोनों की लाश नहीं थी, यानी कि वो अभी तक जिंदा हो सकते हैं। अभी तक हमें नहीं पता कि वो लोग कहाँ पर है, हो सकता है कि बैंडिट्स उन्हें किडनैप करके साथ ले गए हों। मोशन कहता है किसकी हिम्मत हुई जिसने हमारी मो फैमिली को लूटने की कोशिश की, उसने हमारी मो फैमिली के लोगों की जान ली और साथ हमारी मो फैमिली को लूटा भी है, आखिर वो कौन हो सकता है। तो इसी के साथ ही पीछे से अंकल मो जियानचुन वहाँ पर पहुंच जाते हैं। अंकल मो जियानचुन वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर क्या जरूरत पड़ी है ये पूछने की कि ये किसने किया होगा, जबकि हमें पता है कि ये किसने किया है, कौन ऐसा कर सकता है। तुम्हारा मोजान कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, हमारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर वापस आने की। तो मो जियानचुन से कहते हैं कि अगर फैमिली में कोई ट्रेटर होगा, यानी फैमिली में कोई गद्दार होगा, तो हमें उस फैमिली को पकड़ने के लिए वापस तो आना पड़ेगा। मैं यहाँ पर फैमिली की सफाई करने के लिए आया हूँ। मोजान से कहता है कि अब तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है, तुम यहाँ पर गद्दार पकड़ने के लिए आए हो, तुम खुद एक गद्दार हो। तो इसी के साथ ही मो जियानचुन से कहते हैं कि तुम ही वो बंदे हो जिसने मिस गॉन्ग को किडनैप करवाया है, मिस गॉन्ग को किडनैप करवाया और साथ ही वैन फैमिली के बाकी के सभी लोगों को मरवा दिया, तुम ही वो इंसान हो। लॉर्ड से कहते हैं कि लॉर्ड मुझे आप क्या बातें किए जा रहे हैं, आपको यहाँ पर शांत होकर बात करनी चाहिए, क्या आपके पास इस बात का कोई सबूत है कि ये सब कुछ मोजान ने करवाया है। जियानचुन से कहते हैं कि मास्टर गु आपको क्या लगता है कि हमें यहाँ पर किसी सबूत की जरूरत है। मोजान एक बहुत ही नैरो माइंडेड इंसान है, ये एक बहुत ही यूजलेस और बेकार इंसान है। मुझे लगा था कि इसके पास फैमिली हेड की पोजीशन छिन जाएगी, जिसकी वजह से इसने गोंग फैमिली के लोगों को यूज किया। इसने गोंग फैमिली की यंग मिस को पहले अपने घर में रखा, उसे अपने जाल में फंसा और उसके बाद आप उसे किडनैप कर लिया ताकि उसका साथ लेकर वो यहाँ पर मुझे रास्ते से हटा सके, ताकि मैं यहाँ पर दोबारा नया पैट्रियार्च ना बन जाऊं मो फैमिली का। यहाँ तक कि इसने मो शेकिंग को भी साथ में किडनैप करवा लिया। मो शेकिंग जो कि हमारी फैमिली की एक बहुत ही गिफ्टेड लड़की है। तो मो जियानचुन से कहते हैं कि इस बार मैं यहाँ पर तुम्हारे राज के ऊपर से पर्दा उठाने के लिए आया, तुमने जो भी घिनौने काम किया उन सभी का बदला तुम्हें जरूर मिलेगा। मानो मो जियानचुन से कहता है कि मो जियानचुन तुम एक गद्दार इंसान हो, तुम गद्दार हो। जब तुम्हारे राज के ऊपर से पर्दा उठ गया था तब तुम यहाँ से भाग कर चले गए थे अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन अब यहाँ पर तुम वापस चले आए हो मेरे पर इल्जाम लगाने के लिए। और हिम्मत कैसे भी यहाँ पर आकर ये सारी बकवास बातें करने की। तो मो जियानचुन से कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हारे पर इल्जाम नहीं लगा रहा, बल्कि तुमने मेरे पर इल्जाम लगाए थे, जिसकी वजह से मुझे छोड़कर जाना पड़ा, फैमिली को कुछ अर्सा के लिए छोड़कर जाना पड़ा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। लेकिन तुम्हें यहाँ पर इस हिसाब में मिस गॉन्ग को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था, ये तुमने बहुत ही बुरा काम किया। तुम्हारा मोशन उसके ऊपर अटैक करता और कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम एक गद्दार हो, तुम्हें यहाँ पर सजा दी जाएगी। तो मिस्टर मो जियानचुन जो होते हैं वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि अटैक उनकी तरफ आगे बढ़ आता है। उसी वक्त उसके अटैक को वहीं पर नॉलिफाई कर दिया जाता है। तुम्हारा मोशन इस बात से काफी हैरान होता है। तो मिस गॉन्ग के फादर वहाँ पर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर आने के बाद कहते हैं कि मास्टर मो, क्या आप यहाँ पर सिटी लॉर्ड के पैलेस में और हाई ऑफिशियल्स के सामने किसी बंदे की जान लेना चाहते हैं? मोशन कहता है कि अब तुम कौन हो। इसी के साथ ही वो सभी लोग वहाँ पर उसको रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। तो इसी के साथ ही मोशन भी समझ जाता है कि ये कौन है। वो कहता है लगता है कि ये मिस गॉन्ग का फादर है। सिटी लॉर्ड आगे बढ़ते हैं, जाकर मास्टर गॉन्ग से कहते हैं मास्टर गॉन्ग प्लीज हमें माफ करना, आपको इतना इंतजार करवा दिया। तो मास्टर गॉन्ग से कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो, यहाँ पर हमारे पास एक विटनेस है और यहाँ पर एक सस्पेक्ट है और सस्पेक्ट विटनेस के ऊपर अटैक कर रहा था तुम्हारी मौजूदगी में। मेरी बेटी की सेफ्टी इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ। मोशन उसके बात सुनने के बाद सोच रहा था ये यहाँ पर सस्पेक्ट किसको कह रहे हैं और विटनेस किसको कह रहे हैं। तुम्हारा मोशन कहता है मास्टर गॉन्ग आपको यहाँ पर मेरे बारे में इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, आपके पास कोई भी सबूत नहीं है, इसके बावजूद आप मेरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। गॉन्ग उसे कहते हैं क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई ऐसा इंसान हूँ जो तुम्हारे पर इस तरह के इल्जाम लगाएगा? साथ ही वो अपने साथी से कहते हैं कि जाओ जाकर जल्दी से वो लेकर आओ। तो वो कहता है जी सर मैं अभी लेकर आता हूँ। मास्टर गॉन्ग से कहते हैं कि मैंने तुम्हारी फैमिली में सर्च करवाई, मैंने अपने लोगों को तुम्हारी फैमिली में भेजा ताकि वो जाकर वहाँ पर सबूत इकट्ठे कर सके और मैं वहाँ पर से कुछ मिला है। तो मोशन उनसे कहता है कि मास्टर गॉन्ग आपको नहीं लगता कि पहले आपको फैमिली मास्टर की इजाजत लेनी चाहिए थी मेरी फैमिली को सर्च करने के लिए? बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल बात है। तो मास्टर गॉन्ग से कहते हैं कि हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, मुझे अपनी बेटी को ढूंढना है, मेरी बेटी की सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मास्टर गॉन्ग के पास वो तलवार की शीट लाई जाती है। तो मास्टर गॉन्ग कहते हैं क्या तुम इसको पहचानते हो? तुम्हारा मोशन कहता है हाँ मैं इसको पहचानता हूँ। तो मास्टर गॉन्ग से कहते हैं ये मेरी बेटी की तलवार थी, हमारी फैमिली की एक होली स्वर्ड है जो कि मेरी बेटी यहाँ पर शिकार के लिए लेकर आई थी, लेकिन ये स्वर्ड की शीट जो है तुम्हारे घर पर मिली है, लेकिन वो तलवार कहाँ पर है इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तो क्या तुम अब भी यहाँ पर कहोगे कि तुमने मेरी बेटी को किडनैप नहीं करवाएंगे? एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।